कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है, हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है, हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। इससे आया उससे आया, किसे किसी से जोड़ो ना, रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना, रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। हुआ कोरोना जो तुझको तू किसके दर पर जाएगा, ना बाबा ना कोई मौलवी आ
मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। दुनिया भर में इस वायरस ने खूनी खेल रचाया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। सावधान बस वही नहीं जिसको इसका एहसास नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी से कुछ ना कुछ हिंदुस्तानी सीखेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जनपद पंचायत के सिमगा के सीईओ वर्तमान में जो रुपेश पांडे पदस्थ है, वो अपन फेसबुक अकाउंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करके पोस्ट करे है। ओकर पोस्ट में वो है ये कहे है कि बाबा साहब 6 साल के उम्र में चोरी करीस, ओकर बाद ओकर माता पिता ओला घर से भगा दीज, फिर अपन लंगड़ी मौसी के यहाँ चोरी करीस 8 साल के उम्र में, फिर भगा दीज, फिर वह फुटपाथ में सोए रही से तो एक ब्राह्मण समाज द्वारा ओला उठा करके ओला पढ़ाई लिखाई करीज, ओकर परवरिश करीज, ओला अंबेडकर सरनेम ओला नाम दीज कर जो है अंबेडकर, तो कर वो ब्राह्मण के दिए हुए सरनेम में करके बताते रुपेश पांडे अपन फेसबुक शेयर करे ओकर अनुसार। और ओकर अलावा SC ST के जो महिला है तेकर साथ में शारीरिक शोषण करे करके वो दो समुदाय के बीच में वो लड़ाई उत्पन्न करना चाहते। वो है रुपेश पांडे आगे एकर अलावा बाबा साहब और भी मतलब देशद्रोही है, देश के गद्दार है करके बता देगे है। तो मैं वो रुपेश पांडे ला मैं बता देना चाहता हूँ, रुपेश पांडे अपन आँख नाक कान सब खोल के सुन ले। तय है जब डोंगरगढ़ में रहे है तब तय लाखों रुपये के चोरी कर रहे हैं, जेकर FIR आज तक भी है और वो भी सत्ता के दबाव में आकर के आज तक कार्रवाई नहीं हुए। दूसरा, ये जो तेज कुंवर नेताम जी जो कांग्रेस विधायक रही सब है मोहला मानपुर में, ओकर साथ भी तय बदतमीजी करे, ओकर साथ भी तय छेड़छाड़ करे, ओहू आज तक भी FIR तो होए लेकिन कार्रवाई आज तक भी नहीं हुए। और एक और जो डोंगरगढ़ में वो जो महिला कर्मचारी है जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के जो महिला कर्मचारी के साथ भी ये दुर्व्यवहार करे, वो भी एकर खिलाफ में FIR लिखाए है, ओकर बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो बार बार यह महिला के साथ ये अत्याचार दुराचार ये करत है अपन खुद, और खुद वो भ्रष्टाचार करे, खुद चोरी करे है, जेकर जांच प्रतिवेदन में सिद्ध हो गए है कि रुपेश पांडे चोर है। और ये चोर के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं होती, एकर सती एकर हौसला बुलंद हो गए है। और ये है एकरे वजह से बार बार आज हमार महान पुरुष भारत के संविधान निर्माता के विरुद्ध ही आपत्तिजनक पोस्ट करे है। अगर एकर खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बार बार एकर हौसला ये ऐसने करते रही और अन्य व्यक्ति है एकर देख सीख करके बाबा साहब के प्रति ऐसने है भावना गलत भावना बना के चली। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द रुपेश पांडे सीईओ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए। यदि कार्रवाई नहीं करी तो मैं रुपेश पांडे ला बता देना चाहता हूँ, शासन प्रशासन ला भी बता देना चाहता हूँ, यदि शासन प्रशासन रुपेश पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो फिर भीम रेजिमेंट संगठन कार्यवाही करे बर सक्षम है। और ओला सिखा दे जाही, ओला ओकर इतिहास बता दे जाही कि रुपेश पांडे में कि ओकर इतिहास का है, वो का जानते इतिहास के बारे में, हम बताबो ओकर इतिहास होथे का।
जी हाँ, आज हो चुका 1 जून 2020 मंडे सोमवार। और आइए दोस्तों, नए दिन, नए सप्ताह और नए महीने की शुरुआत के साथ ही जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत बहुत सारी महत्वपूर्ण और अपडेट खबरें निकल कर आ रही हैं। ताजा खबरों में जानेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को क्या बड़ी बातें बताई और साथ ही एम्फान तूफान के बाद मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 5-6 राज्यों में बहुत भयंकर तूफान की चेतावनी जारी की है, वो भी आपको बताएंगे। और हाँ, आज से दोस्तों देश भर में कई सारे नए नियम, कानून, कायदे, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू होने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट है, पेट्रोल डीजल महंगा होने को लेकर भी खबर है, रेलवे बसें चलने को लेकर भी अपडेट है। इसके अलावा चीनी वायरस को लेकर भी अपडेट है। लॉकडाउन 5 में कुछ नियमों में बदलाव भी हैं, जानेंगे। परीक्षाओं को लेकर भी अपडेट है, किसानों के लिए बड़ी खबर है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग को लेकर भी खबर है। आइए फटाफट से एक एक करके सभी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 50 बड़ी खबरें बताते हैं आपको फटाफट से। पहली खबर है दोस्तों मौसम समाचार से संबंधित, जहां अरब सागर के ऊपर तूफान सक्रिय हो चुका है। 3 जून तक गुजरात महाराष्ट्र में ये तूफान दस्तक दे सकता है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की मौसम विभाग की चेतावनी है। अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है, जो कि 3 जून तक कभी भी आ सकता है। 1 जून, 2 जून और 3 जून तक स्पेशली सावधान रहने की जरूरत है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को। वहीं दोस्तों मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज सोमवार को इन 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो दरअसल आपको बता दें कि एम्फान के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा, जो कि 3 जून तक गुजरात महाराष्ट्र में दस्तक दे सकता है। जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने रविवार को बताया दोस्तों कि अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन रहा और इसके 3 जून तक महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय जिलों तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व और इससे सटे पूर्व मध्यम अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर आज सुबह एक कम दबाव का क्षेत्र बना, जो कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान इन 3 राज्यों में तूफान आ सकता है, गुजरात, महाराष्ट्र और इसके आसपास, जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है ना। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है, तो आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और इसके आसपास के कुछ हिस्सों में, पश्चिम असम पर भी कुछ बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में भी बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये तो रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं देश के कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां चीनी वायरस को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों कि ये वायरस इंसानी संकट है, कोई सियासी नहीं। महज सरकार की आलोचना करने से जो व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं वो वापस जिंदा नहीं हो जाएंगे। जहां गुजरात हाईकोर्ट ने दोस्तों ये जो पॉलिटिक्स, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है ना इस चीनी वायरस को लेकर, जो कांग्रेस ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, बीएसपी वो कर रही है, वगैरह वगैरह, तो इसी राजनीति पर गुजरात हाईकोर्ट ने यह मसला दिया कि ये वायरस जो है इंसानी सभ्यता पर एक संकट है, हम सभी को मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। इस पर कोई राजनीतिक चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता है ना, सही बात भी है। चलिए अगली खबर है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। देख सकते हैं कि अगर 1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल भुगतान किया ना आपने 1 साल में, तो आपको भी ITR यानी कि इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जहां इनकम टैक्स वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए फॉर्म अधिसूचित जारी कर दिए गए हैं और सरकार ने किसी व्यक्ति के चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा या वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान होने पर आयकर रिटर्न भरना और उसका ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया। यानी कि इन 2 तरह के कैटेगरी के लोगों को इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आयकर विभाग को लेकर और एक अपडेट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बदलावों के साथ जारी किए नए ITR फॉर्म। 30 नवंबर लास्ट डेट है, तब तक आपको रिटर्न भी भरना, ध्यान रखिएगा। ये कुछ नए फॉर्म वगैरह भी जारी कर दिए हैं, तो स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अमेरिका ने दे दिया था जवाब। भारत में वर्चुअल रियलिटी मॉडल से हुई मिस्र के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी। जहां देखिए दोस्तों भारत की चिकित्सा पद्धति कितनी पॉपुलर होती जा रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस बच्चे की हार्ट सर्जरी करने के लिए अमेरिका ने भी जवाब दे दिया था कि नहीं होगी हमसे, उसको भारत में वर्चुअल रियलिटी मॉडल से उसकी हार्ट सर्जरी कर दी गई। तो दोस्तों इससे पूरे भारत का दुनिया में नाम रोशन हुआ। ये संपूर्ण भारतीय नागरिकों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि भारत में चिकित्सा पद्धति अच्छी होती जा रही है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस हैं, तो इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए 1 लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी की गई 11 साल के बच्चे की, जो कि मिस्र का है ना। अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और चलिए अपना आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां ट्राई ने यह क्लेरिफिकेशन दिया। आजकल आपको पता होगा हाल ही में 1-2 दिन पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, 10 से 11 अंकों के हो सकते हैं। तो ट्राई का ऐसा कहना है कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, ऐसी कोई ट्राई की योजना फिलहाल नहीं है। ट्राई ने सिर्फ इतना कहा दोस्तों कि लैंडलाइन नंबर के आगे 0 लगाना कंपलसरी कर दिया जाए, इस तरह का डॉट को प्रस्ताव दिया था ना। चलिए अगली खबर है कि भारत और चीन सीमा विवाद पर बोले अमित शाह, मोदी सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर नहीं होने देगी। तो दरअसल आजकल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर ये कुछ मसला चल रहा है। इस पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में सीमा विवाद को लेकर
लेकर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तरीय संवाद चल रहे हैं और उम्मीद है कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को भी स्पष्ट चेतावनी देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमा में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो इस तरह के कदमों को कड़े जवाब भी दिए जाएंगे। अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था दोस्तों एक आम की चटनी के साथ समोसे की तस्वीर को, ठीक है ना। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इस चीनी वायरस को हराने के बाद साथ में समोसा खाएंगे। ये एक दो देशों के बीच की दोस्ती को संगम को बढ़ाता है। अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि नोएडा में देखिए महिला को सिम अपग्रेड के बहाने किया फोन और फिर उड़ा दिए 9.5 लाख रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 108 की घटना है। मैं आपको ये खबर पता है क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहें, ताकि आप किसी भी तरह की ठगी के शिकार ना हो पाए। तो दरअसल ये ग्रेटर नोएडा यूपी की महिला को फोन आता है एक, और फोन पर सामने वाला बंदा बोलता है कि आपकी 3G सिम को 4G में अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपकी 3G सिम सेवा जल्दी बंद हो जाएगी। फिर कुछ ऐसे ही रिक्वेस्ट वगैरह कुछ पूछा होगा और फिर 72 घंटे तक भी सिम एक्टिवेट नहीं हुआ, 6 दिन तक भी नहीं हुआ और फिर पता चला कि खाते से 9.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका था। ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहें आप। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड नंबर वगैरह, बैंक अकाउंट डिटेल, OTP, CVV, ATM, डेबिट कार्ड नंबर, ये कभी किसी के साथ मोबाइल कॉल्स पर शेयर ना करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, देश भर में सोमवार से यानी कि आज से शुरू होने जा रही 200 स्पेशल ट्रेनें, जिससे मजदूरों प्रवासियों का घर जाना तो आसान हो ही जाएगा। मैं आपको पहले भी अपडेट बता चुका हूं ऑलरेडी। और ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने खुद कह दिया कि 200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज से होने जा रहा। अच्छी बात है, रेलवे की अच्छी पहल है। और चलिए अगली खबर है कि इन बैंकों से लोन लेना होगा फायदेमंद, क्योंकि 1 जून से इन बैंकों की लोन रेटें कम होने जा रही है, सस्ती होने जा रही, सीधी बात है। तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करने के बाद अब 3 अन्य बैंकों ने भी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट में कटौती की है। कौन कौन से बैंक हैं? यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इन 3 बैंकों से दोस्तों अगर आप 1 जून के बाद लोन लेते हो तो आपको लोन पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दरें कम चुकानी पड़ेगी, ठीक है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 0.40% तक की कटौती की है। अब नई रेटें 6.80 हो चुकी है। 1 जून 2020 सोमवार से आज से लागू होने जा रही है, ठीक है। यूको बैंक ने भी ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की है। अब नई रेट है 6.90। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25% तक की कटौती MCLR में की है और उसके बाद सालाना ब्याज दर घटकर 7.70 हो गई, जो कि पहले 7.95 थी, ठीक है। तो इन 3 बैंकों से अगर आप लोन लेते हो 1 जून के बाद तो सस्ता पड़ेगा। चलिए अगली खबर है, मन की बात कार्यक्रम कहता है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासियों के पलायन पर कहा कि गांव, जिले और राज्य अगर आज आत्मनिर्भर होते ना तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जो कि अभी आज हमारे सामने खड़ी है। जी हाँ, तो आपको बता दें दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के बीच तीसरी बार मन की बात कार्यक्रम से देश को संबोधित किया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खुल चुका है, यानी कि बाजार वगैरह खुल चुके हैं और ऐसे में हमें और भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। 2 गज दूरी और मास्क लगाना यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कवरिंग माउथ, ये दोनों ही चीजों में कभी ढील नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी यानी जनसंख्या दूसरे देशों से काफी ज्यादा है और इसलिए हमारे सामने चुनौतियां भी ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ काफी कम नुकसान हुआ, जो कि दोस्तों पॉसिबल हो पाया हम सभी की एक सामूहिक कोशिश, एकता के बलबूते पर ही। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले 29 मार्च और 26 अप्रैल को मन की बात की थी और साथ ही उन्होंने कहा दोस्तों कि ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो कि इस चीनी वायरस की महामारी के असर से प्रभावित नहीं हुआ हो। गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उनकी तकलीफ को नहीं समझेगा, क्योंकि पूरा देश उन्हें समझने में लगा हुआ, हर विभाग के कर्मचारी उनके लिए जुटे हुए हैं। 7 कुछ पॉइंट्स उनके मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, जिसमें पहला उन्होंने कहा कि देशवासियों की सेवा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, लोगों के इनोवेशन पर भी उन्होंने कहा कि दिल छू गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए दुकानदार वगैरह कई सारे इनोवेशन आइडियाज लगा रहे हैं, पाइप के माध्यम से सामान देना वगैरह वगैरह। तो और पॉइंट देख सकते हैं कि दुनिया की योग और आयुर्वेद में भी दिलचस्पी बढ़ी है। भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अब दुनिया इंटरेस्ट ले रही है, देखिए, क्योंकि भारतीयों की इम्यूनिटी प्रतिरक्षा पावर बहुत अच्छी है। चौथा पॉइंट आता है कि आयुष्मान भारत योजना के 80% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि गांव के लोगों को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब साथ रहेंगे तो काफी कुछ बचा लेंगे और साथ ही बारिश का पानी बचाने को लेकर भी उन्होंने जोर दिया कि बारिश की एक एक बूंद को बचाना है। देश मुश्किल से पटरी पर आया और इसको वापस हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। तो ये सब कुछ अच्छी बात है दोस्तों पीएम मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से की है, जिनका सारांश मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली खबर है कि अनलॉक 1 में खुलेंगे दिल्ली के मंदिर और तैयारियां इसकी शुरू हो चुकी हैं। सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश मिल पाएगा। जी हाँ, आपको बता दें अनलॉक 1 जो कि 1 जून से लगने जा रहा है, इसमें दिल्ली के मंदिरों को खोलने की तैयारियां भी शुरू होने जा रही है। हालांकि दिल्ली में सभी जगहों पर नहीं खुलेंगे, कौन कौन से इलाकों में खुलेंगे ये लोकल प्रशासन के द्वारा ही तय किया जाएगा। और इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र के अंदर 30 जून तक लॉकडाउन तो बढ़ गया, इसके बाद 3 जून से शर्तों के साथ कुछ रियायतें मिलने जा रही है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर मामले ही महाराष्ट्र में चल रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं लॉकडाउन 5 के या यूं कहे तो अनलॉक 1 के दौरान, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों कुछ चरण बनाए हैं। पहले चरण में जो कि 3 जून से लागू होने जा रहा, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों की इजाजत होगी। इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि को छूट मिलेगी। दूसरा चरण 5 जून से शुरू होगा।
दूसरे चरण के दौरान सभी बाजार दुकानें OD1 के आधार पर खोलने की अनुमति है। वहीं मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं है। टैक्सी, रिक्शा, कैब को 2 पैसेंजर के साथ इजाजत मिल जाएगी 5 जून से महाराष्ट्र में, है ना। तीसरा चरण महाराष्ट्र में लागू होगा 10 जून से, जिसमें निजी दफ्तर यानी कि प्राइवेट ऑफिस वगैरह को खोलने की भी इजाजत मिल जाएगी। किसी बाहर के जिले से आने जाने की इजाजत फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं होगी। तो ये कुछ फैसले अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों कि चीनी वायरस को लेकर अभी कुल कितने आंकड़े पहुंच चुके हैं, तो दुनिया भर में अब तक 3,70,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जबकि बेल्जियम के राजकुमार भी इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 61,53,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, हालांकि जिसमें से 27,34,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 1,05,000 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये तो दोस्तों ग्लोबल आंकड़े रहे। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में इस समय तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,82,142 पहुंच चुकी है, जबकि 8,380 लोग जो है भारत में वो पिछले 24 घंटों के दौरान नए मामले देखे गए और 1,82,142 कुल संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 89,955 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 86,983 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,164 लोग टोटल इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं भारत से, है ना। तो ये तो रहे इंडिया की ताजा आंकड़े। और चलिए अब बात करते हैं चीनी वायरस के साथ ही देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां एक और अपडेट है कि संक्रमित देशों की सूची में भारत 90 से 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। 2 दिन से हर रोज 8,000 से भी ज्यादा नए मामले देखने को मिल रहे हैं भारत में, और इसलिए दोस्तों अब हमें और भी ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। तो इस चीनी वायरस की खबरों के बाद दोस्तों अब नजर डालते हैं देश की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे रिलायंस कंपनी की तरफ से एक नई पहल है। राइट्स इश्यू के शेयर धारकों की मदद के लिए रिलायंस ने चैटबॉट लॉन्च किया, जो कि व्हाट्सएप नंबर के जरिए काम करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं, अगर आप रिलायंस के इन शेयर वगैरह में काम करते हैं तो इन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप हेल्पलाइन के लिए। और चलिए अगली खबर है, NIOS एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के एग्जाम्स की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई से शुरू होगी। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है। टाइम टेबल भी आप देख पा रहे अलग अलग डेट्स के द्वारा। और चलिए अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्योग जगत को संबोधित करेंगे, जिसमें कुछ इन प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। तो दरअसल इंडस्ट्री और उद्योग से कारोबार से संबंधित लोगों से चर्चाएं करेंगे। अच्छी बात है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और इसी बीच खबर है दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है, 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। जी हां, दरअसल किसानों के लिए खरीफ की फसलों के बीमा की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। जो कि ऋणी किसानी बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य रूप से सूचित कर दें। बाकी 31 जुलाई से पहले आप फॉर्म भर दें अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर गया ना, PMFBY योजना के लिए फॉर्म भरना बिल्कुल सिंपल है। आप अपने नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर के भी फॉर्म भरवा सकते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि GST काउंसिल की 40वीं बैठक 14 जून को होने की संभावना नजर आ रही है। गैर जरूरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने पर विचार हो सकता है, जो कि बिना रूटीन की चीजें है ना, जो रोजाना काम नहीं आती, उन पर टैक्स बढ़ा सकती है सरकार। और काउंसिल की बैठक 40वीं 14 जून को हो सकती है, संभावना है। देखते हैं अगर बैठक होती है और इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। GST काउंसिल मीटिंग का कंक्लूजन सारांश में आपको DLS न्यूज के माध्यम से जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप नजर आते दोस्तों कि आज 1 जून 2020 से देश में क्या क्या नए नियम कानून कायदे बदलने जा रहे हैं। हालांकि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेटेड वीडियो, पूरा सेपरेट वीडियो मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में बता दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फटाफट से सारांश बता देता हूँ, जो कि 1 जून से कुछ नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, है ना। जिसमें है शामिल LPG राशन कार्ड से संबंधित, रेलवे, इनकम टैक्स, IRCTC वगैरह सभी से जुड़े हुए। सबसे पहले तो देश में आज 200 ट्रेनें चली जा रही है, आपको पता ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों की सुविधाएं भी आज से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से इस तरह की तैयारियां भी हो चुकी हैं। और साथ ही आज से यानी 1 जून से देश के तकरीबन 20 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने जा रही है। और इस योजना के बाद आप अपने राशन कार्ड से किसी भी राज्य के अंदर किसी भी सरकारी राशन की दुकान के द्वारा राशन खरीद सकते हैं। ठेका नहीं कि फिर आपको आपके राज्य से, आपके जिले से राशन खरीदना पड़ेगा, ऐसा है ना। इसके अलावा 1 जून को मानसून की शुरुआत भी हो सकती है, मौसम विभाग का भी अपडेट है। साथ ही दोस्तों पेट्रोल महंगा हो सकता है। कौन कौन से राज्यों में? 3 राज्यों में 1 जून से पेट्रोल महंगा हो सकता है। तो वो राज्य कौन कौन से जहां पर पेट्रोल महंगा हो सकता है? तो दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन 3 राज्यों में 1 जून से पेट्रोल पर वेट टैक्स बढ़ने जा रहा है। हालांकि ऑलरेडी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, झारखंड सरकारें पहले से वेट टैक्स को बढ़ा चुकी हैं। और ये 3 राज्य सरकारें भी आज से पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स बढ़ाने जा रही है, तो पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा 1 जून से इनकम टैक्स रिटर्न का नया फॉर्म भी जारी हो चुका, मैंने आपको बता दिया शुरुआत में अपडेट। साथ ही उत्तर प्रदेश के MNNIT की ऑनलाइन परीक्षाएं भी जून के महीने में शुरुआत होने जा रही है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के टाइम टेबल शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। और साथ ही 1 जून से इस राज्य में मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थल खुलने की भी संभावना है, जिसके अनुसार कर्नाटक सरकार ऐसा प्लानिंग बना रही है। इसके अलावा 8 जून से वैसे भी दोस्तों सभी राज्यों में देश में धर्म स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह खुलने की केंद्र सरकार ही छूट दे चुकी है। अनलॉक 1 के दौरान आपको पता होगा तेलंगाना में 12वीं की रुकी हुई परीक्षाओं की तिथि की भी घोषणा हो चुकी है। 12वीं क्लास की परीक्षाएं 3 जून को होगी। स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना की तरफ
से ये अपडेट है। साथ ही 1 जून से मिल सकेगा ई संजीवनी ओपीडी का लाभ। जहां पंजाब में स्वास्थ्य विभाग अब ई संजीवनी योजना से आम बीमारियों के अलावा जच्चा बच्चा सेहत यानी कि माताओं बहनों के लिए 1 जून से गायकोनोलॉजी सेवाएं मुहैया कराने की शुरुआत भी करने जा रही है। ये अच्छी बात है गर्भवती महिलाओं के लिए। गो एयर की उड़ानें 1 जून से शुरू होने जा रही है, बताई दिया मैंने आपको। साथ ही आज दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों में भी बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है। 1 जून को दिन में क्या अपडेट आता है मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर सेपरेटली अलग से वीडियो में बता दूंगा, जिसमें एचपी गैस, भारत गैस, इंडियन गैस तीनों की ही नई रेटें आपको कंप्लीटली आज जानने को मिल जाएगी। तो आप डीएलएस न्यूज चैनल पर विजिट करके जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1 जून के बाद एसएससी का एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो सकता है। साथ ही इन राज्यों और कॉलेजों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां पड़ने जा रही है। हरियाणा के अंदर कॉलेजों के अंदर 1 जून से गर्मी की छुट्टियां होने जा रही है, ठीक है ना। तो ये 1 जून से कई सारे बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं और भी इसका डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे लिंक में डाल चुका हूँ डीएलएस न्यूज के ऊपर, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, न्यू रूल्स फ्रॉम 1 जून 2020, तो उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक टाला G7 सम्मेलन, भारत समेत अन्य देशों को भी शामिल करना चाहते हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को पुराना बताते हुए जून में व्हाइट हाउस में होने वाले इसके शिखर सम्मेलन को शनिवार को टालने की घोषणा की है और फिलहाल इनकी प्लानिंग कुछ अलग बन रही है, देख सकते हैं आप। और चलिए अगली खबर है, निशान कंपनी अगले 18 महीनों में 12 नई गाड़ियां लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है, जिसमें पहली कार होगी निशान मैग्नाइट, जिसकी कीमत 5.5 लाख समथिंग हो सकती है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मजदूर कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें छोटे काम करने वालों को 10,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि पूरे देश के साथ ही एमपी राज्य में भी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ गया, लेकिन राहत की बात है कि इस दौर का लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में ही लागू रहेगा, यानी कि जहां सबसे ज्यादा गंभीर संक्रमित मामले इस बीमारी को लेकर वहीं पर लागू रहेगा, राइट। रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको कहीं आना जाना नहीं है। 8 जून से धार्मिक स्थल वगैरह भी खुलने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चीनी वायरस का संकट अभी टला नहीं है, जरा से आप लापरवाही करोगे हम सभी पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को 10,000 की सहायता बैंक के माध्यम से दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है स्पेस एक्स का ड्रैगन। भावुक हुए एलन मस्क। वाकई में दोस्तों एलन मस्क नाम में कितनी एनर्जी लगती है, राइट। और ये पर्सन उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल है। एक मोटिवेशन को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पाएंगे कि पहली बार दोस्तों किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में लोगों को भेजा गया और यह मिशन अंजाम दिया एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। अंतरिक्षयान ड्रैगन क्रू कैप्सूल से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया। करीब 19 घंटे के सफर के बाद सक्सेसफुली ये मिशन कंप्लीट हुआ और ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए, वो अच्छी बात है। और इसी बीच अगली खबर है कि चीनी वायरस को लेकर देख सकते हैं दक्षिण कोरिया में बार और नाइट क्लब जैसी जगहों पर QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेन में 21 जून तक आपातकाल बढ़ सकता है। अब तक दुनिया में 62 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल अपडेट के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की खबरें ये खत्म होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपके राज्य का, आपका जिला अभी कौन से जोन में आता है, ग्रीन, ऑरेंज या रेड, कौन से जोन में, कंटेनमेंट में तो नहीं है। आपका जिला कौन से जोन में आता है कमेंट में बताइएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हिप्पा में यहाँ IAS अधिकारियों का प्रशिक्षण होता था। आज यही प्रशिक्षण था और इसमें 8 राज्यों के IAS अधिकारी जो आए थे वो यहाँ आए हुए थे, उनका प्रशिक्षण था। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रशिक्षण में थे और यहाँ पर ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये 12 साल की है और लगभग 13 भाषाओं के एक्सेंट को बेहतर तरीके से बोलती है। और एक और बड़ी बात, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये 12 साल की बच्ची 12वीं में पढ़ती है। आइए अब इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, कितने साल की हो, किस क्लास में पढ़ती हो और इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हो? मैं 12 साल की हूँ और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। JV पब्लिक स्कूल झज्जर में पढ़ती हूँ और यहाँ तक मैंने 1 साल में 2 क्लासेस की और गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं 12 ईयर की होके और 13 ईयर की होके मैं 12th अपनी पास कर सकूँ। और अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। 13 एट द एज ऑफ 13 मैं 12th पास करूँगी और आज तक किसी ने भी 17 लेस यानी कि 17 से जिसकी भी एज कम है, किसी ने IELTS का एग्जाम नहीं क्लियर किया है। मैं इस ईयर उस IELTS का एग्जाम क्लियर करने जा रही हूँ और मेरे जितने भी एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस हैं वो सारे मैंने नियर अबाउट 2.5 मंथ्स में सीखे थे विदाउट एनी टीचर। एक बार बताएंगे कैमरे पे कैसे कौन कौन से एक्सेंट आते हैं आपको और बोल कर बताएं तो। ब्रिटिश, अमेरिकन, RP, पर्स, लेनिन, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नेरोफ्लिस्क, हिंदी, हरियाणवी, फ्रेंच, जापानीज,
and English. Would you like to speak 2 lines? Includes all languages, all accents. Sure, in British it's, hello, my name is Henry, I'm studying 12th standard, and my age is 12 in American. Hello, and my name is Henry, I'm studying 12th standard, my age is 12, studying at J Public School in RP. Let's take a look at Polish accent, and they call it RP, which is a safe pronunciation. Polish, there's a Polish accent used mainly there when the royal persons of the UK being speaking it. Australian accent being a little bit of slow because the persons that are speaking it, the Australian people being slow, and the Canadian one, the equal thing where we have to sound from different sound from our throat, and from the Scottish. Everyone, this is the Scottish accent. It's about that we have to just sound a limit of rower and to be speaking it, giving a limit of difference, and the Nerflisk. Paying a Nerflisk accent as you mail in the UK, paying a RP or a self pronunciation. These were all my accents and my language, French. Salut, je m'appelle Jean-Louis, j'ai étudié dans la OGA, ma passé à la musique anglaise, je voudrais devenir analyse de Noël, merci beaucoup. Japanese, hajima mashite, watashi wa janwi desu, watashi wa desu ga, ognishiroi omegai shimasu. ओके, आईएएस परीक्षा आपको क्लियर करना 17 साल के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई बच्ची 17 साल की उम्र में आईएएस करना है। अभी 12 ईयर की एज में आईएलटीएस करना है और फिर उसके बाद यंगेस्ट आईएएस बनना है। ओके, आप फर्स्ट टाइम था जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी, कितना एक्साइटेड थे इसको? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरे को तो पहले पता भी नहीं था दैट व्हाट इज द प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आई, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे सीएम भी आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज एक ऐसा चांस चाहिए था कि जहाँ पे सीएम आए और उनसे एक मेरे को मोमेंटो मिले, एंड इधर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। स्टैंडिंग ओवेशन तो आपको मिला। क्या अब सुपर 30 में भी जाने का कुछ प्लान है, चूंकि उन्होंने कहा था? मेरे को 12th के बाद मेरे को सुपर 30 में ही जाना है। गुड। बेशक भाषाओं को सुनकर आप भरोसा ना करो, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस आपने देखा यह सत्य है। और यह बच्ची है जो आईएएस बनना चाहती है, और आज इसमें मुख्यमंत्री के सामने जितने आईएएस सीनियर अधिकारी थे जो बेहतर प्रशिक्षण के लिए आए थे यहाँ पे, उनको इस बच्ची ने संबोधित किया है। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुड़गांव। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त अगर हम बात करें, ये आपका बिलासपुर रोड से या कहें मुंगेली बिलासपुर रोड से रायपुर बिलासपुर रोड के बीच में ये बाईपास बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये बाईपास जो है लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। ये सीधा आपका दशरंगपुर के पास से ये आपके रायपुर रोड में निवासपुर जो गांव है वहाँ पर इसको रायपुर रोड से जाकर ये मिलाती है। अगर इस रोड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये अभी जो 33 mm है, 33 mm इस सड़क की मोटाई है। जो डामर रोड आप देख रहे हैं तो इसकी 33 mm इसकी मोटाई है। और इसमें कई जगह जो टचअप किया जा रहा है उस टचअप में ये 44 mm के आसपास आता है, ऐसा इनका कहना है। और जो आप मुरुम देख रहे हैं, ये लाल कलर का जो मुरुम है, इस मुरुम को यहीं लोकल खदान से, वैसे वो खदान नहीं है, उसको यहाँ के कुछ दबंग रसूखदार जो नेता हैं उनके सानिध्य में इसको खुदाई करके लाया गया है। इसके लिए कोई परमिशन, इसके लिए कोई किसी भी प्रकार से रॉयल्टी वगैरह नहीं पे किया गया है। ये सरपंच के गांव से इसको खोद कर लाया गया है। आप लाल कलर की मुरुम देख सकते हैं। वैसे मुंगेली जिला में जहां पर भी इस प्रकार के मुरुम आपको नजर आएंगे वो ऐसे ही कुछ जो प्राइवेट खदानें हैं, जो कि प्राइवेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो दबंगई से सरकारी जो ज़मीन है, नदी किनारे का जो ज़मीन है, वहाँ पर जो मुरुम पाया जाता है उसको मुरुम को खुदाई करके बगैर किसी के परमिशन के वो लेके आके यहाँ पर डंप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सड़क है, इस सड़क का निर्माण जो है वो दिलीप बिल्डकॉम एक कंपनी है, उसके द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस प्रकार के जो हाईवा हैं, ये इन्हीं हाईवा से लाया जा रहा है। बहुत सारे इसमें मुरुम है, लाल कलर का मुरुम, मतलब उसी खदान से। यहाँ पर खैरवार गांव पड़ता है, खैरवार के बाद यहाँ पर पालचुआ पड़ता है, पालचुआ और जमहा के बीच में एक नदी है, आगर नदी। उसी आगर नदी के तलहटी से इस मुरुम को लाया जा रहा है। वो जो खुदाई जहाँ पर की जा रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा हो चुका है, वो इतना गहरा खान हो चुका है जिसमें अभी बरसाती पानी, जब गर्मी के बाद बरसात का पानी जब भरेगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर समस्या आने वाली हैं। और हमने वहाँ पर बात किया आसपास के गांव वालों से, तो ये बातें भी सामने आई कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। सरपंच को कई बार मना किया गया ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन
सरपंच की दबंगई की वजह से अब तक उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। हमने इसकी जानकारी एसडीएम को दी, कलेक्टर को दी, उन्होंने कई बार संज्ञान में इस बात को लाने के बाद उन्होंने कई बार कार्रवाइयाँ की, कई गाड़ियों को पकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी फिर धड़ल्ले से खुदाई जारी है। अब स्थिति ये है कि इस सड़क का जो निर्माण है ये कार्य लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। ये उधर रायपुर रोड से लेकर बिलासपुर रोड में अब ये मिलने जा रहा है। बमुश्किल अब इस निर्माण की अगर बात करें, सड़क के निर्माण की बात करें तो 1.5 किलोमीटर की दूरी लगभग और बची हुई है, जिसमें डामर डालना है। बाकी मुरुम वाला जो काम है वो लगभग हो चुका है, परंतु अभी भी वहाँ पर खुदाई जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुरुम का जो कारोबार है या इस अवैध उत्खनन का जो कारोबार है कितना फल फूल रहा है। यहाँ पर अधिकारियों के सानिध्य में इस चीज को अंजाम दिया जा रहा है, इस खुदाई को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल इस खुदाई की अगर बात करें, हमने जिस गाँव की जानकारी ली है, केवल ये वो ऐसा गाँव नहीं है जहाँ से ही मात्र खुदाई हो रही है। आसपास के नदी से लगे हुए जितने भी गाँव हैं उस क्षेत्र में अवैध खुदाई जारी है। अभी फिलहाल जो यहाँ के कलेक्टर थे डॉक्टर सर्वेश्वरानंद पूरे, अब उनका यहाँ से तबादला हो चुका है और अब वो दुर्ग में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। उनके जगह पे हमारे यहाँ जो पीसी एल्मा साहब हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। अब उनके संज्ञान में इस बात को लेके आते हैं, अब देखते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। जो कलेक्टर हैं वो रायपुर में उन्होंने लंबा एक अरसा बिताया हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट से काम करते हैं। तो अब देखते हैं आगामी दिनों में ये जो मुरुम है, इस अवैध मुरुम का जो कारोबार है, अवैध रेत का जो कारोबार है, अवैध उत्खनन का जो कारोबार है, इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाता है। बहरहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद न्यूज़ चैनल आरजे रमझाझर। टिल देन गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। हम लोग ग्राम पंचायत फराजा जिला मंगल थाना जा रहे हैं, तहसील मंगल पोस्ट ऑफिस फराजा के रहने वाले हैं। हम लोग काम करने वाले हैं, पूरा देखो 3 दिन से लगातार हमको कीड़ा मकोड़ा वाला खाना पीना मिल रहा है। हम लोग कैसे करेंगे? और अभी खाना पीना पाए हैं तो कीड़ा मकोड़ा है, तो उसको भी अभी चावल दाल हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसे को थोड़ी ना खाएंगे हम लोग। चावल दाल भी नहीं रहा है। सरपंच और सचिव सरपंच पंच सरपंच सब गाली दे रहा है, दारू पी कराते हैं, यहाँ पर हुल्लड़बाजी करते हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ? अपने घर जाएंगे हम लोग को जाने दो, अपने घर में से बेहतर हम लोग खाना खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा सब्जी में भी मिल रहा है तो हम क्या करेंगे बताओ भाई? खाना पीना भी नहीं दे रहा है हम लोग को, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है, क्या करेगा? दूसरा सब लोग देख लो रे भाई, अभी तुम अपने आँख में देख लो, झट बढ़ रहे होंगे कीड़ा। बतावा जी, का समस्या तुम्हारा लगा?
हमार ला ऐसे समस्या है जिन हाँ 16 तारीख क्या रिश्ती कर छुट्टी हो गए। हाँ 13 तारीख क्या है कर छुट्टी अभी तक की नहीं हुए। 20 दिन 18 दिन 22 दिन तक के आदमी ला छुट्टी नहीं मिलते, कोई निराकरण लेकर होवे नहीं कराते। हम ला छुट्टी चाहिए, सामने वाले आदमी कैसे छुट्टी हो गए, पिछले वाले के और आगे आए टिकर कैसे छुट्टी नहीं होती, एक निराकरण चाहिए हमरा। तब तुम्हार अधिकारी मन का बोला थे? अधिकारी मन जेन हमारे यहाँ हमारे गुरुजी मन ला मतलब नियुक्ति करे अधिकारी, तेन मन बोला था सब कागजात ला हम तो सामने वाले तक पहुँचा दें भाई, और हमारे पास के कुछ बात नहीं है। अभी जेन हमारे से ऊपर के अधिकारी से बात करे हैं तेन है जंगलपुर आ चुके हैं, कहा थे 2-3 किलोमीटर है, अब यहाँ आना नहीं चाहो के हमारा जेन हमारा अधिकारी यहाँ हमारे गुरुजी मन तेन मन बता था। हाँ यही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। हमारा छुट्टी चाहिए सीधा, हम भूख हड़ताल में बैठे हैं, जब तक के हमारा निराकरण नहीं होगी तब तक के हम बैठबो और रहिबो। तो तुम सुबह सुबह बैठे हो में भूख हड़ताल में? सुबह से बैठे हैं हमारे पूरा, अभी तक के खाना नहीं खाए, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, डिलीवरी वाले भी लेकर है, प्रेगनेंसी है औरत, ये सब समस्या है। 14 दिन हो गए बच्चे हुए, फिर बोला एक भी है इंजेक्शन आज तक वो फिर देखे तक के डॉक्टर भी नहीं पहुँचे यहाँ तक। प्रतापपुर पंचायत और ग्राम लालपुरे प्रतापपुर पंचायत, पंडरिया तहसील, कवर्धा जिला, असली ग्राम लालपुर कलापुर। चल ठीक। अब मैं भी बोला था बाकी अपन सेहत में थोड़ा ध्यान रखो, है ना। और अब तो बिगड़ी गए हैं सर, हमारे तो ऐसे भी बिगड़ते हैं सर, पा कर वो अब आखिरी तो उसने अब तुम्हारा ऐसे भी जैसे कटना तैसे कटते हैं, अब जिंदगी है। मैं बतावा हम भूख हड़ताल में बैठे हैं, सर है नोडल अधिकारी बलई से नोडल अधिकारी कहा थे भूख में हम हवा रहन दे, लेकिन मैं नहीं आ सका और जंगलपुर में आ चुके हैं। SDM ला मैं बोल चुके हैं, वैसे कह के सर है बोले थे नोडल अधिकारी आना नहीं चाहते, हम भूख हड़ताल में बैठे नहीं हैं। वो कहाँ है, वो कहाँ तक क्या गए हो? जंगलपुर तक क्या है नोडल अधिकारी। और कितना किलोमीटर है हमारे यहाँ लालपुर और जंगलपुर कितना दूरी है? 2-2.5 किलोमीटर है। चल ठीक से दूरी ज्यादा नहीं है। हाँ, और सर मन अभी तक हमारे बीच में बैठे हैं और हमारे सरों मन नोडल अधिकारी बुलाना चाहते हैं, नोडल अधिकारी हमारे बीच में आना नहीं चाहते। नोडल अधिकारी बोला थे मैं SDM तक खबर पहुंचा दें, SDM कब छोड़ी कहा हुई तो मैं नहीं जाना, को डायरेक्ट बोला थे अपन। मैं 13 तारीख क्या है 13 तारीख के बाद आज कतका तारीख 31 तारीख 22 दिन मोल हो गए, मोर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई मोर खबर है आज तक कब छूटू तेखर आज तक मोर पता नहीं है। मोरे गाँव के 30 आदमी अभी फंसे हुए हैं ही बीच हाँ। और एक जी कहूँ 16 तारीख के आए है तेन है आज छुट्टी होक चल दी घर ओखर वो कैसे हमारे पहली छुट्टी होक चल दी, हमारे पीछू आए थे आगू कैसे छुट्टी होक चल दी ओखर यही हम नहीं। कई आदमी गए हैं और 2 आदमी गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति दिवस और प्रभु शिव की उपासना के पर्व महेश नवमी की प्रदेशवासियों सहित देश विदेश में रह रहे माहेश्वरी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये दिन हम सबको जरूरतमंदों के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के इस संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठनों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर अब तक 56 स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 76,772 श्रमिक वापस छत्तीसगढ़ लौटे हैं। ट्रेनों सहित अन्य माध्यमों से अब तक 2,44,668 श्रमिकों की सकुशल वापसी हो चुकी है। साथ ही अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे श्रमिकों को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक स्थापित कुल 19,216 क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनता के नाम जारी अपने अपील में कहा है कि क्वारंटाइन अवधि पूरा कर अपने गाँव और घर लौटने वाले भाई बहनों से कोरोना संक्रमण का किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। इनके गांव घर लौटने पर संक्रमण को लेकर अपने मन में किसी भी तरीके का संशय न रखें। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण को फिर
फिर सीमित करने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से खोलने के संबंध में समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर्स और सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें आदेशित किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध पूर्व अनुसार ही जारी रहेगा। इसके लिए ई पास द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा। अंतर जिला परिवहन हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। समस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, सार्वजनिक पार्क 7 जून तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब आगामी 7 जून तक रहेंगे बंद। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग 900 मजदूर, श्रमिक और नागरिकों की वापसी के लिए आज शाम 25 बसें झारखंड से रवाना होंगी। रायपुर जिला प्रभारी कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने बताया है कि झारखंड के ऐसे मजदूर, श्रमिक और नागरिक जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में फंसे हैं, वे अपनी वापसी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से तत्काल समन्वय कर सकते हैं, जिससे उन्हें रायपुर सहित अन्य जिला मुख्यालय आ रही बसों के माध्यम से झारखंड वापस भेजा जा सके। रायपुर में ये बसें राधा स्वामी सत्संग व्यास धर्मपुरा में आएंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जवानों को विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। जवानों में काम का बोझ, परिजनों से दूरी और मनोरंजन का अभाव तनाव और अवसाद पैदा करने का कारण बनते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि जवानों के लिए कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण बने। साथ ही तनावग्रस्त जवानों की मनोवैज्ञानिकों की मदद से नियमित रूप से काउंसलिंग की जाए। सूरजपुर जिले के मनरेगा से जल संवर्धन के कार्यों से कृषक हो रहे हैं लाभान्वित। जिले में मनरेगा स्वीकृत कार्यों से बदली कृषकों की जिंदगी। बाबूलाल मनरेगा के तहत सिंचाई सुविधा मिलने से इस लॉकडाउन के प्रतिकूल अवधि में साग सब्जियों की खेती कर हजारों की आमदनी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में विषम परिस्थितियों में रोजी रोटी के लिए वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन अवधि में अंबिकापुर जिले के वनवासियों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण बना आय का जरिया। इस वर्ष जिले के 32,269 वनवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तेंदुपत्ता संग्रहण से मिला है रोजगार। साथ ही अब तक 18,375 मानक बोरा का संग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 31 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 492 केस पाए गए हैं, जिनमें से 114 ठीक हो चुके हैं और 377 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। 1 जून आरंभ हो चुका है नए माह का। हम इस वर्ष के आधे पर आ चुके हैं। एक आधा पड़ाव 6 महीना अब बीतने वाला है, 6ठे महीने में प्रवेश हुआ है। बड़े अजीबोगरीब से अनुभव लेकर के ये वर्ष अपने साथ चल रहा है। कतई दो राय नहीं कि परिस्थितियां अभी और गंभीर हो सकती हैं। बृहस्पति राहु की परिस्थिति कुछ और विभत्स रूप ले सकती है। हमें आत्मरक्षा के लिए सतत अनवरत प्रयत्न करना होगा। अपने आप की रक्षा के लिए हमें खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखना होगा। याद रखिएगा कि वर्तमान समय आर्थिक मजबूती का नहीं, शारीरिक और मानसिक मजबूती का है। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो 2020 बिता लेंगे। अगर कमज़ोर पड़ेंगे तो 2020 आपको बिता देगा। चलिए, इसी एक नए जोश और संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा की। सबसे पहले जानते हैं अब आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि, चंद्रमा आज कन्या राशि में, नक्षत्र रहेगा हस्त और योग रहेगा सिद्धि। तदनुसार दिनांक 1 जून दिन सोमवार। सोमवार को राहु काल का समय होता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। पता ही है, खतरनाक टाइम होता है।
नए और शुभ काम इसमें नहीं किए जाते और गुलिक काल का समय रहता है 1:30 बजे से 3 बजे तक। जो चाहें कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके सकारात्मक तरीके से बनते चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे आज के भविष्यवाणी की। दिनांक 1 जून दिन सोमवार, मेष राशि। पढ़ाई के मामले में आज उठापटक रहेगा। मानसिक चिंताओं के कारण शिक्षा में मन कम लगेगा। आज स्वयं के दुश्मन बन करके कुछ गलत निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। व्यापार 1 जून को आज बेहतर चलेगा। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। कोई दोस्त बहुत करीब से मददगार साबित होगा। व्यापारिक निर्णय बहुत सकारात्मक रहेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता नहीं है। नौकरी आज हाथ से जा सकती है। कोई दोस्त आज धोखा देगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए खुशी की लहर आएगी। आज कोई मित्र आपके प्रमोशन की पैरवी करेगा। कदम आगे बढ़ाइएगा, बेहतर फील करेंगे। आज का दिन दाम्पत्य जीवन के लिए उठापटक भरा रहेगा। पति पत्नी के मध्य तनाव आपकी वजह से पैदा होगा, जिसकी भी राशि मेष है। अपने आप पर अंकुश रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा, जिससे कुछ स्थितियां आप अपने पक्ष में कर सकें। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए सब कुछ बहुत अनुकूल था, लेकिन मैरिड लाइफ में ऐसा नहीं है। लव लाइफ अच्छा रहेगा। रिश्ते की बात फाइनल हो सकती है। बड़ी समस्याएं हाथ से निकल जाएंगी। स्वास्थ्य, आँख और शुगर की आज स्थिति डामाडोल होगी। हो सकता है कि माइग्रेन की समस्या भी कुछ परेशान करे। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज किसी पौधे के नीचे की मिट्टी से तिलक लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज खुद को किसी भी काम में कम नहीं आंकना है। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 63। वृषभ राशि 1 जून दिन सोमवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह का दुराव नहीं आएगा। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बहुत सकारात्मक होगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस की चिंताओं से बाहर निकलेंगे। व्यापारिक नुकसान से बाहर आ जाएंगे। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मुश्किलें आ रही हैं। यहाँ पर लेन देन करना भारी पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में आज प्रमोशन के चांसेस हैं और मनचाही स्थिति आपकी आज आ जाएगी। पोजीशन बढ़ेगा। आज दाम्पत्य जीवन में उठापटक है। पति पत्नी के मध्य टकराव भयानक हो सकता है। वृषभ राशि लव लाइफ, रिश्ते की बात फाइनल कर सकते हैं। किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलेंगे। कुछ मानसिक शांति मिलेगी। किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ दोनों को आज एक के सहनशीलता की परीक्षा लेनी होगी। रिश्ते में दोनों तरफ से। स्वास्थ्य के लिए आज किडनी और पेट की दिक्कत, कुछ जुखाम बुखार भी परेशान कर सकता है। प्रयोग क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा की शरण में आज रहिएगा। ओम दुम दुर्गायै नमः। क्या नहीं करना है आज? आज खुद को मानसिक रूप से कमजोर नहीं करना। नीला रंग शुभ है। 52% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि दिनांक 1 जून बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अनुकूलता रहेगी। परेशानियों का अंत होगा। लाभ के बड़े अवसर बनेंगे। किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका साथ, लोगों का साथ आज मिलना ही मिलना है। आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक होगा। आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक होगा। हर प्रकार से कुछ बहुत ऊंचाई छूने जा रहे हैं आप। मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे। व्यापार लाभ देगा। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन होगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए एक्स्ट्रा कार्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलेगी। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म होगा। लव लाइफ के लिए आज अच्छे स्कोप, नए स्कोप तैयार हो रहे हैं। शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य का मामला, घुटने की तकलीफ और बैक की प्रॉब्लम साथ लेकर के आ रहा है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज? किसी मजदूर को, ज़रूरतमंद को आज हरी सब्जी का दान करिएगा। क्या नहीं करना है? आज के दिन उधार नहीं देना है। बैगनी रंग शुभ है। 62% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि 1 जून
शिक्षा में ऊंचाई छूने जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में हर प्रकार के तनाव खत्म हो जाएंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में लाभ के अवसर बनेंगे, पार्टनरशिप टिक जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता थोड़ी सी कम हो रही है, बॉस के साथ विवाद होगा। सरकारी क्षेत्र में धन का लाभ हो रहा है, शादी की चर्चा हो सकती है, पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में बच्चों का सुख आज दिखाई देता है। रिश्तेदारी में चला आ रहा विवाद खत्म होगा, जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बताऊंगा, लव लाइफ आज बेहतर रहेगा। लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। लव लाइफ में आ रही पुरानी अकस्मात की बाधा दूर हो रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक है। आज खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। प्रयोग क्या करना है आज? आपके लिए आटा और चीनी मिक्स करके उल्टी हथेली पर रख के किसी पौधे के नीचे डालना होगा। क्या नहीं करना है? आज ज़्यादा नमक नहीं खाना है। शुभ रंग स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 58। सिंह राशि, क्रोध पर अंकुश रखिएगा, दिन आपका अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापार में तनाव दूर हो रहा है, धन का लाभ हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज लाभ के अवसर बनेंगे, नई नौकरी की संभावना बनती है। सरकारी क्षेत्र में धन का लाभ होगा, वाहन का सुख मिल रहा है, बॉस आज प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के विचारों को समझ पाना आपके बस में नहीं लग रहा है। आज अपनी वाणी पर अंकुश रखेंगे तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई नया आपके जीवन में आज प्रवेश कर सकता है। स्वास्थ्य, आंखों की तकलीफ के साथ दांतों की समस्या भी आज बराबर परेशान करेगी। प्रयोग के तौर पर क्या करना चाहिए? आज का दिन बेहतर करने के लिए किसी एक के चेहरे पर हंसी लाइएगा, भले ही गंदा वाला जोक सुनाकर। क्या नहीं करना है? आज मायूस नहीं होना है। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 72। कन्या राशि, तनाव से मुक्ति मिलेगी, धन का लाभ होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापार अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में किसी तरह की बाधा और दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में अचानक से कुछ तनाव हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में आज धन का लाभ होगा, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। आज दाम्पत्य जीवन में नया रिस्क लिया जा सकता है, संतान के सुख की प्राप्ति होगी। लव लाइफ बिखर सकता है, क्रोध पर अंकुश रखें, कोई तीसरा आज हस्तक्षेप करेगा। स्वास्थ्य आपका आज बेहतर हो सकता था। आंखों की तकलीफ, बैक की प्रॉब्लम, हार्ट की दिक्कत, ब्लड प्रेशर परेशान करेगा। प्रयोग के तौर पर आज के दिन को बेहतर करने के लिए हरी सब्जी का दान शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज का दिन बिना क्रोध के निकालिएगा, आज गुस्सा मत करिएगा। शुभ रंग बादामी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, दिनांक 1 जून, दिन सोमवार, पढ़ाई अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत दुराव नहीं आएगी। आज मित्र मंडली मदद करेगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं दिखाई देती है। धन का लाभ आज स्वतः हो रहा है। सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर में आज बॉसेस का प्रेशर आप पर रहेगा कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए। मानसिक रूप से आज परेशान हो सकते हैं। कुछ तनाव की स्थितियां अपने आप आ रही हैं। आप पर लोगों का भरोसा कम होगा। दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए आज दिमाग लगाने की आवश्यकता है, लेकिन लव लाइफ आज स्वतः संभल जाएगा। लव लाइफ की तनाव की स्थिति सब कुछ दूर हो रही है, शादी की चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में शुगर और पेट की दिक्कत आज रहेगी। प्रयोग के तौर पर आज किसी को कच्चा अनाज, चावल, दाल, गेहूँ दान करिएगा। क्या नहीं करना है? आज पिता आदि से बहस नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि, कुछ रुकावटें अकस्मात आएंगी, थोड़ा सा अपने आप पर धैर्य रखिएगा। आज का दिन आपके लिए तनाव लेके आ सकता है। पढ़ाई में मन कम लगेगा, मित्रों से मुसीबत आएगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ अनुकूलता रहेगी। सरकारी क्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं। आज षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। आज लव लाइफ प्रभावित हो रहा है। लव लाइफ में किसी तरह का उलझन, परेशानी, मानसिक तनाव और दबाव बन सकता है। आज स्वास्थ्य के मामले में सांस लेने में कुछ समस्या और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज आपको? अगर सब कुछ बहुत बेहतर चाहते हैं
तो आज अपने उल्टे पांव पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइएगा। क्या नहीं करना है, आज खुद से किसी को भी अप्रोच नहीं करना है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 71। धनु राशि, बहुत कुछ शांति से चला जाएगा। आज पढ़ाई खूब मन करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, टीचर्स प्रसन्न रहेंगे। लेकिन व्यापार आज प्रभावित हो रहा है, बिजनेस में कुछ तनाव हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी कुछ मुश्किलें आएंगी। धन के लेन देन में सावधानी बरतना है। आज सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन और मानसिक शांति मिलेगी। आज गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो धनु राशि के हैं वो बॉस की कृपा के पात्र बनेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में आज विवाद ना होने दीजिएगा। ससुराल पक्ष से कुछ विवाद की स्थिति बन रही है, चाहे धनु राशि का लड़का हो चाहे लड़की। आज का दिन लव लाइफ में बेहतर होने का है। यहाँ पर तनाव दूर हो जाएगा, स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आंखों की तकलीफ दूर हो जाएगी, दवाओं पर से निर्भरता कम होगी। आज धनु राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? उल्टे हाथ से हल्दी घिस कर और उल्टे हाथ की रिंग फिंगर से लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज का दिन अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो दूसरों पर भरोसा कम करिएगा, नहीं करिएगा। पीला रंग शुभ है, 63% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, मानसिक शांति मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन व्यापार प्रभावित होगा। आज लेन देन में दिक्कत आ सकती है। आज का दिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अनुकूल रहेगा, सरकारी क्षेत्र के लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक होगा। दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर मुश्किलें आएंगी। पति पत्नी के मध्य कुछ टकराव स्वतः पैदा हो रहा है। लव लाइफ बहुत अनुकूल है, लव लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लव लाइफ की बड़ी बाधाओं से बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके साथ कुछ बहुत सकारात्मक हो रहा है। कुछ स्थितियां आज दवाओं से ऊपर उठेंगी जब आप मानसिक मजबूती प्राप्त करेंगे। मकर राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है? आज सफ़ेद रंग धारण करिएगा। क्या नहीं करना है? ब्लैक कलर अवॉइड करिएगा। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, दिनांक 1 जून दिन सोमवार। बहुत मुश्किल से हर एक स्थिति पर आपको सकारात्मकता मिलेगी और आज की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। मित्रों का भी सानिध्य रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में तनाव दूर होंगे, व्यापारिक मुश्किलों से बाहर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में अचानक से कुछ किसी की वजह से समस्या आ सकती है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत सकारात्मक है। सरकारी क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र के लिए आप सबसे अनुकूल व्यक्ति हैं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की उतार चढ़ाव की स्थिति खराब नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप बिल्कुल सामान्य रहिएगा, जिससे आपके ऊपर किसी तरह का तनाव ना आने पाए। लव लाइफ आपके लिए आज एक नया आयाम देगा। लव लाइफ में जो बड़ी बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी। लव लाइफ के लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की तकलीफ और बैक की प्रॉब्लम आज हो सकती है। कुंभ राशि के लिए प्रयोग क्या करना चाहिए? आज का दिन बेहतर करना है तो गौ माता को कुछ खाने को दीजिएगा। गाय को रोटी भी दे सकते हैं, हरी सब्जी भी दे सकते हैं। क्या नहीं करना है? आज अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। हरा रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके साथ है। मीन राशि, 1 जून दिन सोमवार। पढ़ाई के मामले में आज मीन राशि वालों के लिए बड़े अवसरों की प्राप्ति होगी। मानसिक मजबूती के कारण आज मन भी लगेगा पढ़ने में। आज ग्रुप स्टडी के मैटर्स भी शेयर हो सकते हैं, मटेरियल्स भी शेयर हो सकते हैं। आज व्यापार प्रभावित हो रहा है, बिजनेस की स्थिति अच्छी नहीं है, व्यापारिक नुकसान कुछ उठाने जा रहे हैं आप। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की उपदेशात्मक चीज़ नहीं है। कोई बॉस आपको कुछ ये नहीं कहेगा कि ऐसा किए होते। आज सरकारी क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है। लेन देन में सावधानी बरतें, साइन करते समय सावधानी बरतें। मीन राशि, 1 जून सोमवार। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, विवाद हो सकता है, पति पत्नी के मध्य तनाव हो सकता है। थोड़ा अपने आप को सामान्य करने की आवश्यकता है। लव लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा है, शादी की चर्चा कर सकते हैं। लव लाइफ में मेजर इशू आज हल हो जाएंगे। स्वास्थ्य आज
माइग्रेन और हार्ट की प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। वर्कलोड आज ज़्यादा मत लीजिएगा। क्या करना चाहिए आज किसी ज़रूरतमंद को कुछ मीठा दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है पहले ही बता दिया। वर्कलोड नहीं लेना है। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 51। ये तो रहा राशियों का हाल। आगे बढ़ेंगे अब जान लेते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति जिसके लिए आप खुद सोचते हैं कि एक बड़ा मौका अब आपको मिलना चाहिए। अगर उस मौके की तलाश में है और ये मौका अगर प्रेम में चाहते हैं तो आपके लिए ज्योतिष जरा हट के कार्यक्रम में लव सीरीज चल रहा है आजकल। लेट ना करिएगा, तुरंत कनेक्ट करिएगा। और हाँ, रात 11 से लगातार 50 मिनट तक ज्योतिष का लाइव शो आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज आचार्य संतोष संतोषी पर। हिंदी में टाइप करिए फेसबुक पे जाकर आचार्य संतोष संतोषी, हमारा पेज खुलेगा, लाइक करिएगा और रात लाइव जुड़िएगा। आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष ख अक्षर वृषभ या मिथुन, छोटी ई अक्षर कर्क ला, सिंह आ अक्षर, कन्या ध तुला, द अक्षर वृश्चिक ट, धनु च अक्षर, मकर ता, कुंभ ल अक्षर और मीन न। बस हो गया, आपके अपने शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की इंक से लिखना है और अपनी पॉकेट में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं आज के सक्सेस की तरफ। उल्टे पांव पर थोड़ा सा जल गिरा लीजिएगा और फिर बाहर निकल सकते हैं मास्क लगाकर, गमछा बांधकर, या घर में ही रहिए अगर आवश्यक नहीं है निकलना। बस एक संकल्प कि अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलते हुए प्रॉपर शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए बाहर कहीं पर भी बिना थूके छींके ध्यानपूर्वक मास्क लगाकर और फिर अपने जीवन को इम्यूनली स्ट्रांग करते हुए कदम बढ़ाइए। जुलाई से हम जो सिटीज़ विज़िट करते थे, अलग अलग शहर, हम विज़िट करना शुरू कर देंगे। 8 जून के बाद होटल्स वगैरह खुल ही रहे हैं। हर कोई ध्यान रखेगा तो किसी को आने वाले समय में परेशान नहीं होना पड़ेगा। और कैसे ध्यान रखा जा सकता? अगर आपको कुछ शारीरिक लक्षण दिखते हैं, एक तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर, और जरा सा भी लक्षण दिखे तत्क्षण आप वहाँ अपडेट करिए, नज़दीकी जगह पर आप अपडेट करिए, डॉक्टर से परामर्श करिए, घर में खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करिए, एक कमरे में कैद करिए 14 से 20 दिन के लिए। ये सब प्रिकॉशंस हैं। इन्हें हमें किसी और के लिए नहीं करना है, अपने लिए और अपने अपनों के लिए करना है। कहीं से भी बाहर आते जाते हैं, अनजान अजनबी लोगों से मिल लेते हैं तो भी आप क्वारंटाइन करिए, सफाई का ध्यान रखिए। सब कुछ 3 महीने से करते आ रहे हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं, 2 साल 4 साल के बच्चे जान गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। घर बैठे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, श्री राधे। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऑल पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है।
और फिर दोस्तों नीचे आकर कमेंट करके बताइए आप कहाँ पर रहते हैं, आप अपने राज्य, शहर या गांव या फिर जिले का नाम कमेंट करके बता सकते थे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप कहाँ पर रहते हैं। हेलो दोस्तों, अभी भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में जो है भारी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। दोस्तों जो है एक चक्रवात जो है काफी तेजी से फैल रहा है और उसकी वजह से जो है काफी राज्यों में जो नुकसान होने के समान जो है दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और साथ में उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश यानी कि लगभग देश के सभी राज्यों की मौसम की जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है काफी ज्यादा राज्यों में जो है छिटपुट के साथ भारी बारिश होगी और अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने के अनुमान है। और तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ 1-2 स्थानों पर बौछारें गिर सकती है और पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है और राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। और दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा के दक्षिण हिस्सों में जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उसके बाद विदर्भ, मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के जो है मौसम में कुछ जो है शुष्क हो जाएगा। वही दोस्तों दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां पूरे सप्ताह चलती रहेगी। दूसरी ओर मराठवाड़ा में जो है विदर्भ के उत्तरी जिलों में तापमान तेजी से ऊपर आएगा। वर्धा, अकोला, यवतमाल, बुल्डाना और साथ में जलगांव और नागपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री तक जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं बिगड़ते मौसम का मिजाज देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश के जो है शामली, सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, ललितपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, इसके साथ ही अनुमान लगाया कि सहारनपुर और शामली के कई जगहों में ओले गिरने की भी आशंका। आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर जो है भारी गर्मी के साथ जो है काफी ज्यादा जो है लू का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश के काफी ज्यादा जिलों में। वहीं दोस्तों हरियाणा में भी अचानक बदलेगा मौसम, कुछ जिलों में जो है छिटपुट तो कुछ जगहों पर भारी गर्मी के प्रकोप। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है इन राज्यों में जो है केरल और कर्नाटक में तेज बारिश और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जो है चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में जो आज सुबह से इलाकों में बारिश हो रही है। कर्नाटक में मैंगलोर शहर और केरल के तिरुवनंतपुरम के कुछ हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है। इसे एम्फान तूफान का प्रभाव माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गंभीर चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते वर्षा की चेतावनी जारी की गई। इसी दौरान मछुआरों को सलाह दी कि अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की दक्षिण खाड़ी में जो है बंगाल की केंद्रीय खाड़ी और जो है काफी ज्यादा जगहों पर बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आवाजाही न करे, यानी कि जाए और आए भी ना। और दोस्तों साथ में उत्तराखंड और आज बदलेगा मौसम का मिजाज, इन 5 जिलों में हो सकती है बारिश। जी हाँ दोस्तों उत्तराखंड में भी जो है काफी ज्यादा जगहों पर जो है मौसम बदल सकता है। साथ में राजस्थान के जो है इन जिलों में जो है छिटपुट के साथ भारी बारिश होने के अनुमान है। और दोस्तों तूफान का कितना कहर रहेगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दोस्तों राजस्थान के जो है काफी ज्यादा हनुमानगढ़, अलवर, सीकर और झुंझुनू और श्रीगंगानगर और चूरू में जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है धूल भरी आंधी चलने और कुछ भागों में मेघ गर्जना की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में जो है लू का दौर शुरू होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और दोस्तों आपको बता दूं तड़के में जो है कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर में धूल भरी हवा चलने पर पारा गिरावट आएगी। और वहीं राजधानी जयपुर में सूर्योदय के साथ ही धूप की तपिश भी जो है शहरवासी बहाल रहे। हालांकि सुबह जो है शहर में करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। वहीं दोस्तों माउंट आबू में भी, श्रीगंगानगर में 21.8, पिलानी में 21.9, सीकर में 23, चित्तौड़ में 23.6, चूरू में 23.7, वंशथली में 25.1, फलोदी में 26.2 और साथ में जयपुर में 26.6, बीकानेर में 26.6, डबोक में 26.8, बूंदी में 27.2, अजमेर में 27.5, बाड़मेर में 28.4, जैसलमेर में 28.6 और जोधपुर में 28.7। ये जो है न्यूनतम तापमान जो है इन शहरों का रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दोस्तों अगले 6 घंटों के दौरान जो है साइक्लोनिक तूफान में तेजी आने की संभावना है। आपको बता दोस्तों अगले कुछ घंटों में खतरनाक हो सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले कुछ घंटों में तूफान के और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने की आशंका है। और उड़ीसा सरकार ने जो है 12 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। और एक अनुमान बताया जा रहा है कि दोस्तों जो इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। इसकी वजह से उड़ीसा, बंगाल में 2 दिनों तक जो है भारी बारिश की आशंका है। और मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जो है मौसम बदलाव देखा जा सकता है। वहीं अगले 72 घंटों के लिए बिहार के लिए अहम है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम हाल जो है काफी ज्यादा जो है बदल सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं भुवनेश्वर मौसम विभाग में बताया गया है कि अगले 6 घंटों में अम्फान सुपर साइक्लोनिक तूफान में जो है तेजी में आने की संभावना है। और हमने गजपति, पुरी, गजवंतपुर, सिंहपुर और केंद्रपाड़ा के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। और गतिविधियां बालासोर और साथ में भद्रक, जाजापुर, मयूरभंज, खुर्जा, कटक में बढ़ाई जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दूं मौसम विभाग की माने तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस तूफान से जो है काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। और जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा जो है कम ज़्यादा होने के
ये अनुमान रहेगा, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा तूफान के जो है धीरे और जो है स्पीड से पकड़ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कल बारिश होगी कि नहीं, तो आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से मौसम का हाल बिगड़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और 4 mm बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों गए 3 दिन से जो है लगातार पारा चढ़ रहा है, जिससे उमस भरी गर्मी जारी है और आज से दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। और जो है आसपास का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। और हवा में नमी की मात्रा जो है 79% रही, वही जो है 5.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी चली। वही दोस्तों आपको बता दूं आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की माने तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश में मौसम ने जो है करवट ली है और उत्तर प्रदेश का सुहाना मौसम खत्म हो गया और तापमान में लगातार तेजी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में रविवार को जो है 19 शहर ऐसे रहे जहाँ तापमान 40 डिग्री के पार चला गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है अब उत्तर प्रदेश वासियों को सहना पड़ेगा, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी का मौसम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक जो है 75 जिलों में से 19 जिलों में तापमान 40 के पार चला गया। कुछ जिलों में तापमान 43 डिग्री जो है उसके ऊपर पहुँच गया है। और दोस्तों रविवार को जो है प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म शहर झांसी रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दूसरा नंबर पर रहा। इसके बाद आगरा और हमीरपुर का नंबर रहा, जहाँ 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और दोस्तों आपको बता दूं जो है इस महीने में जो अपना गर्मी के लिए जाना जाता है और जो है बहुत सुकून भरी गर्मी पड़ रही है। और बांदा, झांसी, प्रयागराज जैसे शहर अपनी कड़कड़ाती गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। इन शहरों में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। तो दोस्तों इस बार जो है इतना देखने को नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ पर अभी कितनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वही दोस्तों आपको बता दूं मौसम विभाग की माने तो जो है देश भर में एक तरफ कोरोना की मार तेजी से पड़ रही है, तो वही दूसरी तरफ जो है ऊपर वाले का तांडव भी जारी है। इसी बीच दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत के कुछ राज्यों में चक्रवाती तूफान अम्फान का भयानक रूप देखने को मिल सकता है, और जिससे जो है हर कोई दहशत में है। दरअसल दोस्तों जो है अचानक बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने जो है और भी खतरनाक रूप ले लिया है, जिसके पश्चिमी जो है बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। और यही वजह है कि इस कारण से इन दोनों राज्यों में जो भीषण बारिश के साथ जो है तेज हवा का रुख भी देखा जा सकता है। ऐसे में स्थिति और हालात हो सकती है। और दोस्तों मौसम विभाग ने दोनों राज्यों को अलर्ट कर मछुआरों को जो है सोमवार को जो है समुद्र में न जाने की खास चेतावनी दी है। इसके बाद जो है कोलकाता स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक GK दास ने जानकारी देते हुए कहा कि जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की सरकार के गृह सचिव द्वारा जारी गए बयान में साफ कहा गया है कि सरकार तंत्र यहाँ के हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा यह भी बताया कि राहत शिविरों में शामिल जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन पूरी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उड़ीसा की जो है यहाँ के विशेष जो है आयुक्त के मुताबिक जो है गंजम, गजपति, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, कटक और खुर्दा और नायागढ़ के जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए पहले से ही कहा गया। और फिलहाल जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और हालांकि निचले क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहाँ से किसी और सुरक्षित स्थान पर प्लान कर जो है इससे जुड़ने के लिए जो है फैसले स्थिति बात करने बाद लिया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के इन जिलों में जो छिटपुट के साथ भारी बारिश होगी। आने वाले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश का मौसम बदलेगा। और राजधानी लखनऊ के हाल की बात करें तो राजधानी लखनऊ के लिए एक दिन पहले मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों में शाम तक जो है मौसम तेजी से करवट लेने का अनुमान लगाया था। और लखनऊ का आसपास इलाकों में आंधी और पानी आया। और मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में शाम तक मौसम बदलेगा उनमें बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, मोहाबा, हमीरपुर और शामिल है। और इसके साथ ही राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिले सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, बरेली, संभल में जो है मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान भी काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान केरल के कई हिस्सों में जो है भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, असम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में जो हल्की बारिश हुई है। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला। वहीं बात करें देश भर में कैसा चक्रवात है और क्या कहां पर कैसा साइक्लोनिक बना है, तो देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो चक्रवात अम्फान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य और इससे सटे भागों पर पहुंच गया है। अब यह अत्यंत गंभीर चक्रवात में बदल गया और अनुमान है कि आज शाम तक ये सुपर साइक्लोन बन जाएगा। बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों के साथ साथ जो है अंडमान सागर के शेष भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पाकिस्तान के ऊपर है और एक अन्य चक्रवाती सिस्टम पूर्वी बांग्लादेश और मेघालय पर बना हुआ है। और केरल के तटों के पास जो है अरब सागर पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों आपको बता दूं आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो है मौसम का बदलाव देखने को मिल सकता है और बिहार के काफ़ी ज़्यादा जिलों में जो है अभी भी गर्मी का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके यहाँ पर अभी मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मौसम विभाग की माने तो दोस्तों अम्फान का असर जो है बिहार में भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर अम्फान तूफान का असर देखने को मिल सकता है। और आपको बता दूं
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जो है जानकारी दी गई है कि उत्तर पूर्वी बिहार में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, मतलब पूर्णिया और साथ में कटिहार, सहरसा, सुपौल और मिथिलांचल के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और जैसे कुछ भयंकर जो है जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का मौसमी सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप कौन से राज्य से एरिया गाँव में रहते कमेंट करके। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित जिला स्तरीय कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला अस्पताल से सटे हुए एमसीएच अस्पताल को 100 सीटर कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज के लिए वहां तमाम सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने मरीजों के अस्पताल में इलाज से जुड़ी तमाम जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने अस्पताल के संभावित कामकाज की पूरी प्रक्रिया से कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों के प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था है। संक्रमण रोकने के लिए अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार ने जिला अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर एवं मरीजों को मिल रही सुविधा के बारे में बताया। कलेक्टर श्री जैन ने जानकारी लेने के बाद कहा कि जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने सिविल सर्जन से लेप्रोस्कोपी सुविधा के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। उन्होंने कहा कि यथासंभव डीएमएफ मद से यह सुविधा जिले की जनता को जिला अस्पताल के जरिए मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर एडीएम जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत की सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी, संयुक्त कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी इंदिरा देवहारी, एसडीएम लवीना पांडे, जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार प्रेमी, जिला अस्पताल की कंसल्टेंट स्वाति यदु, डीपीएम सृष्टि मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश्वरी पटेल आदि उपस्थित रहे। बलौदाबाजार से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। विभिन्न राज्यों से स्वराज लौटे प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को तो आपने बखूबी सुना होगा, जिन्हें खाना पीना, रहना और बसने की सुविधा सरपंच द्वारा नहीं दी जा रही। परंतु एक गांव ऐसा भी है जहां का सरपंच प्रवासी मजदूरों के लिए मांस मच्छी की व्यवस्था कर अपनी जिम्मेदारी की डींगे हाँकता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। स्कूलों में क्वारंटाइन पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को कभी गर्मी, भूख, प्यास तो कभी जहरीले सांप सरीख ने परेशान कर रखा है। यह सब कुछ ऐसा है मानो नर्क का द्वार किसी ने खोल दिया है। परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में भी एक सरपंच, जिसने अपनी गलती छिपाने और अधिकारियों के सामने अपनी नाक ऊंची करने की जद्दोजहद में ग्रामवासियों की बातों को अनसुना कर अपनी अलग ही राग अलापे जा रहा है। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी का, जहां पर कुछ दिनों पहले ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले नदी में मछली मारने की कवायद शुरू की गई थी, जिसे सरपंच के द्वारा कोरोना महामारी और तमाम प्रकार की बातों को रखते हुए मना कर दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच की बात को मानते हुए मछली मारना बंद कर दिया। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद सरपंच पति राम कुमार गंधर्व के द्वारा खुद ही अधिकारियों को खुश करने के नाम से उसी नदी में दूसरे गांव से मछुआरे बुलाकर मछली मारना शुरू कर दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए ग्रामीणों ने सरपंच को मना किया और उसकी पुरानी बातें उन्हें याद दिलाई। सरपंच के द्वारा ग्राम सोनपुरी सरपंच पति सरपंच है कावेरी, लेकिन उसके पति द्वारा आतंकवादी फैलाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है और इसमें कार्यालय में खुलेआम डेली एक दिन नहीं 8 दिन जाता, मीटिंग होते रहता है। दारू मुर्गा अधिकारी लोग भी आते हैं और वहाँ दारू मुर्गा का मीटिंग होते रहता है और जनता यहाँ प्रताड़ित है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जैसे आज मछली खेले थे, हाँ, पंचायत भवन पंचायत भवन के द्वारा मुनादी किया गया था कि मछली नदी में नहीं मारना है और स्वयं अधिकारियों को खिलाने के लिए मछली मारा गया। मैडम लोग आते हैं, उनके लिए मछली की व्यवस्था करना, ये चोरी के मतलब तरीके से नदी के मछली को मारा जा रहा है और प्रतिबंधित गाँव वाले के लिए किया गया है 5000 रुपया दंड के लिए। ये सरपंच पति के द्वारा ये आतंकवादी फैलाया जा रहा है और ऐसे सरपंच का पूर्ण इस्तीफा होना चाहिए। तो कुछ भी काम करे, जो भी कुछ करना है, पति जो है आज के बाद जो है किसी भी प्रकार कोई भी काम में जो है विघ्न बाधा ना डाले। हाँ, न ग्राम पंचायत ना ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई व्यवधान डाले। इस तरह से हमारी मांग है और अगर ये मांग नहीं होगा तो हम लोग धरना में जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे, वीडियो के पास जाएंगे, तहसील में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जहां जाना होगा हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे। यही हमारी मांग है। या नहीं हो सकता तो सरपंच इस्तीफा दे। परिचय बताएंगे। मेरा नाम भागवत प्रसाद पांडे है जी। मैं ग्राम पंचायत सोनपुरी का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत सोनपुरी में रहता हूँ जी जी। मूल निवासी हूँ जी। आज सरपंच जो है, आज आपके गांव में हमारे रमझाझर के टीम आए हुए हैं, गांव के सभी आप लोग इकट्ठित हुए हैं, क्या समस्या है बताइए। हाँ, बता रहे हैं सर। ग्राम पंचायत में जब से कोरोना का ये संक्रमण जो मतलब लागू हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत में सूचना दिया गया है कि मछली नहीं मारना है, है ना? मछली नहीं मारना है। हम गांव का सब पालन कर रहे हैं। गांव के एक व्यक्ति मजदूर से लेकर के जो भी किसान है सब पालन कर रहे हैं। और इसके बाद सरपंच जो भागा डालवाए तो हम गांव के आदमी बिल्कुल बाइकाट बंद कर दिए। उसके बाद सरपंच मछली मार करके स्वयं खा रहे हैं और खवा रहे हैं। गाँव को किसी को नहीं मारने देते, अपने लोग खाते हैं। आज रात को जैसे उन लोग कल रात पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस लोग यहाँ आए थे, इन लोग सूचना फर्जी दिए हैं और यहाँ आकर के
पुलिस वाले खैर कुछ नहीं किए हैं, है ना। आए हैं, देखे हैं, और बच्चे तो थे, हम लोग तो नहीं थे, है ना। अभी हमको बुलाए हैं गांव ज्ञान मान करके। पूरा आपका गांव इसका विरोध कर रहा है ना? जी, पूरा गांव का विरोध है ना। गांव वालों को न दिए बाहर के आदमी को बुलाकर मछली मारा जा रहा है। सरपंच को विरोध है जय। जो कि अभी ग्राम पंचायत में इतना हुड़दंगी मचाया गया है। किसके द्वारा मताया गया? सरपंच के द्वारा। सरपंच क्या हुड़दंगी मताया गया? अभी बाहर में जो रोड टूटा है, तो रोड टूटा है ना, सरपंच कौन है? राम कुमार गंधर्व। पत्नी है, पत्नी नहीं है, पत्नी कहीं भी नहीं गया। राम कुमार गंधर्व कहीं भी नहीं गया है, कहीं भी नहीं गया है, वही वो आता जाता है। नहीं तो सरपंच तो कावेरी भाई है। हाँ, कावेरी भाई, लेकिन कावेरी वाली कोई हाथ नहीं है इसमें। कहीं भी कुछ पंचायत के काम कराओ, सील लगाओ, दस्तखत लगाओ, आप लोग अभी तक ग्रामीणों का जैसे अभी रोजगार गारंटी काम चल रहे थे, वहाँ से हम 8 दिन के अंदर में डिमांड भरते हैं। वो डिमांड अपना कावेरी वाली के होना चाहिए, तो आप राम कुमार ही साइन करके देता है ना। वहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो अपना डिमांड लेकर, अपना फार्म लेकर, पावती लेकर जाते हैं। इन सब का आप लोग सीओ साहब के पास शिकायत की थी कि नहीं की? अभी तक के कहीं नहीं है, पहले बार है सर। 4 महीने ये पहली बार अभी हुआ है ना। ये पहले बार में क्या है, अपना अभी बन गए हैं, तो थोड़ा बहुत गाँव की जनता से कुछ ही में से चलेंगे। ऐसे कोई आदमी आपसी बोलता है लेकिन करता नहीं है। और एक अचानक मछली का नाम लिखे हुआ है, इसीलिए ये दंगा फसाद हो रहा है कि पूरा इकट्ठा जनता हाहाकार मतार इसी के लिए हो रहे हैं। जैसे अपना रोड है, रोड जहाँ है तो रोड कई जगह का रोड ऐसे बना है, जहाँ नहीं बनना है वहाँ बना है कानून से बेकानून। जैसे अपना मकान कटवार के राधे श्याम कटवार के घर में मेरा मकाम है, वहाँ मैं 5-6 ट्रैक्टर माटी डाला था। वहाँ जीसीपी चला रहे थे सरपंच, वहाँ जाकर मैं बोला कि माटी क्यों खना रहे थे, बस एक शब्द बोला हूँ। उसके बाद जो पंच रहा वो बोला कि सरपंच से लगाया फोन। अरे सुना सर थोड़ा 2 मिनट। और वहाँ से तत्काल सरपंच फोन किया तो मैं कि फोन नहीं, यहाँ मौका गणित में आता हो। वहाँ से मैं आज यहाँ पूरा पंच सरपंच पूरा मेरे को अंदर करने के लिए पूरा यहाँ माहौल बना दिया। अच्छा, सभी शराब भी पीते क्या? अब शराब वो समय पता नहीं है सर, अपने दूरिया में बैठे थे, है ना भाई। वो बीच में शराब के बीच में नहीं थे, है ना। रिपोर्ट लिखाने की धमकी दे रहे थे क्या? हाँ, पूरा रिपोर्ट मेरा बन गया था, पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया था। नहीं कहे उसको तत्काल में डंका बना के अंदर करे को मोर समय आ गई। नहीं राम जी, ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में गांव के जो नगरीय के जो है ना, तो यहाँ सरपंच और पंच का पूरा इस्तीफा होना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। परंतु इस पर सरपंच पति के न मानने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया, जिस पर सरपंच पति राम कुमार गंधर्व ने त्वरित रूप से पुलिसिया कार्रवाई करवाते हुए ग्रामीणों पर मारपीट व गाली गलौज कर अपनी बात को सही साबित करने पर तुला रहा। ये पुलिस बुलाया सर और सीधा मारने लगा उतर कर। क्यों बुलाया था पुलिस? पता नहीं सर, चिल्ला रहे हो क्योंकि बुलाया और धमकी दे रहा था, वो कर दूंगा, हम जाल नहीं निकालेंगे, ऐसा बोल रहा है। कहाँ पर मारा है? कौन मारा इसको? पुलिस वाले ने मारा, इसीलिए हम लोग कोटवार भी है, मेरे को खींच कर धरने गर्दन पकड़ मछली नहीं मारना है ऐसा करके पूरा पहले मुनादी हुआ था नदी में। और ये जो है जबरदस्ती अपना पूरा आदमी बुला करके यहाँ गांव वाले को छोड़कर दूसरे गांव वाले को बुला करके यहाँ जाल डलवा दिया। इसी के नाम से रात को जो है बैठक हुआ था, जिसमें इन लोग पुलिस बुला करके 2-4 बच्चे को मरवाए, पिटवाए, गाली गलौज करवाए। इस पर कुछ समझदार ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देकर त्वरित रूप से घटना स्थल पर बुलाया, जिस पर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सरपंच पति राम कुमार गंधर्व का विरोध करने लगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों का सरपंच पति के ऊपर आरोप है कि वह आए दिन पंचायत भवन में शराबखोरी, मांस मच्छी का भक्षण करता रहता है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध करते हैं। परंतु अब तक सरपंच पति अपने ऐशो आराम और छोटे मोटे अधिकारियों के साथ बैठकर
गुलछर्रे उड़ाने में मशगूल रहता है। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के ब्यूरो प्रमुख मुगेली ईश्वर साहू द्वारा सरपंच पति राम कुमार गंधर्व से ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के विषय में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ आरोप को खारिज करते हुए क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को उचित व्यवस्था देने की बात कही और इसीलिए मछली मारना स्वीकार किया। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात भी है कि क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को कहीं खाना तो कहीं बिजली तो कहीं पानी नसीब नहीं हो रहा और इस ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों को सरपंच द्वारा मछली मारकर खिलाया जा रहा है। कल तो शराबखोरी भी सरपंच द्वारा यही बात कहते हुए पंचायत भवन में कराया जा सकता है। मैं हूँ राम कुमार गंधर्व, सरपंच जैसे कि हमको सूचना मिली कि यहाँ मछली के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है 5,000 रुपया करके, उसके बावजूद भी ग्रामवासियों के बिना पूछे आपने नेट खुलवाया करके और पूरे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आपके सामने अभी इकट्ठे हुए हैं और आपका विरोध भी कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं इस संबंध में? इसका कारण ये है, हमने प्रतिबंध लगाया खुद भी जी, मैं ही लगवाया था प्रतिबंध पंचायत की सहमति से, पंचायत बॉडी की सहमति से जी। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि ये घाट घटोड़े सबको मछली मारने वाले लोग बहुत गंदा कर रहे हैं जी। कभी भी किसी भी समय जाकर के वहाँ गंदगी फैला हम सब साफ सफाई के मद्देनजर हमने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अभी कोरोना के इस टाइम में जैसे क्लोरोटाइन सेंटर है जी, यहाँ क्या हो रहा है, जितने प्रवासी भाई आए लगभग हमारे यहाँ 140 प्रवासी आए, तो ये प्रोसेस मेरा 8 दिन से चल रहा था क्योंकि हमारे पास अभी शासकीय बजट मुझे मिला नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं है और कहीं से कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है। तो हमने ये देखा जहाँ तक हमसे हुआ, हम अपने पंचायत में पंचायत बाटी से लेकर के चंदा किए हैं आपस में, कोई कुंटल चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई सब्जी दिया। उसके बाद भी जो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे प्रवासी भाई हैं, इनका डिमांड कभी कोई मुर्गा बोले, कभी कोई मछली बोले, है ना, कभी कोई दाल चावल सब्जी में नहीं खाएंगे, कभी कोई बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर में थे। हमने सोचा पंचायत बाड़ी में हमने निर्णय लिया, क्यों ना यार, हमारा नदी है ना, और पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पंचायत की सहमति से, ग्रामीणों को हमने नहीं पूछा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पंचायत की सहमति से आज ये गेनेट लगवाए हैं, जबकि मछली अभी निकाले नहीं। और हमारा मानना ये था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारा भाई है उनको हम एक खिलाएं। एक बात, दूसरी बात अभी ये है कि उनके डिमांड को पूरा करना ये प्रमुखता नहीं है, उनको जो भी बन रहा है चावल दाल सब्जी ये देना है, न कि उनको मुर्गा दारू और मछली ये देना उचित नहीं है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह है, अगर ऐसा डिमांड को ऊँची करते रहेंगे तो आपके गांव में तभी प्रतिबंध लगा हुआ है, आपको कम से कम ग्रामवासियों को भी पूछ लेना चाहिए था। जी, मैं नहीं पूछे हैं, इसलिए ग्रामवासी सब क्रोधित हैं। इसीलिए ये लोग कल भी आए थे, तो हमने सोचा पंचायत स्तर पे हम इसका निर्णय ले लेते हैं, है ना। अगर मैं गलती किया हूँ तो पंचायत में जो नियम है जो सबके लिए हो मेरे लिए जी, है ना, मैं उनके विरुद्ध तो नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे चोर चौराहा वगैरह वगैरह, हमने अभी क्या किया, सारे रोड को चौड़ी कर दिए हैं। अतिक्रमण वाले जो भाई थे पंचायत की सहमति से हम हटा दिए, तो कुछ लोग उसको हवा दे करके, है ना, पब्लिक को भड़का रही है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी सुनने में ये आया है कि हाँ कोई अधिकारी आते हैं तो उसको आप मछली निकलवा के खिलवाते हैं करके, और यहाँ शराब और आपका बाटल मिलता है करके। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए क्या होता है, लोगों का किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान बात है, और जो पद में रहता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। हाँ, लोगों के पूछे जाने पर ये भी बताया गया कि यही मुर्गा बनता है पंचायत भवन में, यही सब बंद बैठ करके शराब पीते हैं करके। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना, जो यहाँ शराब पीता हो या मुर्गा खाता हो। हाँ, चाय जरूर बनाते हैं, है ना। और अगर मान लो जैसे आप सुबह से आए हैं तो हम चावल सब्जी की भी व्यवस्था रखे हैं, है ना। नाश्ता ना करा के मान लो आपका लंच टाइम हो गया तो हम अपनी इस तरह से वो भी व्यवस्था रखें। अभी गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं कि नेट को निकालने के लिए मछली, अभी आप क्या करेंगे? अभी गांव की जो सहमति होगी, मैं गांव के विरुद्ध नहीं हूँ, गांव की जो सहमति होगी लेकिन वो भी शांतिपूर्वक। कल ऐसे ही हुआ, इतना हुड़दंग किए हैं ये लोग, इनका एक वीडियो मैं रखा हूँ, इतना हुड़दंग किए गली गली। अभी भी आप देख सकते हैं धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं भी बोला ये फैसला अभी आप लोग छोड़ दो, आप लोग जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन आप धारा 144 का पालन करें, और खास करके कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंस बना के रखें। फिर भी लोग मेरे बात नहीं सुन रहे थे। तो धारा
144 का बात किए, डिस्टेंस की बात किए, तो आप वो सरपंच पति हैं और अभी आप मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बारे में क्या बताएं? सर ऐसा है, देखिए मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, आप देख रहे हैं, है ना। मैं अभी मास्क लगा के गया था, लेकिन जैसे ही अभी ये लोग गए मेरे पास कि आप चलिए वहाँ पंचायत का ताला खोलिए, ताला खोलिए, मैं ताला खोलने आ गया हूँ, है ना। नहीं, ये मास्क एकदम जरूरी है, क्योंकि आप जी सर, आपके जनप्रतिनिधि हैं जी और सरपंच पति हैं जी। इन लोग भले मत लगाए, इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल लगाना। मैं मानता हूँ सर। मीडिया टीम भी यहाँ पहुँची है, इसके सामने पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखेगा जी। और मास्क आप खुद नहीं लगाए हैं जी। मास्क के बारे में मेरा यही कहना है, मास्क मैं लगाया था, लेकिन ये पसीने पसीने हो गए तो वहीं पर छोड़ दिया हूँ। जहाँ अभी बैठक थी उसी जगह मैं छोड़ दिया हूँ। मास्क लगा हुआ है, मैं अभी उसको लगा दूँ। अभी क्या करेंगे, गिनेट को निकालेंगे, कैसे करेंगे? जैसा हमारा सहमति बने ग्रामीण भाई और हमारा पंचायत। बहरहाल ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच पति के ऊपर ग्रामीणों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है और कई जगह आवेदन प्रतिवेदन सुपुर्द करने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई सरपंच या सरपंच पति के ऊपर नहीं की गई है, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। सरपंच हटाओ गांव बचाओ के नारे के साथ कोरोना महामारी और लोग उनकी विकट परिस्थिति में भी बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना किसी बीच बचाव के सरपंच द्वारा ग्रामीणों की बातों की अवहेलना करते हुए गांव और गांव की नदी में देखा गया। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी खबर के प्रसारण उपरांत किस प्रकार से जिम्मेदारों के द्वारा इस आवश्यकता से ज्यादा जिम्मेदार सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाता है। पथरिया से ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना से घर बैठे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। पुसौर क्षेत्र के स्कूलों के 270 कक्षाओं में 9171 विद्यार्थी हो रहे लाभान्वित। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना के अंतर्गत 200 शिक्षक प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक न केवल अपने विद्यालय के छात्रों को वरन समूचे विकासखंड के विद्यार्थियों तक पढ़ाई को उनके द्वार तक ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक भी रुचि लेते हुए वेबसाइट ऐप के माध्यम से घर में रहकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक घर में ही व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर कर छात्रों को सभी विषयों को समझाने का पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। दिनांक 6 से 8 मई तक की स्थिति में 60 प्राथमिक, 89 मिडिल, 46 हाई और 85 हायर सेकेंडरी स्कूल के कुल 270 कक्षाओं में 9171 छात्र लाभान्वित हुए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश पटेल द्वारा लगातार प्राचार्यों के साथ मीटिंग लेते हुए इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए 1 जून से संकुल स्तर और जोन बनाकर कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया है। सीआरसी, सीएससी एवं संकुल नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। समय सारणी, विषयवार शिक्षकों की ड्यूटी, रोटेशन पद्धति के अनुरूप 1 हफ्ते का शेड्यूल तैयार कर शीर्ष अधिकारियों तक प्रेरित करना होगा ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। इस योजना को सफल बनाने में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल, सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कांता तिवारी, बी पटेल, नैमिष पाणिग्रही, मोहन नायक, उमा शंकर गुप्ता, मिडिल प्रभारी नरेंद्र चौहान, एस सारथी, पुष्पांजलि दासे का विशेष योगदान रहा। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत कार्यालय में छजका नेता एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी के निधन पर लॉकडाउन की स्थिति में भी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर श्रद्धांजलि सुपुर्द की गई। देखिए रिपोर्ट। नगर पंचायत अध्यक्ष ग्वालदास अनंत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार थे। जोगी जी राज्य भक्ति, सादगी व ईमानदारी के प्रतीक थे। जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे नेता हैं जो लगातार 17 वर्षों तक कलेक्टर रहे। नगर पंचायत सभापति संपत जायसवाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हम सभी को माननीय अजीत जोगी के सिद्धांतों, सादगी व ईमानदारी, सहज जीवन शैली को अपनी जीवन में ढालना चाहिए एवं उनकी कार्यशैली पर चलते हुए अपने प्रदेश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जायसवाल सिंह छाबड़ा, जसपाल सिंह छाबड़ा, जयप्रकाश लोधी, ओमू दीवान, अभिषेक सिंह यादव, रवि राठौर, तुलसी सोनवानी, अनिल साहू, कमल डरसेना, गुलशन साहू, मोन्टू जायसवाल उपस्थित रहे। आज ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद ये क्षण है, न केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए जो हम लोग एक नज़दीकी पारिवारिक मित्र भी रहे, राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव माननीय जोगी जी के साथ काम करने का अवसर आया। कई रूप में देखा उन्हें, कलेक्टर के रूप में देखा, बाद में सांसद के रूप में राज्यसभा में गए, इस रूप में देखा, संगठन के राष्ट्रीय स्तरीय पदाधिकारी के रूप में देखा, बाद में 2000 से मुख्यमंत्री के रूप में पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने। हर रूप में उनको देखा और निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट है कि अद्भुत जीवटता के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया और छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रियता की हासिल की जो बहुत ही बिरला हो सकता है। गरीब हो, अमीर हो, समाज के सभी वर्गों में समान रूप से जोगी जी की एक विशिष्ट पहचान बना के उन्होंने रखी थी। और आज जब वो जीवन और मौत से आदमी कैसे लड़ सकता है, 20 दिनों तक ब्रेन डेड होने के बाद भी ये संघर्ष करते रहे और डॉक्टर विज्ञान भी इस बात के लिए समर्थित हो गया कि इतने समय तक ब्रेन डेड होने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। ये उनकी अद्भुत जीवन जीने की शक्ति और इच्छा शक्ति बताता है। तो हर क्षेत्र में हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा। विधानसभा के अंदर उनकी विद्वतापूर्ण भाषण सुना, आक्रमण भी उतने ही तेज़ी से करते थे और जैसे ही विधानसभा के हाल से बाहर आते थे फिर ठाके लगा के मुस्कुरा के मिलना, उनकी ये तरीका अपने आप में अद्भुत था। बहुत नज़दीक से हम लोगों ने काफ़ी क्षण बिताए। आज मैं अपनी ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मृतात्मा को शांति मिले, ईश्वर उन्हें स्थान दे और परिवार को इस कठिन शोक को सहने की क्षमता दे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुई खदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। देखिए क्या है पूरा मामला। पुरानी रंजिश को लेकर वह मृतक की करतूतों से परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने दिया था वारदात को अंजाम। मृतक का मोहल्ले में घुसकर चोरी करना, डराना धमकाना एवं बच्चों को मारने की धमकी से गाँव वाले थे परेशान। मामले में सभी 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छुईखदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। आरोपीगण परमानंद जम्मारे पिता रूपऊ जम्मारे 40 वर्ष, लोकेश पिता परमानंद जम्मारे 24 वर्ष, नोहतलाल ठाकरे पिता रामावतार ठाकरे 22 वर्ष, मोहन उर्फ कोमल पांचे पिता गुहरी 48 वर्ष, बजारू पांचे पिता गुहरी पांचे 45 वर्ष, नरसिंह पांचे पिता लिमतरिहा पांचे 37
वर्ष, नंद कुमार पांचे पिता स्वर्गीय सुखुराम पांचे 40 वर्ष, कुलेश्वर ठाकरे पिता गौतरिहा 24 वर्ष और जलचंद पिता मोहन पांचे 20 वर्ष सभी ग्राम पंचायत मायापारा, गोंगले थाना सालेवारा, जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गौरतलब हो कि 25 मई को ग्राम गोंगले निवासी नारद पिता फेकूराम पांचे उम्र 30 वर्ष की गुमशुदगी का सूचना पंचू पिता बैसाखू पांचे ने दी थी, जिस पर थाना सालेवारा ने गुम इंसान क्रमांक 04/2020 दर्ज कर पतासाजी किया जा रहा था। 23 मई को गुम इंसान नारद पांचे का शव ग्राम कंसिंगा के खेत में रूपलाल यादव के खेत में कुआं में होने की सूचना होने पर मौके पर मर्ग क्रमांक 06/2020 धारा 174 कायम कर पंचनामा की कार्रवाई किया गया। घटना स्थल अवलोकन एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के आधार पर मामले का खुलासा हुआ कि 7 मई को परमानंद जम्मारे के लड़के को मृतक नारद पांचे द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी दिन रात्रि लगभग 10:30 बजे ग्राम गोंगले के परमानंद जम्मारे के घर के समीप सभी आरोपी खाना खाने के बाद बाहर बैठे हुए थे। उसी समय मृतक सोलर पंप में पानी पीने आने के दौरान लोगों को देखकर उपवास करने लगे। मृतक के उपहास को सुनकर सभी आरोपियों ने एक मत होकर मृतक के ऊपर पत्थर लाठी डंडे से मारकर अधमरा कर दिया, जिसे बाद में आरोपियों ने बांधा तालाब गोंगले उठाकर पुनः मारपीट करने पर मृतक ने दम तोड़ दिया। मृतक के दम टूटने पर शव को छुपाने के लिए ग्राम कंसिंगा खार के कुआं में फेंक दिया था, जिस पर थाना सालेवारा ने अपराध क्रमांक 25/2020 धारा 302, 201, 34 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। पुलिस हिरासत में पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने अपनी गुनाह कबूल लिया है। आरोपियों ने मृतक की हरकत तंग आकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने पर आज गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र सालेवारा, उप निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, शेष नारायण कश्यप, आरक्षक मनोज हरमुख, बसंत राठिया, प्यारेलाल धुर्वे, दौलत मरकाम, भुवन पोरते, आनंद देवाले एवं ईश्वर मरकाम का सराहनीय योगदान रहा। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुईखदान ब्लॉक के गंडई नगर में गत दिवस राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता ली। देखिए यह रिपोर्ट। गंडई के जमींदार व पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल टाकेश्वर शाह खुसरो ने राजीव गांधी न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान कहा है। श्री खुसरो ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार किसान पुत्र हैं, जिसने किसानों की पीड़ा को महसूस करते हुए धान की अंतर राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में दिया है। अंतर की राशि 4 किस्तों में देने से किसानों को जरूरत के समय में काम आने की बात उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार से कृषि कार्य को मनरेगा में जोड़ने की बात कही है, जिससे अन्य शहरों में पलायन करने वाले मजदूरों में कमी आएगी और उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की बात कही है, जिसके चलते कोरोना की मार झेल रहे लोगों को राहत मिल सकेगी। वार्ता में राजमहंत व वरिष्ठ नेता महेश दास रात्रे ने राज्य सरकार द्वारा अंतर की राशि को 4 किस्तों में दिए जाने का मजाक बनाते हुए विपक्ष पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को साल में 3 किस्तों में दे रही है, तो राज्य सरकार अंतर की राशि 4 किस्तों में देना कहां तक गलत है। आज की जो बैठक आज आयोजित की गई है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने निर्देशित किया था कि राजीव जी के शहादत दिवस के दिन किसान के लिए जो महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, राजीव गांधी न्याय योजना, जिसको पूरे प्रदेश में किसानों के हित में चुनाव संपन्न होने के पूर्व जो
हमारी सरकार ने, भूपेश जी की सरकार ने जो किसानों को वायदा किया था, वायदा के अनुरूप प्रति कुंटल धान की खरीदी में जो भावांतर की राशि थी, उस राशि का प्रथम किस्त किसानों को दिया गया। इस संबंध में हमने ये बैठक आयोजित किया था ताकि किसानों को हम बता सकें कि किसान सरकार जो है किसानों के साथ है। आगे की योजना क्या है सरकार की किसानों के लिए? किसानों के हित में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें किसानों की धान खरीदी है, किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करना है, और किसानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योजना ये है कि मनरेगा से किसानों का जोड़ा जाए। ये जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से कोविड के चलते, कोरोना के चलते पूरे विश्व में महामारी का जो प्रकोप है और जिस तरीके से अपने अपने प्रदेशों से मजदूर जो है पलायन करते हैं, इस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा और इस मनरेगा से किसानों को भी बहुत लाभ होगा और मजदूरों को काम मिलेगा। आज तो अगर आप कोरोना वाली बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत तेज़ी से फैलने लगा, इससे पहले कंट्रोल था, उसकी खास वजह क्या हो सकती है? अब उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया, उस निर्णय के चलते लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के बाद आम व्यक्ति को ये बीमारी नहीं थी, ये खास लोगों के द्वारा ये बीमारी जो है अपने देश के अंदर में प्रवेश किया, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व में और पूरे भारतवर्ष में, खास करके हम भारतवर्ष की बात करते हैं, मजदूर तबके के जो लोग थे, जो अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों के लोग जिस तरीके से जिस भीड़ में काम कर रहे थे और एकाएक सारी यात्रा स्थगित हो गई, ट्रेन बंद हो गया, हवाई यात्रा बंद हो गई, बसेस बंद हो गया, अंतर्राज्यीय संसाधन सारे सुविधा जो है आवागमन की बंद कर दी गई, जिसकी वजह से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। जो लोग संक्रमित नहीं थे वो लोग भी इस संक्रमण के चपेट में आ गए और आज हर व्यक्ति के लिए ये महामारी जो है भयावह हो गई है। अब तो केवल एक ही चीज़ इस बीमारी को रोकने में कामयाब कर सकती है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसी को अपनी सजगता का परिचय आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये बीमारी है, उस बीमारी से निजात पाने का एक प्रमुख संसाधन यही है। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं बुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को असुविधाओं वाली खबर आपने बहुत देखा और सुना होगा, मगर छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ठंडार के स्कूल में प्रेत आत्माओं ने मजदूरों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए, क्वारंटाइन हुए 2 महिलाओं ने 2 दिनों से प्रेत आत्माओं के साथ कैसा खेला खेल। गौरतलब हो कि ठंडार स्कूल में लगभग 30 से 35 लोग क्वारंटाइन हुए हैं। ये सभी लोग खाने कमाने अन्य शहर गए थे। शहर वापसी होने पर इनको ग्राम के ही स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन हुई 2 महिलाएं 22 मई को अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकत करने लगी। महिलाओं द्वारा हरकत करते देखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई लाया गया, जहां पर उपचार में किसी भी तरह का रोग सामने नहीं आया। गांव के लोगों ने प्रेतात्मा का साया मानकर क्वारंटाइन सेंटर में तांत्रिक का सहारा लिया। झाड़ फूक करने के बाद दोनों महिलाएं सामान्य हो गईं, लेकिन 23 मई के शाम 5 बजे फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। ये काला जादू है या कुछ और, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। ग्राम ठंडार के क्वारंटाइन सेंटर में 2 गर्भवती महिलाएं ऐसी शिकायत किया कि उनको कुछ अदृश्य शक्तियाँ जैसे महसूस हो रहा है, तो डॉक्टरों को सूचित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुँची, उनको पूरा सघन जाँच कराने के लिए उनको गंडई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहाँ उनका पूरा जाँच हुआ, लेकिन वहाँ पर भी वो अदृश्य शक्तियों की शिकायत कर रही थी। तो राजनीति करवा के वहाँ के साइकोलॉजिस्ट से उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी। काउंसलिंग करवाने के बाद कुछ ज़्यादा तथ्य इसमें इस वक्त पकड़ में नहीं आया, तो महिलाओं को जो है
शिकायत इसमें अभी सामने नहीं आई है। उनके घर में बिल्कुल स्वस्थ है और रेगुलर उनका चेकअप हो जाता है। लेकिन क्या है, परिवार वाले अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए वहाँ पे जो पैदा होता है उसको लाकर लाए थे, लेकिन वो जो है क्राइम सेंटर के बाहर ही था, उसको अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी और पैदा भी क्योंकि परिस्थितियाँ सामान्य होती थी, इसलिए पैदा भी वापस जी अपना नाम राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर नगर पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम जमकुही में लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। इधर कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब आदेश कर रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, मगर वहां पर किसी प्रकार का सुविधा नहीं देखी गई। देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच खुद उठा रहा है लाभ। ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम जमकुही में लगभग 23 से अधिक लोग मजदूर हैं, जहां पर न तो पानी की सुविधा है न ही खाने पीने की। यहां पर मास्क और सैनिटाइजर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। यहां पर यह भी देखने को मिला, इस ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर तो बना दिया गया है, परंतु यहां पर रहने के लिए न ही पंखा है और न ही बिजली की सुविधा। लोग गर्मी से बेहाल हैं। क्वारंटाइन सेंटर के बाहर पेड़ के छाए में गर्मी को मिटाने के लिए सभी मजदूर निकल कर घूमते नजर आते हैं। यहाँ का शौचालय इतना गंदा है कि बैठने के लायक भी नहीं। बहुत बदबू मारा थे, आज जाते आदमी मतलब लेके कमरन फिसल जाते, हमन खुद बोलथन तो लेके जाते, और साफ सफाई कर्मचारी है वो भी ध्यान नहीं देवत है, न यहाँ सरपंच न सचिव कुछ भी नहीं करत है, और बहुत परेशानी भानी है। और खाना पीना है बेमरू बोलते 14 दिन हो गए अभी तक नहीं मिले हमन ला, 11-12 दिन हो गए अभी तक नहीं मिले। चावल आए बोलते चावल भी नहीं देवत है, रखे हुए है बोलथन तो का बोलते ठीक है तुम घर में जहाज ओखा बाद कुछ नहीं होता भाई, का करबन सेफ्टी इतना महत्व इतना बात मारा थे, पानी वानी के भी किसी सुविधा नहीं है। करी सावा है तो वहाँ पर मकड़ियों ने अपना घर और संसार बसा रखा है। साफ सफाई की दूर दूर तक यहाँ पर नामो निशान नजर नहीं आता। वहाँ के मजदूरों से पूछने पर यह बताया गया कि सरपंच हम लोगों को किस प्रकार की सुविधा दे रहा है। ये तो दूसरा बगल से आवा तो पानी है, पाइप लगा था दूसरा आदमी देते लेकिन ये पंचायत में ऐसे कुछ ऐसे मिलत नहीं है कि हम हर चीज अपन घर से खाते हैं। लात भी तो गेट नहीं खोलत है, आधा नीचे में गिरत है, आधा थाली मात है, और बोला तो हम खुद थक गए। आखिरी फिर आप मन से यह नहीं पता। सरपंच को बोलने पर सरपंच कहता है हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम किसी को कुछ सुविधा नहीं दे सकते। ग्राम जमकुही के उप सरपंच धनऊ राम और पंच रजमंत यादव द्वारा 1 क्विंटल चावल क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए मजदूरों के लिए लाया गया, मगर सरपंच ने उन मजदूरों को देने के लिए चावल को मना कर दिया। हमारे पत्रकार साथी ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच को इस समस्या के बारे में चर्चा किया। तब ग्राम पंचायत सोनपुरी का सरपंच अपने लग्जरी रूम को दिखाने ले गया और यहाँ वहाँ की बातें करते अपने लग्जरी रूम की खासियत से हमें अवगत करवाता रहा। सरपंच अपनी चकाचौंध भरी दुनिया में इस कदर मशगूल था कि वह यह कहते नहीं थका कि आसपास के ग्राम पंचायतों में ऐसा लग्जरी पंचायत भवन आपने कभी देखा नहीं होगा। सभी समस्याओं के बारे में पूछने पर सरपंच ने कहा मैं रोज समस्या के बारे में सीओ कुमार साहब को अवगत करवाता हूं, जानकारी देता हूं, मगर अधिकारी इन समस्याओं को नजरअंदाज करते लगातार टाल मटोल कर रहे हैं, तो इस पर मैं क्या कर सकता हूं। बहरहाल पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सोनपुरी ग्राम पंचायत का सरपंच अपनी लग्जरियस दुनिया में मशगूल है और अधिकारियों ने भी सुस्ती साध रखी है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी किस कदर परेशान हो रहे मजदूरों को गर्मी से राहत अधिकारी सरपंचों द्वारा दिलाया जाता है, या फिर ऐसे ही लू और नौटप्पे की मार सहते ग्रामीणों का प्राण पखेरु उड़ने वाला है। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ में बेवजह भीड़भाड़ इकट्ठा करने वाले दुकानदारों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 दुकानों पर 49,300 की चालानी कार्रवाई की है। देखिए यह रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा रायगढ़ शहर को रेड जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की बढ़ती श्रृंखला को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन व जिला पुलिस द्वारा आज सुबह से सख्ती बरती जा रही है। रायगढ़ एसडीएम सहित निगम और पुलिस अधिकारियों द्वारा आज दुकानों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई एवं दुकानों के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क पहनकर दुकान में नहीं बैठने तथा सैनिटाइजर न रखने एवं दुकानों में बेवजह भीड़भाड़ इकट्ठा करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू की गई है। जहां पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सहित निगम के कर्मचारियों द्वारा पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों, दुकानों, हाट बाजारों को चेक किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदार एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे दुकानों में ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा करने के साथ जुर्माना की कार्रवाई चलती रहेगी। शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे कंप्लीट लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बगैर काम घूमते पाए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में रायगढ़ एसडीएम यूके उर्वशा के साथ सीएसपी अविनाश ठाकुर, नायब तहसीलदार प्रकाश पटेल, नायब तहसीलदार रुचि अग्रवाल, नायब तहसीलदार श्रुति शर्मा, कोतवाली टीआई SN सिंह, नगर निगम कर्मचारी तथा पुलिस बल मौजूद थे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिला में आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो के परिचालन हेतु विभिन्न शर्तों के तहत मिली अनुमति। बिना अनुमति परिचालन की दशा में होगी कार्रवाई। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिला में कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं एवं साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। जन सामान्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर जिला एक से दूसरे जिले आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को 28 मई 2020 से परिचालन हेतु विभिन्न शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। जिले के भीतर टैक्सी ऑटो का परिचालन नियमानुसार होगा। अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिवहन एवं आवागमन हेतु ऑनलाइन ई पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सीजी कोविड-19 ई पास एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण निम्नानुसार ई पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेब लिंक है e-pass.cgcovid19.in के माध्यम से मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ई पास के बिना अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। रायपुर के होटल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग बेकाबू तरीके से आसपास फैलने लगी। आनन फानन में पहुंची मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा दुकान जलकर खाक हो चुका था। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के पास शाम के 7 से 7:30 बजे 3 स्टार कैटेगरी होटल ली राय में भीषण आग लगने से आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण किसी सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है, मगर पूरी जानकारी अभी तक पता नहीं चल पाई है। होटल ली राय में जब आग लगी तब आसपास के लोगों ने दमकल की गाड़ियों को बुलाया। दमकल की गाड़ियां पहुंचने के पश्चात आग पर काबू पाने में वे कामयाब रही। पुलिस स्टेशन के पास सभी पुलिसकर्मी और आसपास के थाना वाले पहुंचे। अभी जांच पड़ताल की कार्रवाई जारी है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। इंसानियत को शर्मसार कर दिया अधिकारी ने। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव। एक डिस्पोजल थाली के लिए तरस रहे मजदूर। अखबार में खाना परोसा जाता है। देखिए कैसे इंसानियत को शर्मसार करते जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है अधिकारियों ने। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से मजदूरों को लेकर क्वारंटाइन सेंटर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। राजनांदगांव के लोहारा से 4 किलोमीटर दूर बिरनपुर गांव है, जहां के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को अखबार में खाना परोसने का मामला सामने आया है। मजदूरों को अखबार में चावल, दाल और सब्जी परोसी गई। चावल और सब्जी तो अखबार में ठहर गई, मगर दाल बह निकली। इन तस्वीरों को देखकर यह लगा कि क्या अधिकारियों द्वारा मजदूरों को जानवर समझा जा रहा है? क्या सरकार मजदूरों के लिए डिस्पोजल थाली की व्यवस्था तक नहीं कर सकता? ये समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश के अधिकारियों और सरकार को इस बदतमीजी के लिए बधाई दी जानी चाहिए। पत्तल न खरीद कर अखबार में खाना खिलाकर अधिकारियों और सरकार ने करोड़ों रुपए बचाए हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से आए दिन खबरें आती हैं कि कोई मजदूर फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है। मजदूर भाग रहे हैं। अब तक कई मजदूर विभिन्न कारणों से मर चुके हैं। इसकी वजह उनके साथ हो रही अमानवीय बर्ताव भी हो सकता है। बहरहाल प्रवासी मजदूरों को स्वदेश, स्वग्राम, स्वघर लौटने के बाद भी अखबारों में खाना खिलाया जा रहा है और वे चाव से खा रहे हैं। आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि किस कदर मानवता को शर्मसार करते इन अधिकारियों, कर्मचारियों और सरपंच सहित तमाम आला अधिकारियों को शर्मसार कर देने वाली यह घटना का असर किस प्रकार देखा जाता है। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और इस वक्त अगर हम बात करें ये आपका बिलासपुर रोड से या कहें मुंगेली बिलासपुर रोड से रायपुर बिलासपुर रोड के बीच में ये बाईपास बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये बाईपास जो है लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। ये सीधा आपका दशरंगपुर के पास से ये आपके रायपुर रोड में निवासपुर जो गांव है वहाँ पर इसको रायपुर रोड से जाकर ये मिलाती है। अगर इस रोड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये अभी जो 33 mm है, 33 mm इस सड़क की मोटाई है। जो डामर रोड आप देख रहे हैं तो इसकी 33 mm इसकी मोटाई है और इसमें कई जगह जो टचअप किया जा रहा है उस टचअप में ये 44 mm के आसपास आता है, ऐसा इनका कहना है। और जो आप मुरुम देख रहे हैं ये लाल कलर का जो मुरुम है, इस मुरुम को यहीं लोकल खदान से, वैसे वो खदान नहीं है, उसको यहाँ के कुछ दबंग रसूखदार जो नेता हैं उनके सानिध्य में इसको खुदाई करके लाया गया है। इसके लिए कोई परमिशन, इसके लिए कोई किसी भी प्रकार से रॉयल्टी वगैरह नहीं पे किया गया है। ये सरपंच के गांव से इसको खोद कर लाया गया। आप लाल कलर की मुरुम देख सकते हैं। वैसे मुंगेली जिला
में जहाँ पर भी इस प्रकार के मुरुम आपको नज़र आएंगे वो ऐसे ही कुछ जो प्राइवेट खदानें हैं, जो कि प्राइवेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो दबंगई से सरकारी जो ज़मीन है, नदी किनारे का जो ज़मीन है, वहाँ पर जो मुरुम पाया जाता है उसको मुरुम को खुदाई करके बगैर किसी के परमिशन के वो लेके आके यहाँ पर डंप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सड़क है, इस सड़क का निर्माण जो है वो दिलीप बिल्डकॉम एक कंपनी है उसके द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस प्रकार के जो हाईवा हैं, ये इन्हीं हाईवा से लाया जा रहा है। बहुत सारे इसमें मुरुम है, लाल कलर का मुरुम, मतलब उसी खदान से यहाँ पर खैरवार गांव पड़ता है, खैरवार के बाद यहाँ पर पालचुआ पड़ता है, पालचुआ और जमहा के बीच में एक नदी है आगर नदी, उसी आगर नदी के तलहटी से इस मुरुम को लाया जा रहा है। वो जो खुदाई जहाँ पर की जा रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा हो चुका है, वो इतना गहरा खान हो चुका है जिसमें अभी बरसाती पानी, जब गर्मी के बाद बरसात का पानी जब भरेगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर समस्या आने वाली हैं। और हमने वहाँ पर बात किया आसपास के गांव वालों से तो ये बातें भी सामने आई कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। सरपंच को कई बार मना किया गया ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन सरपंच की दबंगई की वजह से अब तक उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। हमने इसकी जानकारी एसडीएम को दी, कलेक्टर को दी, उन्होंने कई बार संज्ञान में इस बात को लाने के बाद उन्होंने कई बार कार्रवाइयाँ की, कई गाड़ियों को पकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी फिर धड़ल्ले से खुदाई जारी है। अब स्थिति ये है कि इस सड़क का जो निर्माण है ये कार्य लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। ये उधर रायपुर रोड से लेकर बिलासपुर रोड में अब ये मिलने जा रहा है। बमुश्किल अब इस निर्माण की अगर बात करें, सड़क के निर्माण की बात करें तो 1.5 किलोमीटर की दूरी लगभग और बची हुई है जिसमें डामर डालना है। बाकी मुरुम वाला जो काम है वो लगभग हो चुका है, परंतु अभी भी वहाँ पर खुदाई जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुरुम का जो कारोबार है या इस अवैध उत्खनन का जो कारोबार है कितना फल फूल रहा है। यहाँ पर अधिकारियों के सानिध्य में इस चीज़ को अंजाम दिया जा रहा है, इस खुदाई को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल इस खुदाई की अगर बात करें, हमने जिस गाँव की जानकारी ली है, केवल ये वो ऐसा गाँव नहीं है जहाँ से ही मात्र खुदाई हो रही है। आसपास के नदी से लगे हुए जितने भी गाँव हैं उस क्षेत्र में अवैध खुदाई जारी है। अभी फिलहाल जो यहाँ के कलेक्टर थे डॉक्टर सर्वेश्वरानंद पूरे, अब उनका यहाँ से तबादला हो चुका है और अब वो दुर्ग में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। उनके जगह पे हमारे यहाँ जो पीसी एल्मा साहब हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। अब उनके संज्ञान में इस बात को लेके आते हैं, अब देखते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। जो कलेक्टर हैं वो रायपुर में उन्होंने लंबा एक अरसा बताया हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट से काम करते हैं। तो अब देखते हैं आगामी दिनों में ये जो मुरुम है, इस अवैध मुरुम का जो कारोबार है, अवैध रेत का जो कारोबार है, अवैध उत्खनन का जो कारोबार है, इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाता है। बहरहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद न्यूज़ चैनल आरजे रमझाझर। टिल देन गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंद
एक सेऊ तो गोपाल एक हो मेरो मन लाग्यो सब भांति नंदलाल सो मेरे देवी देव गुरु मात पिता बंधु इष्ट हो मित्र सखना तो सब एक गोप
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है, हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। इससे आया उससे आया, इसे किसी से जोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर में, धैर्य का धागा तोड़ो ना। हुआ कोरोना जो तुझको, तू किसके दर पर जाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। ना बाबा ना कोई मौलवी आकर तुझे बचाएगा। किसने तुम्हें दिमाग दिया, किसने तुमको भड़काया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। मत मारो उसको पत्थर जो तुम्हें बचाने आया है। ना हिंदू से आया है ये, ना मुस्लिम से आया है, हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। हर एक जाति धर्म मजहब पर कहर कोरोना ढाया है। दुनिया भर में इस वायरस ने खूनी खेल रचाया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। सावधान बस वही नहीं जिसको इसका एहसास नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। कोई दवा नहीं है इसकी, इसका कोई इलाज नहीं। इस बीमारी से कुछ ना कुछ हिंदुस्तानी सीखेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। कई बीमारी जीती है, कोरोना से भी जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, कोरोना से जीतेंगे हम। पूरा मामला कैमरा जनपद पंचायत के सिमगा के सीईओ वर्तमान में जो रुपेश पांडे पदस्थ है, वो अपन फेसबुक अकाउंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बाबा साहब के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी करके पोस्ट करे। होकर पोस्ट में वो है ये कहे है कि बाबा साहब 6 साल के उम्र में चोरी करीस। होकर बाद होकर माता पिता वाला घर से भगा दीज। फिर अपन लंगड़ी मौसी के यहाँ चोरी करीस 8 साल के उम्र में, फिर भगा दीज। फिर वह फुटपाथ में सोए रही से तो एक ब्राह्मण समाज द्वारा ओला उठा करके
ओला पढ़ाई लिखाई करीच, ओकर परवरिश करीच, ओला अम्बेडकर सरनेम ओला नाम दीज कर जो है अम्बेडकर, तो कर वो ब्राह्मण के दिए हुए सरनेम करके बताते रुपेश पांडे अपन फेसबुक शेयर करे ओकर अनुसार। और ओकर अलावा SC ST के जो महिला है तेकर साथ में शारीरिक शोषण करे करके वो दो समुदाय के बीच में वो लड़ाई उत्पन्न करना चाहते। वो है रुपेश पांडे आगे एकर अलावा बाबा साहब और भी मतलब देशद्रोही है, देश के गद्दार है करके बता देगे है। तो मैं वो रुपेश पांडे ला मैं बता देना चाहता हूँ, रुपेश पांडे अपन आँख नाक कान सब खोल के सुन ले। तय है जब डोंगरगढ़ में रहे है तब तय लाखों रुपया के चोरी कर रहे हैं, जेकर FIR आज तक भी है और वो भी सत्ता के दबाव में आकर के आज तक कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, ये जो तेज कुंवर नेताम जी जो कांग्रेस विधायक रही सब है मोहला मानपुर में, ओकर साथ भी तय बदतमीजी करे, ओकर साथ भी तय छेड़छाड़ करे, ओहू आज तक भी FIR तो होए लेकिन कार्रवाई आज तक भी नहीं हुए। और एक और जो डोंगरगढ़ में वो जो महिला कर्मचारी है जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के जो महिला कर्मचारी के साथ भी ये दुर्व्यवहार करे, वो भी एकर खिलाफ में FIR लिखाए है, ओकर बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो बार बार यह महिला के साथ ये अत्याचार दुराचार ये करते अपन खुद, और खुद वो भ्रष्टाचार करे, खुद चोरी करे है, जेकर जांच प्रतिवेदन में सिद्ध हो गए है कि रुपेश पांडे चोर है। और ये चोर के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं होती, एकर सती एकर हौसला बुलंद हो गए है। और ये है एक वजह से बार बार आज हमार महान पुरुष भारत के संविधान निर्माता के विरुद्ध ही आपत्तिजनक पोस्ट करे है। अगर एकर खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बार बार एकर हौसला ये ऐसने करते रही और अन्य व्यक्ति है एकर देख सीख करके बाबा साहेब के प्रति ऐसने है भावना गलत भावना बना के चली। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द रुपेश पांडे CO के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए। यदि कार्रवाई नहीं करी तो मैं रुपेश पांडे ला बता देना चाहता हूँ, शासन प्रशासन ला भी बता देना चाहता हूँ, यदि शासन प्रशासन रुपेश पांडे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो फिर भीम रेजिमेंट संगठन कार्यवाही करे बर सक्षम है। और ओला सिखा दे जाही, ओला ओकर इतिहास बता दे जाही कि रुपेश पांडे में कि ओकर इतिहास का है, वो का जानते इतिहास के बारे में, हम बताबो ओकर इतिहास होथे का। जी हाँ, आज हो चुका 1 जून 2020 मंडे सोमवार। और आइए दोस्तों नए दिन नए सप्ताह और नए महीने की शुरुआत के साथ ही जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत बहुत सारी महत्वपूर्ण और अपडेट खबरें निकल कर आ रही हैं। ताजा खबरों में जानेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को क्या बड़ी बातें बताई, और साथ ही एम्फान तूफान के बाद मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 5-6 राज्यों में बहुत भयंकर तूफान की चेतावनी जारी की है, वो भी आपको बताएंगे। और हाँ, आज से दोस्तों देश भर में कई सारे नए नियम कानून कायदे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू होने जा रहे हैं। LPG गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट है, पेट्रोल डीजल महंगा होने को लेकर भी खबर है, रेलवे बसें चलने को लेकर भी अपडेट है। इसके अलावा चीनी वायरस को लेकर भी अपडेट है, लॉकडाउन 5 में कुछ नियमों में बदलाव भी है, जानेंगे। परीक्षाओं को लेकर भी अपडेट है, किसानों के लिए बड़ी खबर है, GST काउंसिल मीटिंग को लेकर भी खबर है। आइए फटाफट से एक एक करके सभी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 50 बड़ी खबरें बताते हैं आपको फटाफट से। पहली खबर है दोस्तों मौसम समाचार से संबंधित, जहां अरब सागर के ऊपर तूफान सक्रिय हो चुका है। 3 जून तक गुजरात महाराष्ट्र में ये तूफान दस्तक दे सकता है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है, जो कि 3 जून तक कभी भी आ सकता है। 1 जून 2 जून और 3 जून तक स्पेशली सावधान रहने की जरूरत है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को। वहीं दोस्तों मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज सोमवार को इन 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो दरअसल आपको बता दें कि एम्फान के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा, जो कि 3 जून तक गुजरात महाराष्ट्र में दस्तक दे सकता है। जी हां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने रविवार को बताया दोस्तों कि अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन रहा और इसके 3 जून तक महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय जिलों तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व और इससे सटे पूर्व मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर आज सुबह एक कम दबाव का क्षेत्र बना, जो कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान इन 3 राज्यों में तूफान आ सकता है, गुजरात महाराष्ट्र और इसके आसपास, जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है ना। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है, तो आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण
मध्य महाराष्ट्र और इसके आसपास के कुछ हिस्सों में पश्चिम असम पर भी कुछ बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में भी बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। साथ ही अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये तो रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं देश के कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां चीनी वायरस को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों कि ये वायरस इंसानी संकट है, कोई सियासी नहीं। महज सरकार की आलोचना करने से जो व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं वो वापस जिंदा नहीं हो जाएंगे। जहां गुजरात हाईकोर्ट ने दोस्तों ये जो पॉलिटिक्स, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है ना इस चीनी वायरस को लेकर, जो कांग्रेस ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, बीएसपी वो कर रही है, वगैरह वगैरह, तो इसी राजनीति पर गुजरात हाईकोर्ट ने यह मसला दिया कि ये वायरस जो है इंसानी सभ्यता पर एक संकट है, हम सभी को मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। इस पर कोई राजनीतिक चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता है ना, सही बात भी है। चलिए अगली खबर है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। देख सकते हैं कि अगर 1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल भुगतान किया ना आपने 1 साल में, तो आपको भी ITR यानी कि इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जहां इनकम टैक्स वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए फॉर्म अधिसूचित जारी कर दे गए हैं और सरकार ने किसी व्यक्ति के चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा या वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान होने पर आयकर रिटर्न भरना और उसका ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया। यानी कि इन 2 तरह के कैटेगरी के लोगों को इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आयकर विभाग को लेकर और एक अपडेट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बदलावों के साथ जारी किए नए ITR फॉर्म। 30 नवंबर लास्ट डेट है, तब तक आपको रिटर्न भी भरना, ध्यान रखिएगा। ये कुछ नए फॉर्म वगैरह भी जारी कर दिए, तो स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अमेरिका ने दे दिया था जवाब। भारत में वर्चुअल रियलिटी मॉडल से हुई मिस्र के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी। जहां देखिए दोस्तों भारत की चिकित्सा पद्धति कितनी पॉपुलर होती जा रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस बच्चे की हार्ट सर्जरी करने के लिए अमेरिका ने भी जवाब दे दिया था कि नहीं होगी हमसे, उसको भारत में वर्चुअल रियलिटी मॉडल से उसकी हार्ट सर्जरी कर दी गई। तो दोस्तों इससे पूरे भारत का दुनिया में नाम रोशन हुआ। ये संपूर्ण भारतीय नागरिकों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि भारत में चिकित्सा पद्धति अच्छी होती जा रही है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस हैं, तो इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए 1 लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी की गई 11 साल के बच्चे की, जो कि मिस्र का है ना। अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और चलिए अपना आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां ट्राई ने यह क्लेरिफिकेशन दिया। आजकल आपको पता होगा, हाल ही में 1-2 दिन पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, 10 से 11 अंकों के हो सकते हैं। तो ट्राई का ऐसा कहना है कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, ऐसी कोई ट्राई की योजना फिलहाल नहीं है। ट्राई ने सिर्फ इतना कहा दोस्तों कि लैंडलाइन नंबर के आगे 0 लगाना कंपलसरी कर दिया जाए, इस तरह का डॉट को प्रस्ताव दिया था ना। चलिए अगली खबर है कि भारत और चीन सीमा विवाद पर बोले अमित शाह, मोदी सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर नहीं होने देगी। तो दरअसल आजकल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर ये कुछ मसला चल रहा है। इस पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तरीय संवाद चल रहे हैं और उम्मीद है कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को भी स्पष्ट चेतावनी देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमा में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो इस तरह के कदमों को कड़े जवाब भी दिए जाएंगे। अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था दोस्तों एक आम की चटनी के साथ समोसे की तस्वीर को, ठीक है ना। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इस चीनी वायरस को हराने के बाद साथ में समोसा खाएंगे। ये एक 2 देशों के बीच की दोस्ती को, संगम को बढ़ाता है। अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि नोएडा में देखिए महिला को सिम अपग्रेड के बहाने किया फोन और फिर उड़ा दिए 9.5 लाख रुपए। जहां उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 108 की घटना है। मैं आपको ये खबर पता है क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहें, ताकि आप किसी भी तरह के ठगी के शिकार ना हो पाए। तो दरअसल ये ग्रेटर नोएडा यूपी की महिला को फोन आता है एक, और फोन पर सामने वाला बंदा बोलता है कि आपकी 3G सिम को 4G में अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपकी 3G सिम सेवा जल्दी बंद हो जाएगी। फिर कुछ ऐसे ही रिक्वेस्ट वगैरह कुछ पूछा होगा और फिर 72 घंटे तक भी सिम एक्टिवेट नहीं हुआ, 6 दिन तक भी नहीं हुआ और फिर पता चला कि खाते से 9.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो चुका था। ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहें आप। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड नंबर वगैरह, बैंक अकाउंट डिटेल, OTP, CVV, ATM, डेबिट कार्ड नंबर, ये कभी किसी के साथ मोबाइल कॉल्स पर शेयर ना करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, देश भर में सोमवार से यानी कि आज से शुरू होने जा रही 200 स्पेशल ट्रेनें, जिससे मजदूरों प्रवासियों का घर जाना तो आसान हो ही जाएगा। मैं आपको पहले भी अपडेट बता चुका हूँ ऑलरेडी। और ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने खुद कह दिया कि 200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज से होने जा रहा है। अच्छी बात है, रेलवे की अच्छी पहल है। और चलिए अगली खबर है कि इन बैंकों से लोन लेना होगा फायदेमंद, क्योंकि 1 जून से इन बैंकों की लोन रेटें कम होने जा रही है, सस्ती होने जा रही, सीधी बात है। तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करने के बाद अब 3 अन्य बैंकों ने भी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट में कटौती की है। कौन कौन से बैंक हैं? यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इन 3 बैंकों से दोस्तों अगर आप 1 जून के बाद लोन लेते हो तो आपको लोन पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दरें कम चुकानी पड़ेगी, ठीक है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 0.40% तक की कटौती की है। अब नई रेटें
दरें 6.80 हो चुकी हैं 1 जून 2020 सोमवार से आज से लागू होने जा रही है। ठीक है, यूको बैंक ने भी ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की है। अब नई रेट है 6.90। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25% तक की कटौती MCLR में की है और उसके बाद सालाना ब्याज दर घटकर 7.70 हो गई, जो कि पहले 7.95 थी। ठीक है, तो इन 3 बैंकों से अगर आप लोन लेते हो 1 जून के बाद तो सस्ता पड़ेगा। चलिए अगली खबर है। मन की बात कार्यक्रम कहता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासियों के पलायन पर कहा कि गांव, जिले और राज्य अगर आज आत्मनिर्भर होते ना तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जो कि अभी आज हमारे सामने खड़ी है। जी हाँ, तो आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के बीच तीसरी बार मन की बात कार्यक्रम से देश को संबोधित किया। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खुल चुका है, यानी कि बाजार वगैरह खुल चुके हैं और ऐसे में हमें और भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। 2 गज दूरी और मास्क लगाना, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कवरिंग माउथ, ये दोनों ही चीजों में कभी ढील नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी यानी जनसंख्या दूसरे देशों से काफी ज्यादा है और इसलिए हमारे सामने चुनौतियां भी ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ काफी कम नुकसान हुआ, जो कि दोस्तों पॉसिबल हो पाया हम सभी की एक सामूहिक कोशिश, एकता के बलबूते पर ही। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले 29 मार्च और 26 अप्रैल को मन की बात की थी और साथ ही उन्होंने कहा दोस्तों कि ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो कि इस चीनी वायरस की महामारी के असर से प्रभावित नहीं हुआ हो। गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उनकी तकलीफ को नहीं समझेगा, क्योंकि पूरा देश उन्हें समझने में लगा हुआ, हर विभाग के कर्मचारी उनके लिए जुटे हुए हैं। 7 कुछ पॉइंट्स उनके मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, जिसमें पहला उन्होंने कहा कि देशवासियों की सेवा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, लोगों के इनोवेशन पर भी उन्होंने कहा कि दिल छू गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए दुकानदार वगैरह कई सारे इनोवेशन आइडियाज लगा रहे हैं, पाइप के माध्यम से सामान देना वगैरह वगैरह। तो और पॉइंट देख सकते हैं कि दुनिया की योग और आयुर्वेद में भी दिलचस्पी बढ़ी है। भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अब दुनिया इंटरेस्ट ले रही है, देखिए, क्योंकि भारतीयों की इम्यूनिटी प्रतिरक्षा पावर बहुत अच्छी है। चौथा पॉइंट आता है कि आयुष्मान भारत योजना के 80% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि गांव के लोगों को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब साथ रहेंगे तो काफी कुछ बचा लेंगे और साथ ही बारिश का पानी बचाने को लेकर भी उन्होंने जोर दिया कि बारिश की एक एक बूंद को बचाना है। देश मुश्किल से पटरी पर आया और इसको वापस हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। तो ये सब कुछ अच्छी अच्छी बातें दोस्तों पीएम मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से की है, जिनका सारांश मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली खबर है कि अनलॉक 1 में खुलेंगे दिल्ली के मंदिर और तैयारियां इसकी शुरू हो चुकी हैं। सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश मिल पाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, अनलॉक 1 जो कि 1 जून से लगने जा रहा है, इसमें दिल्ली के मंदिरों को खोलने की तैयारी भी शुरू होने जा रही है। हालांकि दिल्ली में सभी जगहों पर नहीं खुलेंगे, कौन कौन से इलाकों में खुलेंगे ये लोकल प्रशासन के द्वारा ही तय किया जाएगा। और इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र के अंदर 30 जून तक लॉकडाउन तो बढ़ गया, इसके बाद 3 जून से शर्तों के साथ कुछ रियायतें मिलने जा रही है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर मामले ही महाराष्ट्र में चल रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं लॉकडाउन 5 के, या यूं कहे तो अनलॉक 1 के दौरान, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों कुछ चरण बनाए हैं। पहले चरण में जो कि 3 जून से लागू होने जा रहा, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों की इजाजत होगी। इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि को छूट मिलेगी। दूसरा चरण 5 जून से शुरू होगा। दूसरे चरण के दौरान सभी बाजार, दुकानें OD1 के आधार पर खोलने की अनुमति है। वहीं मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं है। टैक्सी, रिक्शा, कैब को 2 पैसेंजर के साथ इजाजत मिल जाएगी 5 जून से महाराष्ट्र में, है ना। तीसरा चरण महाराष्ट्र में लागू होगा 10 जून से, जिसमें निजी दफ्तर यानी कि प्राइवेट ऑफिस वगैरह को खोलने की भी इजाजत मिल जाएगी। किसी बाहर के जिले से आने जाने की इजाजत फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं होगी। तो ये कुछ फैसले एमएचए गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों कि इस चीनी वायरस को लेकर अभी कुल कितने आंकड़े पहुंच चुके हैं, तो दुनिया भर में अब तक 3,70,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जबकि बेल्जियम के राजकुमार भी इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 61,53,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हालांकि जिसमें से 27,34,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 1,05,000 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये तो दोस्तों ग्लोबल आंकड़े रहे। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में इस समय तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,82,142 पहुंच चुकी है, जबकि 8,380 लोग जो है भारत में वो पिछले 24 घंटों के दौरान नए मामले देखे गए और 1,82,142 कुल संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 89,955 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 86,983 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,164 लोग टोटल इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं भारत से, है ना। तो ये तो रहे इंडिया की ताजा आंकड़े। और चलिए अब बात करते हैं चीनी वायरस के साथ ही देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां एक और अपडेट है कि संक्रमित देशों की सूची में भारत 90 से 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। 2 दिन से हर रोज 8,000 से भी ज्यादा नए मामले देखने को मिल रहे हैं भारत में, और इसलिए दोस्तों अब हमें और भी ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। तो इस चीनी वायरस की खबरों के बाद दोस्तों अब नजर डालते हैं देश के कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे होंगे रिलायंस कंपनी की तरफ से एक नई पहल है। राइट्स इश्यू के शेयर धारकों की मदद के लिए रिलायंस ने चैटबॉट लॉन्च किया, जो कि व्हाट्सएप नंबर के जरिए काम करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं, अगर आप रिलायंस के इन शेयर वगैरह में काम करते हैं तो इन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप हेल्पलाइन के लिए। और चलिए अगली खबर है, NIOS एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के एग्जाम्स की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। 10वीं और
12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई से शुरू होगी। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया, टाइम टेबल भी आप देख पा रहे अलग अलग डेट्स के द्वारा। और चलिए अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्योग जगत को संबोधित करेंगे, जिसमें कुछ इन प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। तो दरअसल इंडस्ट्री और उद्योग से, कारोबार से संबंधित लोगों से चर्चाएं करेंगे। अच्छी बात है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और इसी बीच खबर है दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है, 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। जी हाँ, दरअसल किसानों के लिए खरीफ की फसलों के बीमा की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। जो कि ऋणी किसानी बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य रूप से सूचित कर दें। बाकी 31 जुलाई से पहले आप फॉर्म भर दें अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर गया ना, PMFBY योजना के लिए फॉर्म भरना बिल्कुल सिंपल है। आप अपने नजदीकी ई-मित्र सेंटर पर जाकर के भी फॉर्म भरवा सकते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि GST काउंसिल की 40वीं बैठक 14 जून को होने की संभावना नजर आ रही है। गैर जरूरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने पर विचार हो सकता है, जो कि बिना रूटीन की चीजें है ना, जो रोजाना काम नहीं आती, उन पर टैक्स बढ़ा सकती है सरकार। और काउंसिल की बैठक 40वीं 14 जून को हो सकती है, संभावना है। देखते हैं अगर बैठक होती है और इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। GST काउंसिल मीटिंग का कंक्लूजन सारांश में आपको DLS न्यूज के माध्यम से जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप पर नजर डालते हैं दोस्तों कि आज 1 जून 2020 से देश में क्या क्या नए नियम कानून कायदे बदलने जा रहे हैं। हालांकि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेटेड वीडियो, पूरा सेपरेट वीडियो मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में बता दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फटाफट से सारांश बता देता हूँ, जो कि 1 जून से कुछ नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, है ना। जिसमें है शामिल LPG राशन कार्ड से संबंधित, रेलवे, इनकम टैक्स, IRCTC वगैरह सभी से जुड़े हुए। सबसे पहले तो देश में आज 200 ट्रेनें चली जा रही है, आपको पता ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों की सुविधाएं भी आज से शुरू होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से इस तरह की तैयारियां भी हो चुकी हैं। और साथ ही आज से यानी 1 जून से देश के तकरीबन 20 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने जा रही है। और इस योजना के बाद आप अपने राशन कार्ड से किसी भी राज्य के अंदर किसी भी सरकारी राशन की दुकान के द्वारा राशन खरीद सकते हैं। ठेका नहीं कि फिर आपको आपके राज्य से, आपके जिले से राशन खरीदना पड़ेगा, ऐसा है ना। इसके अलावा 1 जून को मानसून की शुरुआत भी हो सकती है, मौसम विभाग का भी अपडेट है। साथ ही दोस्तों पेट्रोल महंगा हो सकता है। कौन कौन से राज्यों में? 3 राज्यों में 1 जून से पेट्रोल महंगा हो सकता है। तो वो राज्य कौन कौन से जहां पर पेट्रोल महंगा हो सकता है? तो दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन 3 राज्यों में 1 जून से पेट्रोल पर वेट टैक्स बढ़ने जा रहा है। हालांकि ऑलरेडी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, झारखंड सरकारें पहले से वेट टैक्स को बढ़ा चुकी हैं। और ये 3 राज्य सरकारें भी आज से पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स बढ़ाने जा रही है, तो पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा 1 जून से इनकम टैक्स रिटर्न का नया फॉर्म भी जारी हो चुका, मैंने आपको बता दिया शुरुआत में अपडेट। साथ ही उत्तर प्रदेश के MNNIT की ऑनलाइन परीक्षाएं भी जून के महीने में शुरुआत होने जा रही है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के टाइम टेबल शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। और साथ ही 1 जून से इस राज्य में मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थल खुलने की भी संभावना है, जिसके अनुसार कर्नाटक सरकार ऐसा प्लानिंग बना रही है। इसके अलावा 8 जून से वैसे भी दोस्तों सभी राज्यों में देश में धर्म स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह खुलने की केंद्र सरकार ही छूट दे चुकी है। अनलॉक 1 के दौरान आपको पता होगा तेलंगाना में 12वीं की रुकी हुई परीक्षाओं की तिथि की भी घोषणा हो चुकी है। 12वीं क्लास की परीक्षाएं 3 जून को होगी। स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना की तरफ से अपडेट है। साथ ही 1 जून से मिल सकेगा ई-संजीवनी OPD का लाभ। जहां पंजाब में स्वास्थ्य विभाग अब ई-संजीवनी योजना से आम बीमारियों के अलावा जच्चा बच्चा सेहत यानी कि माताओं बहनों के लिए 1 जून से गायकोनोलॉजी सेवाएं मुहैया कराने की शुरुआत भी करने जा रही है। ये अच्छी बात है गर्भवती महिलाओं के लिए। गो एयर की उड़ानें 1 जून से शुरू होने जा रही है, बताई दिया मैंने आपको। साथ ही आज दोस्तों LPG गैस सिलेंडर के रेटों में भी बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है। 1 जून को दिन में क्या अपडेट आता है मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर सेपरेटली अलग से वीडियो में बता दूंगा, जिसमें HP गैस, भारत गैस, इंडियन गैस तीनों की ही नई रेटें आपको कंप्लीटली आज जानने को मिल जाएगी। तो आप DLS न्यूज चैनल पर विजिट करके जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1 जून के बाद SSC का एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो सकता है। साथ ही इन राज्यों और कॉलेजों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां पड़ने जा रही है। हरियाणा के अंदर कॉलेजों के अंदर 1 जून से गर्मी की छुट्टियां होने जा रही है, ठीक है ना। तो ये 1 जून से कई सारे बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। और भी इसका डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो के नीचे लिंक में डाल चुका हूँ DLS न्यूज के ऊपर, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, न्यू रूल्स फ्रॉम 1 जून 2020, तो उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक टाला G7 सम्मेलन, भारत समेत अन्य देशों को भी शामिल करना चाहते हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को पुराना बताते हुए जून में व्हाइट हाउस में होने वाले इसके शिखर सम्मेलन को शनिवार को टालने की घोषणा की है। और फिलहाल इनकी प्लानिंग कुछ अलग बन रही है, देख सकते हैं आप। और चलिए अगली खबर है, निशान कंपनी अगले 18 महीनों में 12 नई गाड़ियां लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है, जिसमें पहली कार होगी निशान मैग्नाइट, जिसकी कीमत 5.5 लाख समथिंग हो सकती है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मजदूर कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें छोटे काम करने वालों को 10,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि पूरे देश के साथ ही MP राज्य में भी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ गया। लेकिन राहत की बात है कि इस दौर का लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में ही लागू रहेगा, यानी कि जहां सबसे ज्यादा गंभीर संक्रमित मामले इस बीमारी को लेकर वहीं पर लागू रहेगा, राइट। रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको कहीं आना जाना नहीं है। 8 जून से धार्मिक स्थल वगैरह भी खुलने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चीनी वायरस का संकट अभी टला नहीं है, जरा से आप लापरवाही करोगे हम सभी पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को 10,000 की सहायता बैंक के माध्यम से दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है स्पेस एक्स का ड्रैगन। भावुक हुए एलन मस्क। वाकई में दोस्तों एलन मस्क नाम में कितनी एनर्जी लगती है, राइट? और ये पर्सन उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल है। एक मोटिवेशन को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पाएंगे कि पहली बार दोस्तों किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में लोगों को भेजा गया और यह मिशन अंजाम दिया एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। अंतरिक्ष यान ड्रैगन क्रू कैप्सूल से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया। करीब 19 घंटे के सफर के बाद सक्सेसफुली ये मिशन कंप्लीट हुआ और ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए, वो अच्छी बात है। और इसी बीच अगली खबर है कि चीनी वायरस को लेकर देख सकते हैं दक्षिण कोरिया में बार और नाइट क्लब जैसी जगहों पर QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेन में 21 जून तक आपातकाल बढ़ सकता है। अब तक दुनिया में 62 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल अपडेट के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की खबरें ये खत्म होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपके राज्य का, आपका जिला अभी कौन से जोन में आता है, ग्रीन, ऑरेंज या रेड, कौन से जोन में, कंटेनमेंट में तो नहीं है। आपका जिला कौन से जोन में आता है कमेंट में बताइएगा। और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हिप्पा में यहाँ IAS अधिकारियों का प्रशिक्षण होता था। आज यही प्रशिक्षण था और इसमें 8 राज्यों के IAS अधिकारी जो आए थे वो यहाँ आए हुए थे, उनका प्रशिक्षण था। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रशिक्षण में थे। और यहाँ पर ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये 12 साल की है और लगभग 13 भाषाओं के एक्सेंट को बेहतर तरीके से बोलती है। और एक और बड़ी बात, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये 12 साल की बच्ची 12वीं में पढ़ती है। आइए अब इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, कितने साल की हो, किस क्लास में पढ़ती हो और इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हो? मैं 12 साल की हूँ और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। JV पब्लिक स्कूल झज्जर में पढ़ती हूँ। और यहाँ तक मैंने 1 साल में 2 क्लासेस की और गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं 12 ईयर की होके और 13 ईयर की होके मैं 12th अपनी पास कर सकूँ। और अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। 13 एट द एज ऑफ 13 मैं 12th पास करूँगी और आज तक किसी ने भी 17 लेस यानी कि 17 से जिसकी भी एज कम है, किसी ने IELTS का एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है। मैं इस ईयर उस IELTS का एग्ज़ाम क्लियर करने जा रही हूँ। और मेरे जितने भी एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस हैं वो सारे मैंने नियर अबाउट 2.5 मंथ्स में सीखे थे विदाउट एनी टीचर। एक बार बताएंगे कैमरे पे कैसे कौन कौन से एक्सेंट आते हैं आपको और बोल कर बताएं तो बेटर। ब्रिटिश, अमेरिकन, RP, Persian, Australian, Scottish, Canadian, Neroflusk, Hindi, Haryanvi, French, Japanese, and English. Would you like to speak 2 lines? Includes all languages, all accents. Sure. And British, it's my name is Henry. I'm studying 12th standard, and my age is 12 in American. Hello, and my name is Henry. I'm studying 12th standard. My age is 12, studying at Republic School in RP. Technical Polish accent, and they call it RP, which is a safe pronunciation. Polish. There's a Polish accent used mainly there when the royal persons of the UK being speaking it. Australian accent being a little bit of slow because the persons that are speaking it, the Australian people being slow. And the Canadian one, the equal thing where we have to sound from different sound from our throat. And from the Scottish, remember this is the Scottish accent. It's about that we have to just sound a limit of rower and to be speaking it, giving a limit of difference. And the Neroflusk, paying a Neroflusk accent, as you mail in the UK, paying a RP or a safe pronunciation. These were all my accents and my language, French. Sali hoje para jovens, já tudo dela é hoje a, mas passar que tala music English, já voudrais devenir analyse de Noel, merci beaucoup. Japanese, hajama mashite, watashi wa janwi desu ga, ognishiroi omega ishimasu. ओके, IAS परीक्षा आपको क्लियर करना 17 साल के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई बच्ची 17 साल के उम्र में IAS करना है। अभी 12 ईयर की एज में IELTS करना है और फिर उसके बाद यंगेस्ट IAS बनना है। ओके, आप फर्स्ट टाइम था जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी, कितना एक्साइटेड थे इसको? बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरे को तो पहले पता भी नहीं था दैट व्हाट इज द प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आई, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे CM भी आ रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज एक ऐसा चांस चाहिए था कि जहाँ पे CM आए और उनसे एक मेरे को मोमेंटो मिले एंड इधर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। स्टैंडिंग ओवेशन तो आपको मिला। क्या अब सुपर 30 में भी जाने का कुछ प्लान है, चूंकि उन्होंने कहा था? मेरे को 12th के बाद मेरे को सुपर 30 में ही जाना है। गुड।
बेशक भाषाओं को सुनकर आप भरोसा ना करो, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस आपने देखा यह सत्य है। और यह बच्ची है जो आईएएस बनना चाहती है और आज इसमें मुख्यमंत्री के सामने जितने आईएएस सीनियर अधिकारी थे जो बेहतर प्रशिक्षण के लिए आए थे यहाँ पे, उनको इस बच्ची ने संबोधित किया है। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुड़गांव। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त अगर हम बात करें, ये आपका बिलासपुर रोड से या कहें मुंगेली बिलासपुर रोड से रायपुर बिलासपुर रोड के बीच में ये बाईपास बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये बाईपास जो है लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। ये सीधा आपका दशरंगपुर के पास से ये आपके रायपुर रोड में निवासपुर जो गांव है वहाँ पर इसको रायपुर रोड से जाकर ये मिलाती है। अगर इस रोड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये अभी जो 33 mm है, 33 mm इस सड़क की मोटाई है। जो डामर रोड आप देख रहे हैं तो इसकी 33 mm इसकी मोटाई है। और इसमें कई जगह जो टचअप किया जा रहा है उस टचअप में ये 44 mm के आसपास आता है, ऐसा इनका कहना है। और जो आप मुरुम देख रहे हैं, ये लाल कलर का जो मुरुम है, इस मुरुम को यहीं लोकल खदान से, वैसे वो खदान नहीं है, उसको यहाँ के कुछ दबंग रसूखदार जो नेता हैं उनके सानिध्य में इसको खुदाई करके लाया गया है। इसके लिए कोई परमिशन, इसके लिए कोई किसी भी प्रकार से रॉयल्टी वगैरह नहीं पे किया गया है। ये सरपंच के गांव से इसको खोद कर लाया गया। आप लाल कलर की मुरुम देख सकते हैं। वैसे मुंगेली जिला में जहां पर भी इस प्रकार के मुरुम आपको नजर आएंगे वो ऐसे ही कुछ जो प्राइवेट खदानें हैं, जो कि प्राइवेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो दबंगई से सरकारी जो ज़मीन है, नदी किनारे का जो ज़मीन है, वहाँ पर जो मुरुम पाया जाता है उसको मुरुम को खुदाई करके बगैर किसी के परमिशन के वो लेके आके यहाँ पर डंप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सड़क है, इस सड़क का निर्माण जो है वो दिलीप बिल्डकॉम एक कंपनी है उसके द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस प्रकार के जो हाईवा हैं, ये इन्हीं हाईवा से लाया जा रहा है। बहुत सारे इसमें मुरुम है, लाल कलर का मुरुम, मतलब उसी खदान से। यहाँ पर खैरवार गांव पड़ता है, खैरवार के बाद यहाँ पर पालचुआ पड़ता है, पालचुआ और जमहा के बीच में एक नदी है, आगर नदी। उसी आगर नदी के तलहटी से इस मुरुम को लाया जा रहा है। वो जो खुदाई जहाँ पर की जा रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा हो चुका है, वो इतना गहरा खान हो चुका है जिसमें अभी बरसाती पानी, जब गर्मी के बाद बरसात का पानी जब भरेगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर समस्या आने वाली हैं। और हमने वहाँ पर बात किया आसपास के गांव वालों से तो ये बातें भी सामने आई कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। सरपंच को कई बार मना किया गया ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन सरपंच की दबंगई की वजह से अब तक उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। हमने इसकी जानकारी एसडीएम को दी, कलेक्टर को दी, उन्होंने कई बार संज्ञान में इस बात को लाने के बाद उन्होंने कई बार कार्रवाइयाँ की, कई गाड़ियों को पकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी फिर धड़ल्ले से खुदाई जारी है। अब स्थिति ये है कि इस सड़क का जो निर्माण है ये कार्य लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। ये उधर रायपुर रोड से लेकर बिलासपुर रोड में अब ये मिलने जा रहा है। बमुश्किल अब इस निर्माण की अगर बात करें, सड़क के निर्माण की बात करें तो 1.5 किलोमीटर की दूरी लगभग और बची हुई है जिसमें डामर डालना है। बाकी मुरुम वाला जो काम है वो लगभग हो चुका है, परंतु अभी भी वहाँ पर खुदाई जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुरुम का जो कारोबार है या इस अवैध उत्खनन का जो कारोबार है कितना फल फूल रहा है। यहाँ पर अधिकारियों के सानिध्य में इस चीज़ को अंजाम दिया जा रहा है, इस खुदाई को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल इस खुदाई की अगर बात करें, हमने जिस गाँव की जानकारी ली है, केवल ये वो ऐसा गाँव नहीं है जहाँ से ही मात्र खुदाई हो रही है। आसपास के नदी से लगे हुए जितने भी गाँव हैं उस क्षेत्र में अवैध खुदाई जारी है। अभी फिलहाल जो यहाँ के कलेक्टर थे डॉक्टर सर्वेश्वरानंद पूरे, अब उनका यहाँ से तबादला हो चुका है और अब वो दुर्ग में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। उनके जगह पे हमारे यहाँ जो पीसी एल्मा साहब हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। अब उनके संज्ञान में इस बात को लेके आते हैं, देखते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। कुछ कलेक्टर हैं वो रायपुर में उन्होंने लंबा एक अरसा बिताया हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट से काम करते हैं। तो अब देखते हैं आगामी दिनों में ये जो मुरुम है, इस अवैध मुरुम का जो कारोबार है, अवैध रेत का जो कारोबार है, अवैध उत्खनन का जो कारोबार है, इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाता है। बहरहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें आपका अपना भरोसेमंद न्यूज़ चैनल आरजे रमझाझर। टिल देन गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।
लोग ग्राम पंचायत फराजा जिला मंगली थाना तहसील मंगली रहने वाला है। हम लोग काम करने वाला है पूरा। देखो भाई 3 दिन से लगातार हमको कीड़ा मकोड़ा वाला खाना पीना मिल रहा है। हम लोग कैसे करेंगे? और अभी खाना पीना पाए हैं तो कीड़ा मकोड़ा है तो उसको भी अभी चावल दाल हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसे को थोड़ी ना खाएंगे हम लोग। चावल दाल भी नहीं रहा है। फिर सरपंच और सचिव सरपंच पंच सरपंच सब गाड़ी दे रहा है, दारू पी कर आते हैं यहाँ पर हुल्लड़बाजी करते हैं। तो हम क्या करेंगे बताओ? अपने घर जाएंगे हम लोग को जाने दो, अपने घर में इससे बेहतर हम लोग खाना खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा सब्जी में भी मिल रहा है तो हम क्या करेंगे बताओ भाई? खाना पीना भी नहीं दे रहा है हम लोग को, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है, क्या करेगा? दूसरा सब लोग देख लो रे भाई, अभी तुम अपने आँख में देख लो, झट बढ़ रहे होंगे यहाँ कीड़ा। बतावा जी का समस्या तुम्हारे लगा? हमारा ऐसे समस्या है जिन 16 तारीख क्या रिश्ते कर छुट्टी हो गए। हाँ 13 तारीख क्या कर छुट्टी अभी तक के नहीं हुए। 20 दिन 18 दिन 22 दिन तक के आदमी ला छुट्टी नहीं मिला थे, कोई निराकरण लेकर होवे नहीं करा थे। हम अल्लाह छुट्टी चाहिए, सामने वाले आदमी कैसे छुट्टी हो गए, पिछले वाले के और आगे आए तिकर कैसे छुट्टी नहीं हुआ थी, एक निराकरण चाहिए हमरा। तब तुम्हार अधिकारी मन का बोला थे? अधिकारी मन जेन हमारे यहाँ हमारे गुरुजी मन ला मतलब नियुक्ति करे अधिकारी, तेन मन बोला था सब कागजात ला हम तो सामने वाले तक पहुँचा दें भाई, और हमारे पास के कुछ बात नहीं है। अभी जेन हमारे से ऊपर के अधिकारी से बात करे हैं तेन है जंगलपुर आ चुके हैं, कहा थे 2-3 किलोमीटर है, अब यहाँ आना नहीं चाहो के हमारा जेन हमारे अधिकारी हैं हमारे गुरुजी मन तेन मन बता था। हाँ यही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं। हमारा छुट्टी चाहिए सीधा, हम भूख हड़ताल में बैठे हैं, जब तक के हमारा निराकरण नहीं होगी तब तक के हम बैठबो और रहीबो। तो तुम सुबह सुबह बैठे हो में भूख हड़ताल में? सुबह से बैठे हैं हमारे पूरा, अभी तक के खाना नहीं खाए। छोटे छोटे बाल बच्चा है, डिलीवरी वाले भी लेकर है, प्रेगनेंसी है औरत, ये सब समस्या है। 14 दिन हो गए बच्चा हो है, फिर बोला एक भी है इंजेक्शन आज तक वो फिर देखे तक के डॉक्टर भी नहीं पहुँचे यहाँ तक। प्रतापपुर पंचायत और ग्राम लालपुरे प्रतापपुर पंचायत, पंडरिया तहसील, कमरदा जिला। ग्राम लालपुर का चल ठीक। अब मैं भी बोला था बाकी अपन सेहत में थोड़ा ध्यान रखो, है ना। अब तो बिगड़ ही गए सर, हम तो ऐसे भी बिगड़ते हैं सर, क्या करबो अब आखिरी में तो बचने कर। अब तुम्हारा ऐसे भी जैसे कटना तैसे कटते हैं, अब जिंदगी है। मैं बतावा हम भूख हड़ताल में बैठे हैं, सर है नोडल अधिकारी बलई से नोडल अधिकारी कहा थे भूख में हम हवा रहन दे, लेकिन मैं नहीं आ सका। और जंगलपुर में आ चुके हैं, SDM ला मैं बोल चुके हैं, वैसे कह के सर है बोले थे नोडल अधिकारी आना नहीं चाहते, हम भूख हड़ताल में बैठे नहीं हैं। वो कहाँ है, वो कहाँ तक क्या गए हो? जंगलपुर तक क्या है नोडल अधिकारी। और कितना किलोमीटर है हमारे यहाँ लालपुर और जंगलपुर कितना दूरी है? 2-2.5 किलोमीटर है। चल ठीक से दूरी ज्यादा नहीं है। हाँ, और सर मन अभी तक हमारे बीच में बैठे हैं और हमें सरों मन नोडल अधिकारी बुलाना चाहते हैं, नोडल अधिकारी हमारे बीच में आना नहीं चाहते। और नोडल अधिकारी बोला थे मैं SDM तक खबर पहुंचा दें, SDM कब छोड़ी का हुई तो मैं नहीं जाना, को डायरेक्ट बोला थे अपन। और मैं 13 तारीख क्या है 13 तारीख के बाद आज कतका तारीख 31 तारीख 22 दिन मोल हो गए, मोर कोई सुनवाई नहीं हुई ना कोई मोर खबर है आज तक, कब छूटू तेखर आज तक मोर पता नहीं है। मोरे गाँव के 30 आदमी अभी फंसे हुए हैं ही बीच हाँ। और एक जी कहूँ 16 तारीख के आए है तेन है आज छुट्टी होक चल दी घर, ओखर वो कैसे हमारे पहली छुट्टी होक चल दी, हमारे पीछू आए थे आगू कैसे छुट्टी होक चल दी ओखर। यही हम कई आदमी के हैं, कई आदमी के हैं और 2 आदमी गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति दिवस और प्रभु शिव की उपासना के पर्व महेश नवमी की प्रदेशवासियों सहित देश विदेश में रह रहे माहेश्वरी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि ये दिन हम सबको जरूरतमंदों के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के इस संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठनों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर अब तक 56 स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 76,772 श्रमिक वापस छत्तीसगढ़ लौटे हैं। ट्रेनों सहित अन्य माध्यमों से अब तक 2,44,668 श्रमिकों की सकुशल वापसी हो चुकी है। साथ ही अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे श्रमिकों को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक स्थापित कुल 19,216 क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनता के नाम जारी अपने अपील में कहा है कि क्वारंटाइन अवधि पूरा कर अपने गाँव और घर लौटने वाले भाई बहनों से कोरोना संक्रमण का किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। इनके गाँव घर लौटने पर संक्रमण को लेकर अपने मन में किसी भी तरीके का संशय न रखें। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण को फिर सीमित करने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से खोलने के संबंध में समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर्स और सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें आदेशित किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध पूर्व अनुसार ही जारी रहेगा। इसके लिए ई पास द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा। अंतर जिला परिवहन हेतु पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करनी होगी। समस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, सार्वजनिक पार्क 7 जून तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब आगामी 7 जून तक रहेंगे बंद। इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग 900 मजदूर, श्रमिक और नागरिकों की वापसी के लिए आज शाम 25 बसें झारखंड से रवाना होंगी। रायपुर जिला प्रभारी कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने बताया है कि झारखंड के ऐसे मजदूर, श्रमिक और नागरिक जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में फंसे हैं, वे अपनी वापसी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से तत्काल समन्वय कर सकते हैं, जिससे उन्हें रायपुर सहित अन्य जिला मुख्यालय आ रही बसों के माध्यम से झारखंड वापस भेजा जा सके। रायपुर में ये बसें राधा स्वामी सत्संग व्यास धर्मपुरा में आएंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जवानों को विषम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। जवानों में काम का बोझ, परिजनों से दूरी और मनोरंजन का अभाव तनाव और अवसाद पैदा करने का कारण बनते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि जवानों के लिए कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण बने। साथ ही तनावग्रस्त जवानों की मनोवैज्ञानिकों की मदद से नियमित रूप से काउंसलिंग की जाए। सूरजपुर जिले के मनरेगा से जल संवर्धन के कार्यों से कृषक हो रहे हैं लाभान्वित। जिले में मनरेगा स्वीकृत कार्यों से बदली कृषकों की जिंदगी। बाबूलाल मनरेगा के तहत सिंचाई सुविधा मिलने से इस लॉकडाउन के प्रतिकूल अवधि में साग सब्जियों की खेती कर हजारों की आमदनी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में विषम परिस्थितियों में रोजी रोटी के लिए वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन अवधि में अंबिकापुर जिले के वनवासियों के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण बना आय का जरिया। इस वर्ष जिले के 32,269 वनवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तेंदुपत्ता संग्रहण से मिला है रोजगार। साथ ही अब तक 18,375 मानक बोरा का संग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 31 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 492 केस पाए गए हैं, जिनमें से 114 ठीक हो चुके हैं और 377 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं, आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। 1 जून आरंभ हो चुका है नए माह का। हम इस वर्ष के आधे पर आ चुके हैं। एक आधा पड़ाव, 6 महीना अब बीतने वाला है, 6ठे महीने में प्रवेश हुआ है। बड़े अजीबोगरीब से अनुभव लेकर के ये वर्ष अपने साथ चल रहा है। कतई दो राय नहीं कि परिस्थितियां अभी और गंभीर हो सकती हैं। बृहस्पति राहु की परिस्थिति कुछ और विभत्स रूप ले सकती है। हमें आत्मरक्षा के लिए सतत अनवरत प्रयत्न करना होगा। अपने आप की रक्षा के लिए हमें खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखना होगा। याद रखिएगा कि वर्तमान समय आर्थिक मजबूती का नहीं, शारीरिक और मानसिक मजबूती का है।
अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो 2020 बिता लेंगे, अगर कमज़ोर पड़ेंगे तो 2020 आपको बिता देगा। चलिए इसी एक नए जोश और संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा की। सबसे पहले जानते हैं अब आज का पंचांग। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि, चंद्रमा आज कन्या राशि में, नक्षत्र रहेगा हस्त और योग रहेगा सिद्धि। तदनुसार दिनांक 1 जून दिन सोमवार। सोमवार को राहु काल का समय होता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक, पता ही है खतरनाक टाइम होता है। नए और शुभ काम इसमें नहीं किए जाते और गुलिक काल का समय रहता है 1:30 बजे से 3 बजे तक। जो चाहें कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके सकारात्मक तरीके से बनते चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे आज के भविष्यवाणी की। दिनांक 1 जून दिन सोमवार, मेष राशि। पढ़ाई के मामले में आज उठापटक रहेगा। मानसिक चिंताओं के कारण शिक्षा में मन कम लगेगा। आज स्वयं के दुश्मन बनकर के कुछ गलत निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। व्यापार 1 जून को आज बेहतर चलेगा। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। कोई दोस्त बहुत करीब से मददगार साबित होगा। व्यापारिक निर्णय बहुत सकारात्मक रहेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता नहीं है। नौकरी आज हाथ से जा सकती है। कोई दोस्त आज धोखा देगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए खुशी की लहर आएगी। आज कोई मित्र आपके प्रमोशन की पैरवी करेगा। कदम आगे बढ़ाइएगा, बेहतर फील करेंगे। आज का दिन दाम्पत्य जीवन के लिए उठापटक भरा रहेगा। पति पत्नी के मध्य तनाव आपकी वजह से पैदा होगा, जिसकी भी राशि मेष है। अपने आप पर अंकुश रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा, जिससे कुछ स्थितियां आप अपने पक्ष में कर सकें। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए सब कुछ बहुत अनुकूल था, लेकिन मैरिड लाइफ में ऐसा नहीं है। लव लाइफ अच्छा रहेगा। रिश्ते की बात फाइनल हो सकती है। बड़ी समस्याएं हाथ से निकल जाएंगी। स्वास्थ्य, आँख और शुगर की आज स्थिति डामाडोल होगी। हो सकता है कि माइग्रेन की समस्या भी कुछ परेशान करे। प्रयोग क्या करना चाहिए? आज किसी पौधे के नीचे की मिट्टी से तिलक लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज खुद को किसी भी काम में कम नहीं आंकना है। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 63। वृषभ राशि 1 जून दिन सोमवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह का दुराव नहीं आएगा। शिक्षा क्षेत्र में कुछ बहुत सकारात्मक होगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। बिजनेस की चिंताओं से बाहर निकलेंगे। व्यापारिक नुकसान से बाहर आ जाएंगे। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मुश्किलें आ रही हैं। यहाँ पर लेन देन करना भारी पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र में आज प्रमोशन के चांसेस हैं और मनचाही स्थिति आपकी आज आ जाएगी। पोजीशन बढ़ेगा। आज दाम्पत्य जीवन में उठापटक है। पति पत्नी के मध्य टकराव भयानक हो सकता है। वृषभ राशि, लव लाइफ, रिश्ते की बात फाइनल कर सकते हैं। किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलेंगे। कुछ मानसिक शांति मिलेगी। किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ दोनों को आज एक के सहनशीलता की परीक्षा लेनी होगी। रिश्ते में दोनों तरफ से। स्वास्थ्य के लिए आज किडनी और पेट की दिक्कत, कुछ जुखाम बुखार भी परेशान कर सकता है। प्रयोग क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा की शरण में आज रहिएगा। ओम दुम दुर्गायै नमः। क्या नहीं करना है आज? आज खुद को मानसिक रूप से कमजोर नहीं करना। नीला रंग शुभ है। 52% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, दिनांक 1 जून बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अनुकूलता रहेगी। परेशानियों का अंत होगा। लाभ के बड़े अवसर बनेंगे। किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका साथ, लोगों का साथ आज मिलना ही मिलना है।
आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक होगा। आपके लिए कुछ बहुत सकारात्मक होगा। हर प्रकार से कुछ बहुत ऊंचाई छूने जा रहे हैं आप। मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे। व्यापार लाभ देगा। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन होगा। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए एक्स्ट्रा कार्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलेगी। पति पत्नी के मध्य तनाव खत्म होगा। लव लाइफ के लिए आज अच्छे स्कोप, नए स्कोप तैयार हो रहे हैं। शादी की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य का मामला, घुटने की तकलीफ और बैक की प्रॉब्लम साथ लेकर के आ रहा है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज? किसी मजदूर को, ज़रूरतमंद को आज हरी सब्जी का दान करिएगा। क्या नहीं करना है? आज के दिन उधार नहीं देना है। बैगनी रंग शुभ है। 62% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि 1 जून। शिक्षा में ऊंचाई छूने जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में हर प्रकार के तनाव खत्म हो जाएंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस में लाभ के अवसर बनेंगे। पार्टनरशिप टिक जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए अनुकूलता थोड़ी सी कम हो रही है। बॉस के साथ विवाद होगा। सरकारी क्षेत्र में धन का लाभ हो रहा है। शादी की चर्चा हो सकती है। पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में बच्चों का सुख आज दिखाई देता है। रिश्तेदारी में चला आ रहा विवाद खत्म होगा। जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बताऊंगा, लव लाइफ आज बेहतर रहेगा। लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। लव लाइफ में आ रही पुरानी अकस्मात की बाधा दूर हो रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक है। आज खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। प्रयोग क्या करना है आज? आपके लिए आटा और चीनी मिक्स करके उल्टी हथेली पर रख के किसी पौधे के नीचे डालना होगा। क्या नहीं करना है? आज ज़्यादा नमक नहीं खाना है। शुभ रंग स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 58। सिंह राशि। क्रोध पर अंकुश रखिएगा। दिन आपका अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापार में तनाव दूर हो रहा है। धन का लाभ हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज लाभ के अवसर बनेंगे। नई नौकरी की संभावना बनती है। सरकारी क्षेत्र में धन का लाभ होगा। वाहन का सुख मिल रहा है। बॉस आज प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के विचारों को समझ पाना आपके बस में नहीं लग रहा है। आज अपनी वाणी पर अंकुश रखेंगे तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी। कोई नया आपके जीवन में आज प्रवेश कर सकता है। स्वास्थ्य, आंखों की तकलीफ के साथ दांतों की समस्या भी आज बराबर परेशान करेगी। प्रयोग के तौर पर क्या करना चाहिए? आज का दिन बेहतर करने के लिए किसी एक के चेहरे पर हंसी लाइएगा, भले ही गंदा वाला जोक सुनाकर। क्या नहीं करना है? आज मायूस नहीं होना है। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 72। कन्या राशि। तनाव से मुक्ति मिलेगी। धन का लाभ होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापार अच्छा कर रहे हैं। बिजनेस में किसी तरह की बाधा और दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में अचानक से कुछ तनाव हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में आज धन का लाभ होगा। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। आज दाम्पत्य जीवन में नया रिस्क लिया जा सकता है। संतान के सुख की प्राप्ति होगी। लव लाइफ बिखर सकता है। क्रोध पर अंकुश रखें। कोई तीसरा आज हस्तक्षेप करेगा। स्वास्थ्य आपका आज बेहतर हो सकता था। आंखों की तकलीफ, बैक की प्रॉब्लम, हार्ट की दिक्कत, ब्लड प्रेशर परेशान करेगा। प्रयोग के तौर पर आज के दिन को बेहतर करने के लिए हरी सब्जी का दान शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज का दिन बिना क्रोध के निकालिएगा। आज गुस्सा मत करिएगा। शुभ रंग बादामी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि। दिनांक 1 जून, दिन सोमवार। पढ़ाई अच्छी करेंगे। शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत दुराव नहीं आएगी। आज मित्र मंडली मदद करेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस में किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं दिखाई देती है। धन का लाभ आज स्वतः हो रहा है। सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर में आज बॉसेस का प्रेशर आप पर रहेगा कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए। मानसिक रूप से आज परेशान हो सकते हैं। कुछ तनाव की स्थितियां अपने आप आ रही हैं। आप पर लोगों का भरोसा कम होगा। दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए आज दिमाग लगाने की आवश्यकता है, लेकिन लव लाइफ आज स्वतः संभल जाएगा। लव लाइफ की तनाव की स्थिति सब कुछ दूर हो रही है। शादी की चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में शुगर और पेट की दिक्कत आज रहेगी। प्रयोग के तौर पर आज किसी को कच्चा अनाज, चावल, दाल, गेहूँ दान करिएगा। क्या नहीं करना है? आज पिता आदि से बहस नहीं करना है। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि।
कुछ रुकावटें अकस्मात आएंगी, थोड़ा सा अपने आप पर धैर्य रखिएगा। आज का दिन आपके लिए तनाव लेके आ सकता है। पढ़ाई में मन कम लगेगा, मित्रों से मुसीबत आएगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ अनुकूलता रहेगी। सरकारी क्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं। आज षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। आज लव लाइफ प्रभावित हो रहा है। लव लाइफ में किसी तरह का उलझन, परेशानी, मानसिक तनाव और दबाव बन सकता है। आज स्वास्थ्य के मामले में सांस लेने में कुछ समस्या और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए आज आपको? अगर सब कुछ बहुत बेहतर चाहते हैं तो आज अपने उल्टे पांव पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइएगा। क्या नहीं करना है, आज खुद से किसी को भी अप्रोच नहीं करना है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 71। धनु राशि, बहुत कुछ शांति से चला जाएगा। आज पढ़ाई खूब मन करेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, टीचर्स प्रसन्न रहेंगे। लेकिन व्यापार आज प्रभावित हो रहा है। बिजनेस में कुछ तनाव हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी कुछ मुश्किलें आएंगी। धन के लेन देन में सावधानी बरतना है। आज सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन और मानसिक शांति मिलेगी। आज गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो धनु राशि के हैं वो बॉस की कृपा के पात्र बनेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में आज विवाद ना होने दीजिएगा। ससुराल पक्ष से कुछ विवाद की स्थिति बन रही है, चाहे धनु राशि का लड़का हो चाहे लड़की। आज का दिन लव लाइफ में बेहतर होने का है। यहाँ पर तनाव दूर हो जाएगा, स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आंखों की तकलीफ दूर हो जाएगी, दवाओं पर से निर्भरता कम होगी। आज धनु राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? उल्टे हाथ से हल्दी घिस कर और उल्टे हाथ की रिंग फिंगर से लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज का दिन अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो दूसरों पर भरोसा कम करिएगा, नहीं करिएगा। पीला रंग शुभ है, 63% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, मानसिक शांति मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन व्यापार प्रभावित होगा। आज लेन देन में दिक्कत आ सकती है। आज का दिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र के लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक होगा। दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर मुश्किलें आएंगी। पति पत्नी के मध्य कुछ टकराव स्वतः पैदा हो रहा है। लव लाइफ बहुत अनुकूल है। लव लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लव लाइफ की बड़ी बाधाओं से बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके साथ कुछ बहुत सकारात्मक हो रहा है। कुछ स्थितियां आज दवाओं से ऊपर उठेंगी जब आप मानसिक मजबूती प्राप्त करेंगे। मकर राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है? आज सफ़ेद रंग धारण करिएगा। क्या नहीं करना है? ब्लैक कलर अवॉइड करिएगा। शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, दिनांक 1 जून दिन सोमवार। बहुत मुश्किल से हर एक स्थिति पर आपको सकारात्मकता मिलेगी और आज की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। मित्रों का भी सानिध्य रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में तनाव दूर होंगे, व्यापारिक मुश्किलों से बाहर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में अचानक से कुछ किसी की वजह से समस्या आ सकती है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत सकारात्मक है। सरकारी क्षेत्र में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी क्षेत्र के लिए आप सबसे अनुकूल व्यक्ति हैं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की उतार चढ़ाव की स्थिति खराब नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप बिल्कुल सामान्य रहिएगा, जिससे आपके ऊपर किसी तरह का तनाव ना आने पाए। लव लाइफ आपके लिए आज एक नया आयाम देगा। लव लाइफ में जो बड़ी बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी। लव लाइफ के लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की तकलीफ और बैक की प्रॉब्लम आज हो सकती है। कुंभ राशि के लिए प्रयोग क्या करना चाहिए? आज का दिन बेहतर करना है तो गौ माता को कुछ खाने को दीजिएगा। गाय को रोटी भी दे सकते हैं, हरी सब्जी भी दे सकते हैं। क्या नहीं करना है? आज अजनबी पर भरोसा नहीं करना है। हरा रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके साथ है। मीन राशि, 1 जून दिन सोमवार। पढ़ाई के मामले में आज मीन राशि वालों के लिए बड़े अवसरों की प्राप्ति होगी।
मानसिक मजबूती के कारण आज मन भी लगेगा पढ़ने में। आज ग्रुप स्टडी के मैटर्स भी शेयर हो सकते हैं, मटेरियल्स भी शेयर हो सकते हैं। आज व्यापार प्रभावित हो रहा, बिजनेस की स्थिति अच्छी नहीं है, व्यापारिक नुकसान कुछ उठाने जा रहे हैं आप। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की उपदेशात्मक चीज़ नहीं है, कोई बॉस आपको कुछ ये नहीं कहेगा कि ऐसा किए होते। आज सरकारी क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है, लेन देन में सावधानी बरतें, साइन करते समय सावधानी बरतें। मीन राशि 1 जून सोमवार, दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, विवाद हो सकता है, पति पत्नी के मध्य तनाव हो सकता है, थोड़ा अपने आप को सामान्य करने की आवश्यकता है। लव लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा है, शादी की चर्चा कर सकते हैं। लव लाइफ में मेजर इशू आज हल हो जाएंगे। स्वास्थ्य आज माइग्रेन और हार्ट की प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। वर्क लोड आज ज़्यादा मत लीजिएगा। क्या करना चाहिए आज किसी ज़रूरतमंद को कुछ मीठा दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है पहले ही बता दिया। वर्क लोड नहीं लेना है। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 51। ये तो रहा राशियों का हाल। आगे बढ़ेंगे अब जान लेते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति जिसके लिए आप खुद सोचते हैं कि एक बड़ा मौका अब आपको मिलना चाहिए। अगर उस मौके की तलाश में है और ये मौका अगर प्रेम में चाहते हैं तो आपके लिए ज्योतिष राहट के कार्यक्रम में लव सीरीज चल रहा है आजकल। लेट ना करिएगा, तुरंत कनेक्ट करिएगा। और हाँ, रात 11 से लगातार 50 मिनट तक ज्योतिष का लाइव शो आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज आचार्य संतोष संतोषी पर। हिंदी में टाइप करिए, फेसबुक पे जाकर आचार्य संतोष संतोषी हमारा पेज खुलेगा, लाइक करिएगा और रात लाइव जुड़िएगा। आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष ख अक्षर वृषभ या मिथुन, छोटी ई अक्षर कर्क ला, सिंह अ अक्षर, कन्या ध, तुला द अक्षर, वृश्चिक ट, धनु च अक्षर, मकर त, कुंभ ल अक्षर और मीन न। बस हो गया, आपके अपने शुभ भाग्याक्षर है। सादे चौकोर कागज पर लाल रंग की इंक से लिखना है और अपनी पॉकेट में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं आज के सक्सेस की तरफ। उल्टे पांव पर थोड़ा सा जल गिरा लीजिएगा और फिर बाहर निकल सकते हैं मास्क लगाकर, गमछा बांधकर, या घर में ही रहिए अगर आवश्यक नहीं है निकलना। बस एक संकल्प कि अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकलते हुए प्रॉपर शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए बाहर कहीं पर भी बिना थूके छींके ध्यानपूर्वक मास्क लगाकर और फिर अपने जीवन को इम्यूनली स्ट्रांग करते हुए कदम बढ़ाइए। जुलाई से हम जो सिटीज़ विज़िट करते थे, अलग अलग शहर, हम विज़िट करना शुरू कर देंगे। 8 जून के बाद होटल्स वगैरह खुल ही रहे हैं। हर कोई ध्यान रखेगा तो किसी को आने वाले समय में परेशान नहीं होना पड़ेगा। और कैसे ध्यान रखा जा सकता, अगर आपको कुछ शारीरिक लक्षण दिखते हैं, एक तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर, और जरा सा भी लक्षण दिखे तत्क्षण आप वहाँ अपडेट करिए, नज़दीकी जगह पर आप अपडेट करिए, डॉक्टर से परामर्श करिए, घर में खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करिए, एक कमरे में कैद करिए 14 से 20 दिन के लिए। ये सब प्रिकॉशंस हैं, इन्हें हमें किसी और के लिए नहीं करना है, अपने लिए और अपने अपनों के लिए करना है। कहीं से भी बाहर आते जाते हैं, अनजान अजनबी लोगों से मिल लेते हैं तो भी आप क्वारंटाइन करिए, सफाई का ध्यान रखिए। सब कुछ 3 महीने से करते आ रहे हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं, 2 साल 4 साल के बच्चे जान गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। घर बैठे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, श्री राधे।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऑल पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। और फिर दोस्तों नीचे आकर कमेंट करके बताइए आप कहाँ पर रहते हैं। आप अपने राज्य, शहर या गाँव या फिर जिले का नाम कमेंट करके बता सकते थे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप कहाँ पर रहते हैं। हेलो दोस्तों, अभी भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में जो है भारी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। दोस्तों जो है एक चक्रवात जो है काफ़ी तेजी से फैल रहा है और उसकी वजह से जो है काफ़ी राज्यों में जो नुकसान होने के समान जो है दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और साथ में उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि लगभग देश के सभी राज्यों की मौसम की जानकारी जो है इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है काफी ज्यादा राज्यों में जो है छिटपुट के साथ भारी बारिश होगी और अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने के अनुमान है। और तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्जना के साथ 1-2 स्थानों पर बौछारें गिर सकती है और पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से उत्तराखंड तक भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है और राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। और दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है मध्य महाराष्ट्र तथा कोकण, गोवा के दक्षिण हिस्सों में जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उसके बाद विदर्भ, मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के जो है मौसम में कुछ जो है शुष्क हो जाएगा। वही दोस्तों दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां पूरे सप्ताह चलती रहेगी। दूसरी ओर मराठवाड़ा में जो है विदर्भ के उत्तरी जिलों में तापमान तेजी से ऊपर आएगा। वर्धा, अकोला, यवतमाल, बुल्डाना और साथ में जलगांव और नागपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से 44 डिग्री तक जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, बिगड़ते मौसम का मिजाज देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश के जो है शामली, सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, ललितपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर, इसके साथ ही अनुमान लगाया कि सहारनपुर और शामली के कई जगहों में ओले गिरने की भी आशंका। आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर जो है भारी गर्मी के साथ जो है काफी ज्यादा जो है लू का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश के काफी ज्यादा जिलों में। वही दोस्तों हरियाणा में भी अचानक बदलेगा मौसम, कुछ जिलों में जो है छिटपुट तो कुछ जगहों पर भारी गर्मी के प्रकोप। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है इन राज्यों में जो है केरल और कर्नाटक में तेज बारिश और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जो है चेतावनी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं जो है तमिलनाडु और कर्नाटक में जो आज सुबह से इलाकों में बारिश हो रही है। कर्नाटक में मैंगलोर शहर और केरल के तिरुवनंतपुरम के कुछ हिस्सों में सुबह से बारिश हो रही है। इसे एम्फन तूफान का प्रभाव माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गंभीर चक्रवाती तूफान अम्फन के चलते वर्षा की चेतावनी जारी की गई। इसी दौरान मछुआरों को सलाह दी कि अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की दक्षिण खाड़ी में जो है बंगाल की केंद्रीय खाड़ी और जो है काफी ज्यादा जगहों पर बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आवाजाही न करे, यानी कि जाए और आए भी ना। और दोस्तों साथ में उत्तराखंड और आज बदलेगा मौसम का मिजाज, इन 5 जिलों में हो सकती है बारिश। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में भी जो है काफी ज्यादा जगहों पर जो है मौसम बदल सकता है। साथ में राजस्थान के जो है इन जिलों में जो है छिटपुट के साथ भारी बारिश होने के अनुमान है। और दोस्तों तूफान का कितना कहर रहेगा वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दोस्तों, राजस्थान के जो है काफी ज्यादा हनुमानगढ़, अलवर, सीकर और झुंझुनू और श्रीगंगानगर और चूरू में जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो धूल भरी आंधी चलने और कुछ भागों में मेघ गर्जना की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में जो है लू का दौर शुरू होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। और दोस्तों आपको बता दूं, तड़के में जो है कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर में धूल भरी हवा चलने पर पारा गिरावट आएगी। और वहीं राजधानी जयपुर में सूर्योदय के साथ ही धूप की तपिश भी जो है शहरवासी बहाल रहे। हालांकि सुबह जो है शहर में करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। वहीं दोस्तों माउंट आबू में भी, श्रीगंगानगर में 21.8, पिलानी में 21.9, सीकर में 23, चित्तौड़ में 23.6, चूरू में 23.7,
साथ वनस्थली में 25.1, फलोदी में 26.2 और साथ में जयपुर में 26.6, बीकानेर में 26.6, डबोक में 26.8, बूंदी में 27.2, अजमेर में 27.5, बाड़मेर में 28.4, जैसलमेर में 28.6 और जोधपुर में 28.7। ये जो है न्यूनतम तापमान जो है इन शहरों का रिकॉर्ड किया गया है। वही दोस्तों अगले 6 घंटों के दौरान जो है साइक्लोनिक तूफान में तेजी आने की संभावना है। आपको बता दोस्तों अगले कुछ घंटों में खतरनाक हो सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले कुछ घंटों में तूफान के और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने की आशंका है और उड़ीसा सरकार ने जो है 12 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। और एक अनुमान बताया जा रहा है कि दोस्तों जो इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। इसकी वजह से उड़ीसा बंगाल में 2 दिनों तक जो है भारी बारिश की आशंका है। और मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जो है मौसम बदलाव देखा जा सकता है। वहीं अगले 72 घंटों के लिए बिहार के लिए अहम है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम हाल जो है काफी ज्यादा जो है बदल सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं भुवनेश्वर मौसम विभाग में बताया गया है कि अगले 6 घंटों में अम्फान सुपर साइक्लोनिक तूफान में जो है तेजी में आने की संभावना है। और हमने गजपति, पुरी, गजवंतपुर, सिंहपुर और केंद्रपाड़ा के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। और गतिविधियां बालासोर और साथ में भद्रक, जाजापुर, मयूरभंज, खुर्जा, कटक में बढ़ाई जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दूं मौसम विभाग की माने तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस तूफान से जो है काफ़ी नुकसान भी हो सकता है और जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा जो है कम ज़्यादा होने के अनुमान रहेंगे, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा तूफान के जो है धीरे और जो है स्पीड से पकड़ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कल बारिश होगी कि नहीं, तो आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से मौसम का हाल बिगड़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और 4 mm बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों गए 3 दिन से जो है लगातार पहाड़ा चढ़ रहा है, जिससे उमस भरी गर्मी जारी है। और आज से दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है और जो है आसपास का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। और हवा में नमी की मात्रा जो है 79% रही, वही जो है 5.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी चली। वही दोस्तों आपको बता दूं आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की माने तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और उत्तर प्रदेश में मौसम ने जो है करवट ली है और उत्तर प्रदेश का सुहाना मौसम खत्म हो गया और तापमान में लगातार तेजी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में रविवार को जो है 19 शहर ऐसे रहे जहाँ तापमान 40 डिग्री के पार चला गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है अब उत्तर प्रदेश वासियों को सहना पड़ेगा, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी का मौसम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक जो है 75 जिलों में से 19 जिलों में तापमान 40 के पार चला गया, कुछ जिलों में तापमान 43 डिग्री जो है उसके ऊपर पहुंच गया है। और दोस्तों रविवार को जो है प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म शहर झांसी रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद आगरा और हमीरपुर का नंबर रहा, जहाँ 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और दोस्तों आपको बता दूं जो है इस महीने में जो अपना गर्मी के लिए जाना जाता है और जो है बहुत सुकून भरी गर्मी पड़ रही है। और बांदा, झांसी, प्रयागराज जैसे शहर अपनी कड़कड़ाती गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। इन शहरों में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहता है। तो दोस्तों इस बार जो है इतना देखने को नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ पर अभी कितनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। वही दोस्तों आपको बता दूं मौसम विभाग की माने तो जो है देश भर में एक तरफ कोरोना की मार तेजी से पड़ रही है, तो वही दूसरी तरफ जो है ऊपर वाले का तांडव भी जारी है। इसी बीच दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत के कुछ राज्यों में चक्रवाती तूफान अम्फान का भयानक रूप देखने को मिल सकता है और जिससे जो है हर कोई दहशत में है। दरअसल दोस्तों जो है अचानक बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अम्फान ने जो है और भी खतरनाक रूप ले लिया है, जिसके पश्चिमी जो है बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। और यही वजह है कि इस कारण से इन दोनों राज्यों में जो भीषण बारिश के साथ जो है तेज हवा का रुख भी देखा जा सकता है। ऐसे में स्थिति और हालात हो सकती है। और दोस्तों मौसम विभाग ने दोनों राज्यों को अलर्ट कर मछुआरों को जो है सोमवार को जो है समुद्र में न जाने की खास चेतावनी दी है। इसके बाद जो है कोलकाता स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक जी.के. दास ने जानकारी देते हुए कहा कि जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की सरकार के गृह सचिव द्वारा जारी गए बयान में साफ कहा गया है कि सरकार तंत्र यहाँ के हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा यह भी बताया कि राहत शिविरों में शामिल जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन पूरी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उड़ीसा की जो है यहाँ के विशेष जो है आयुक्त के मुताबिक जो है गंजम, गजपति, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, कटक और खुर्दा और नायागढ़ के जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए पहले से ही कहा गया। और फिलहाल जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और हालांकि निचले क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से किसी और सुरक्षित स्थान पर प्लान कर जो है इससे जुड़ने के लिए जो है फैसले स्थिति बातचीत करने बाद लिया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के इन जिलों में जो छिटपुट के साथ भारी बारिश होगी। आने वाले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश का मौसम बदलेगा। और राजधानी लखनऊ के हाल की बात करें तो राजधानी लखनऊ के लिए एक दिन पहले मौसम विभाग ने बुंदेलखंड और राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों में शाम तक जो है मौसम तेजी से करवट लेने का अनुमान लगाया था। और लखनऊ के आसपास इलाकों में आंधी और पानी आया। और मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में शाम तक मौसम बदलेगा उनमें बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर, मोहाबा, हमीरपुर और शामिल है। और इसके साथ ही राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिले सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, बरेली, संभल में जो है मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान भी काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान
कारण केरल के कई हिस्सों में जो है भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, असम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में जो हल्की बारिश हुई है। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला। वहीं बात करें देश भर में कैसा चक्रवात है और क्या कहां पर कैसा साइक्लोनिक बना है, तो देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो चक्रवात अम्फन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण मध्य और इससे सटे भागों पर पहुंच गया है। अब यह अत्यंत गंभीर चक्रवात में बदल गया और अनुमान है कि आज शाम तक ये सुपर साइक्लोन बन जाएगा। बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों के साथ साथ जो है अंडमान सागर के शेष भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पाकिस्तान के ऊपर है और एक अन्य चक्रवाती सिस्टम पूर्वी बांग्लादेश और मेघालय पर बना हुआ है और केरल के तटों के पास जो है अरब सागर पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही दोस्तों आपको बता दूं, आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो है मौसम का बदलाव देखने को मिल सकता है और बिहार के काफ़ी ज़्यादा जिलों में जो है अभी भी गर्मी का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके यहाँ पर अभी मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मौसम विभाग की माने तो दोस्तों अम्फान का असर जो है बिहार में भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर अम्फान तूफान का असर देखने को मिल सकता है। और आपको बता दूं, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जो है जानकारी दी गई है कि उत्तर पूर्वी बिहार में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, मतलब पूर्णिया और साथ में कटिहार, सहरसा, सुपौल और मिथिलांचल के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और जैसे कुछ भयंकर जो है जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये था आज का मौसमी सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप कौन से राज्य से एरिया गाँव में रहते कमेंट करके। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित जिला स्तरीय कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला अस्पताल से सटे हुए एमसीएच अस्पताल को 100 सीटर कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज के लिए वहां तमाम सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने मरीजों के अस्पताल में इलाज से जुड़ी तमाम जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने अस्पताल के संभावित कामकाज की पूरी प्रक्रिया से कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों और डॉक्टरों के प्रवेश और निकास की अलग अलग व्यवस्था है। संक्रमण रोकने के लिए अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय सिंह परिहार ने जिला अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टर एवं मरीजों को मिल रही सुविधा के बारे में बताया। कलेक्टर श्री जैन ने जानकारी लेने के बाद कहा कि जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने सिविल सर्जन से लेप्रोस्कोपी सुविधा के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। उन्होंने कहा कि यथासंभव डीएमएफ मद से यह सुविधा जिले की जनता को जिला अस्पताल के जरिए मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर एडीएम जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत की सीईओ डॉक्टर फरिया आलम सिद्दीकी, संयुक्त कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी इंदिरा देवहारी, एसडीएम लवीना पांडे, जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार
कुमार प्रेमी, जिला अस्पताल की कंसल्टेंट स्वाति यदु, डीपीएम सृष्टि मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश्वरी पटेल आदि उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से मनन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। विभिन्न राज्यों से स्वराज लौटे प्रवासी मजदूरों की तकलीफों को तो आपने बखूबी सुना होगा, जिन्हें खाना पीना, रहना और बसने की सुविधा सरपंच द्वारा नहीं दी जा रही। परंतु एक गांव ऐसा भी है जहां का सरपंच प्रवासी मजदूरों के लिए मांस मच्छी की व्यवस्था कर अपनी जिम्मेदारी की डींगे हाँकता नजर आ रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। स्कूलों में क्वारंटाइन पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को कभी गर्मी, भूख प्यास तो कभी जहरीले सांप सरीख ने परेशान कर रखा है। यह सब कुछ ऐसा है मानो नर्क का द्वार किसी ने खोल दिया है। परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में भी एक सरपंच, जिसने अपनी गलती छिपाने और अधिकारियों के सामने अपनी नाक ऊंची करने की जद्दोजहद में ग्रामवासियों की बातों को अनसुना कर अपनी अलग ही राग अलापे जा रहा है। खबर है मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी का, जहां पर कुछ दिनों पहले ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले नदी में मछली मारने की कवायद शुरू की गई थी, जिसे सरपंच के द्वारा कोरोना महामारी और तमाम प्रकार की बातों को रखते हुए मना कर दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच की बात को मानते हुए मछली मारना बंद कर दिया। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद सरपंच पति राम कुमार गंधर्व के द्वारा खुद ही अधिकारियों को खुश करने के नाम से उसी नदी में दूसरे गांव से मछुआरे बुलाकर मछली मारना शुरू कर दिया, जिस पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए ग्रामीणों ने सरपंच को मना किया और उसकी पुरानी बातें उन्हें याद दिलाई। सरपंच के द्वारा ग्राम सोनपुरी सरपंच पति सरपंच है कावेरी, लेकिन उसके पति द्वारा आतंकवादी फैलाया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है और इसमें कार्यालय में खुलेआम डेली एक दिन नहीं 8 दिन जाता, मीटिंग होते रहता है। दारू मुर्गा अधिकारी लोग भी आते हैं और वहाँ दारू मुर्गा का मीटिंग होते रहता है और जनता यहाँ प्रताड़ित है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जैसे आज मछली खेले थे, हाँ, पंचायत भवन पंचायत भवन के द्वारा मुनादी किया गया था कि मछली नदी में नहीं मारना है और स्वयं अधिकारियों को खिलाने के लिए मछली मारा गया है। मैडम लोग आते हैं, उनके लिए मछली की व्यवस्था करना, ये चोरी के मतलब तरीके से नदी के मछली को मारा जा रहा है और प्रतिबंधित गाँव वाले के लिए किया गया है 5000 रुपया दंड के लिए। ये सरपंच पति के द्वारा ये आतंकवादी फैलाया जा रहा है और ऐसे सरपंच का पूर्ण इस्तीफा होना चाहिए। तो कुछ भी काम करे, जो भी कुछ करना है, सरपंच पति जो है आज के बाद जो है किसी भी प्रकार के कोई भी काम में जो है विघ्न बाधा ना डाले। हाँ, न ग्राम पंचायत में आए, न ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई व्यवधान डाले। इस तरह से हमारी मांग है और अगर ये मांग नहीं होगा तो हम लोग धरना में जाएंगे, सीओ के पास जाएंगे, वीडियो के पास जाएंगे, तहसील में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जहां जाना होगा हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे। यही हमारी मांग है। या नहीं हो सकता तो सरपंच इस्तीफा दे। इस्तीफा दे, सिर्फ इस्तीफा चाहिए। परिचय बताएंगे। मेरा नाम भागवत प्रसाद पांडे है जी। मैं ग्राम पंचायत सोनपुरी का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत सोनपुरी में रहता हूँ जी जी। मूल निवासी हूँ जी। आज सरपंच आज आपके गांव में हमारे रमझाझर की टीम आए हुए हैं, गांव की सभी आप लोग इकट्ठित हुए हैं, क्या समस्या है बताइए। हाँ, बता रहे हैं सर। ग्राम पंचायत में जब से कोरोना का ये संक्रमण मतलब लागू हुआ है, इसमें ग्राम पंचायत में सूचना दिया गया है कि मछली नहीं मारना है, मछली नहीं मारना है। हम गांव का सब पालन कर रहे हैं। गांव के एक व्यक्ति मजदूर से लेकर के जो भी किसान है सब पालन कर रहे हैं। और इसके बाद
जो भागा डलवाए तो हम गांव के आदमी बिल्कुल बाइकाट बंद कर दिए। उसके बाद सरपंच मछली मार मार करके स्वयं खा रहे हैं और खवा रहे हैं। गाँव को किसी को नहीं मारने देते, अपने लोग खाते हैं। आज रात को जैसे उन लोग कल रात पुलिस को सूचना दिए थे, पुलिस लोग यहाँ आए थे, लोग सूचना फर्जी दिए हैं और यहाँ आ करके पुलिस वाले खैर कुछ नहीं किए हैं, है ना? आए हैं, देखे हैं और बच्चे तो थे, हम लोग तो नहीं थे, है ना? अभी हमको बुलाए हैं गांव मान करके। पूरा आपका गांव इसका विरोध कर रहा है ना? जी, पूरा गांव का विरोध है ना? गांव वालों को न दिए बाहर के आदमी को बुलाकर मछली मारा जा रहा है। सरपंच को विरोध है जो कि अभी ग्राम पंचायत में इतना हुड़दंगी मचाया गया है। किसके द्वारा मचाया गया? सरपंच के द्वारा। सरपंच क्या हुड़दंगी मचाया गया? अभी बाहर में जो रोड टूटा है, तो रोड टूटा है ना, सरपंच कौन है? राम कुमार गंधर्व। पत्नी है, पत्नी नहीं है, पत्नी कहीं भी नहीं गया। राम कुमार गंधर्व का कहीं भी नहीं गया है, कहीं भी नहीं गया है, वही वो आता आता है। नहीं तो सरपंच तो कावेरी भाई है। हाँ, कावेरी भाई, लेकिन कावेरी वाले कोई हाथ नहीं है इसमें। कहीं भी कुछ पंचायत के काम कराओ, सील लगाओ, दस्तखत लगाओ, अभी तक ग्रामीणों का जैसे अभी रोजगार गारंटी काम चल रहा था, वहाँ से हम 8 दिन के अंदर में डिमांड भरते हैं। वो डिमांड अपना कावेरी वाली के होना चाहिए, तो आप राम कुमार ही साइन करके देता है ना? वहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है ना? तो अपना डिमांड लेकर, अपना फार्म लेकर, पावती लेकर जाते हैं। इन सब का आप लोग सीओ साहब के पास शिकायत किए थे कि नहीं? अभी तक के कहीं नहीं है, पहले बार है सर। 4 महीने ये पहली बार अभी हुआ है ना? ये पहले बार में क्या है, अपना अभी बन गए हैं तो थोड़ा गाँव की जनता से कुछ ही में से चलेंगे। ऐसे कोई आदमी आपसी बोलता है लेकिन करता नहीं है। और एक अचानक मछली का नाम लिखे हुआ है, इसीलिए ये दंगा फसाद हो रहा है कि पूरा इकट्ठा जनता हाहाकार मतार इसी के लिए हो रहे हैं। जैसे अपना रोड है, रोड जहाँ है तो रोड कई जगह का रोड ऐसे बना है, जहाँ नहीं बनना है वहाँ बना है कानून से बेकानून। जैसे अपना मकान कटवार के राधे श्याम कटवार के घर मेरा मकाम है, वहाँ मैं 5-6 ट्रैक्टर माटी डाला था। वहाँ जीसीपी चला रहे थे सरपंच, वहाँ जाकर मैं बोला कि माटी क्यों खना रहे थे, बस एक शब्द बोला हूँ। उसके बाद जो पंच रहा वो बोला कि सरपंच से लगाया फोन। अरे सुना सर थोड़ा 2 मिनट। और वहाँ से तत्काल सरपंच फोन किया तो मैं कि फोन नहीं, यहाँ मौका गणित में आता हो। वहाँ से मैं आज यहाँ पूरा पंच सरपंच पूरा मेरे को अंदर करने के लिए पूरा यहाँ माहौल बना दिया। अच्छा, सभी शराब भी पीते क्या? अब वो शराब वो समय पता नहीं है सर, अपने दूरिया में बैठे थे, है ना भाई? वो बीच में शराब के बीच में नहीं था, है ना? रिपोर्ट लिखाने की धमकी दे रहे थे क्या? हाँ, पूरा रिपोर्ट मेरा बन गया था, पूरा रिपोर्ट तैयार हो गया था कि नहीं कहे उसके तत्काल में डंका बड़ा अंदर करे को मोर समय आगे नहीं। राम जी, ऐसी स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ऐसी स्थिति में गांव के जो नगरीय के जो है ना, तो यहाँ सरपंच और पंच का पूरा इस्तीफा होना चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। परंतु इस पर सरपंच पति के न मानने पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया, जिस पर सरपंच पति राम कुमार गंधर्व ने त्वरित रूप से पुलिसिया कार्रवाई करवाते हुए ग्रामीणों पर मारपीट व गाली गलौज कर अपनी बात को सही साबित करने पर तुला रहा। ये पुलिस बुलाया सर और सीधा मारने लगा उतर कर। क्यों बुलाया था पुलिस? पता नहीं सर, चिल्ला रहे हो कि बुलाया और धमकी दे रहा था, वो कर दूंगा, हम जाल नहीं निकालेंगे, ऐसा बोल रहा है। कौन मारा इसको? पुलिस वाले ने मारा, इसीलिए हम लोग कोटवार भी है, मेरे को खींच कर धरने गर्दन मछली नहीं मारना है ऐसा करके पूरा पहले मुनादी हुआ था नदी में, और ये जो है जबरदस्ती अपना पूरा आदमी बुला करके यहाँ गांव वाले को छोड़कर दूसरे गांव वाले को बुला करके यहाँ जाल डलवा दिया। इसी के नाम से रात को जो है बैठक हुआ था, जिसमें इन लोग पुलिस बुला करके 2-4 बच्चे को मारवाए, पिटवाए, गाली गलौज करवाए। इस पर कुछ समझदार ग्रामीणों ने मीडिया को जानकारी देकर त्वरित रूप से घटना स्थल पर बुलाया, जिस पर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लॉकडाउन की स्थिति में भी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सरपंच पति राम कुमार गंधर्व का विरोध करने लगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों का सरपंच पति के ऊपर आरोप है कि वह आए दिन पंचायत भवन में शराबखोरी, मांस मच्छी का भक्षण करता रहता है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध
विरोध करते हैं, परंतु अब तक सरपंच पति अपने ऐशो आराम और छोटे मोटे अधिकारियों के साथ बैठकर गुलछर्रे उड़ाने में मशगूल रहता है। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के ब्यूरो प्रमुख मुगेली ईश्वर साहू द्वारा सरपंच पति राम कुमार गंधर्व से ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों के विषय में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ आरोप को खारिज करते हुए क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को उचित व्यवस्था देने की बात कही और इसीलिए मछली मारना स्वीकार किया। परंतु यहां पर सोचने वाली बात भी है कि क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को कहीं खाना तो कहीं बिजली तो कहीं पानी नसीब नहीं हो रहा और इस ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों को सरपंच द्वारा मछली मारकर खिलाया जा रहा है। कल तो शराबखोरी भी सरपंच द्वारा यही बात कहते हुए पंचायत भवन में कराया जा सकता है। मैं हूं राम कुमार गंधर्व, सरपंच जैसे कि हमको सूचना मिली कि यहाँ मछली के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है 5,000 रुपया करके, उसके बावजूद भी ग्रामवासियों के बिना पूछे आपने यूनिट खुलवाया करके और पूरे ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आपके सामने अभी इकट्ठे हुए हैं और आपका विरोध भी कर रहे हैं। क्या बताना चाहिए? इसका कारण ये है, हमने प्रतिबंध लगाया खुद भी जी, मैं ही लगवाया था प्रतिबंध पंचायत की सहमति से, पंचायत बॉडी की सहमति से जी। और उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि ये घाट घटोरे सबको मछली मारने वाले लोग बहुत गंदा कर रहे हैं जी। कभी भी किसी भी समय जाकर के वहाँ गंदगी फैला हम सब साफ सफाई के मद्देनजर हमने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अभी कोरोना के इस टाइम में जैसे क्लोरोटाइन सेंटर है जी, यहाँ क्या हो रहा है, जितने प्रवासी भाई आए हैं लगभग हमारे यहाँ 140 प्रवासी आए, तो ये प्रोसेस मेरा 8 दिन से चल रहा था क्योंकि हमारे पास अभी शासकीय बजट मुझे मिला नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं आया और कहीं से कोई सहयोग भी नहीं मिल रहा है। तो हमने ये देखा जहाँ तक हमसे हुआ, हम अपने पंचायत में पंचायत बाटी से लेकर के चंदा किए हैं आपस में, कोई कुंटल चावल दिया, कोई दाल दिया, कोई सब्जी दिया। उसके बाद भी जो क्वारंटाइन सेंटर में हमारे प्रवासी भाई हैं, इनका डिमांड कभी कोई मुर्गा बोले, कभी कोई मछली बोले, है ना, कभी कोई दाल चावल सब्जी में नहीं खाएंगे, कभी कोई बैगन की सब्जी नहीं खाएंगे। इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर में थे। हमने सोचा पंचायत बाटी में हमने निर्णय लिया, क्यों ना यार, हमारा नदी है ना, और पंचायत के अंतर्गत आता है, इसलिए हम पंचायत की सहमति से, ग्रामीणों को हमने नहीं पूछा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पंचायत की सहमति से आज ये गेनेट लगवाए हैं, जबकि मछली अभी निकाले नहीं। और हमारा मानना ये था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारा भाई है उनको हमें खिलाएं। एक बात, दूसरी बात अभी ये है कि उनके डिमांड को पूरा करना ये प्रमुखता नहीं है, उनको जो भी बन रहा है चावल दाल सब्जी ये देना है, न कि उनको मुर्गा दारू और मछली ये देना उचित नहीं है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जगह है, अगर ऐसा डिमांड को पूर्ति करते रहेंगे तो आपके गांव में तभी प्रतिबंध लगा हुआ है, आपको कम से कम ग्रामवासियों को भी पूछ लेना चाहिए था। जी, मैं नहीं पूछे हैं, इसलिए ग्रामवासी सब क्रोधित हैं। इसीलिए ये लोग कल भी आए थे, तो हमने सोचा पंचायत स्तर पे हम इसका निर्णय ले लेते हैं, है ना। अगर मैं गलती किया हूँ तो पंचायत में जो नियम है जो सबके लिए हो मेरे लिए जी, है ना, मैं उनके विरुद्ध तो नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे चौक चौराहा वगैरह वगैरह, हमने अभी क्या किया, सारे रोड को चौड़ी कर दिए हैं। अतिक्रमण वाले जो भाई थे पंचायत की सहमति से हम हटा दिए, तो कुछ लोग उसको हवा दे करके, है ना, पब्लिक को भड़का रही है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी सुनने में ये आया है कि यहाँ कोई अधिकारी आते हैं तो उसको आप मछली निकलवा के खिलवाते हैं करके, और यहाँ शराब और आपका बाटल मिलता है करके। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए क्या होता है, लोगों का किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान बात है, और जो पद में रहता है आरोप उसी के ऊपर लगता है। हाँ, लोगों के पूछे जाने पर ये भी बताया गया कि यही मुर्गा बनता है पंचायत भवन में, यही सब पंच बैठ करके शराब पीते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना, जो यहाँ शराब पीता हो या मुर्गा खाता हो। हाँ, चाय जरूर बनाते हैं, है ना। और अगर मान लो जैसे आप सुबह से आए हैं तो हम चावल सब्जी की भी व्यवस्था रखे हैं, है ना। नाश्ता ना करा के मान लो आपका लंच टाइम हो गया तो हम अपनी इस तरह से वो भी व्यवस्था रखें। अभी गांव वाले आपका विरोध कर रहे हैं कि नेट को निकालने के लिए मछली, अभी आप क्या करेंगे? अभी गांव की जो सहमति होगी, मैं गांव के विरुद्ध नहीं हूँ, गांव की जो सहमति होगी लेकिन वो भी शांतिपूर्ण।
कल ऐसे ही हुआ, इतना हुड़दंग किए हैं ये लोग, इनका एक वीडियो मैं रखा हूँ, इतना हुड़दंग किए हैं गली गली। अभी भी आप देख सकते हैं धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं अभी बोला ये फैसला अभी आप लोग छोड़ दो, आप लोग जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन आप धारा 144 का पालन करें, और खास करके कोरोना का टाइम चल रहा है, डिस्टेंस बना के रखें। फिर भी लोग मेरे बात नहीं सुन रहे थे। तो धारा 144 का बात किए, डिस्टेंस की बात किए, तो आप वो सरपंच पति हैं और अभी आप मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बारे में क्या बताएं? सर ऐसा है, देखिए मैं अभी पसीने से लथपथ हूँ, आप देख रहे हैं, है ना। मैं अभी मास्क लगा के गया था, लेकिन जैसे ही अभी ये लोग गए मेरे पास कि आप चलिए वहाँ पंचायत का ताला खोलिए, ताला खोलिए, मैं ताला खोलने आ गया हूँ, है ना। नहीं, ये मास्क एकदम जरूरी है, क्योंकि आप जी सर आपके जनप्रतिनिधि हैं जी, और सरपंच पति हैं जी। इन लोग भले मत लगाए, इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल लगाना। मैं मानता हूँ सर, मीडिया टीम भी यहाँ पहुँची है, इसके सामने पूरा छत्तीसगढ़ आपको देखेगा जी। और मास्क आप खुद नहीं लगाए हैं जी। मास्क के बारे में मेरा यही कहना है, मास्क मैं लगाया था, लेकिन ये पसीने हो गया तो वहीं पर छोड़ दिया हूँ, जहाँ अभी बैठक थी उसी जगह मैं छोड़ दिया हूँ। मास्क लगा हुआ है, मैं अभी उसको लगा दूँ। अभी क्या करेंगे, गिनेट को निकालेंगे, कैसे करेंगे? जैसा हमारा सहमति बने ग्रामीण भाई और हमारा पंचायत। बहरहाल ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच पति के ऊपर ग्रामीणों ने आरोपों की झड़ी लगा दी है और कई जगह आवेदन प्रतिवेदन सुपुर्द करने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक कार्रवाई सरपंच या सरपंच पति के ऊपर नहीं की गई है, जिस बात को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। सरपंच हटाओ गांव बचाओ के नारे के साथ कोरोना महामारी और लोग उनकी विकट परिस्थिति में भी बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर और बिना किसी बीच बचाव के सरपंच द्वारा ग्रामीणों की बातों की अवहेलना करते हुए गांव और गांव की नदी में देखा गया। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी खबर के प्रसारण उपरांत किस प्रकार से जिम्मेदारों के द्वारा इस आवश्यकता से ज्यादा जिम्मेदार सरपंच के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई किया जाता है। पथरिया से ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना से घर बैठे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। पुसौर क्षेत्र के स्कूलों के 270 कक्षाओं में 9171 विद्यार्थी हो रहे लाभान्वित। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर में पढ़ाई तुहर दुआर योजना के अंतर्गत 200 शिक्षक प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक न केवल अपने विद्यालय के छात्रों को वरन समूचे विकासखंड के विद्यार्थियों तक पढ़ाई को उनके द्वार तक ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना से शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक भी रुचि लेते हुए वेबसाइट ऐप के माध्यम से घर में रहकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षक घर में ही व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर कर छात्रों को सभी विषयों को समझाने का पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं। दिनांक 6 से 8 मई तक की स्थिति में 60 प्राथमिक, 89 मिडिल, 46 हाई और 85 हायर सेकेंडरी स्कूल के कुल 270 कक्षाओं में 9171 छात्र लाभान्वित हुए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री दिनेश पटेल द्वारा लगातार प्राचार्यों के साथ मीटिंग लेते हुए इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए 1 जून से संकुल स्तर और जोन बनाकर कक्षाएं संचालित करने पर जोर दिया है। सीआरसी, सीएससी एवं संकुल नोडल अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। समय सारणी, विषयवार शिक्षकों की ड्यूटी, रोटेशन पद्धति के अनुरूप 1 हफ्ते का शेड्यूल तैयार कर शीर्ष अधिकारियों तक प्रेरित करना होगा ताकि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। इस योजना को सफल बनाने में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दिनेश पटेल, सभी प्राचार्य, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कांता तिवारी, बी पटेल, नैमिष पाणिग्रही, मोहन नायक, उमा शंकर गुप्ता, मिडिल प्रभारी नरेंद्र चौहान, एस सारथी, पुष्पांजलि दासे का विशेष योगदान रहा। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत कार्यालय में छजका नेता एवं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी जी के निधन पर लॉकडाउन की स्थिति में भी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर श्रद्धांजलि सुपुर्द की गई। देखिए रिपोर्ट। नगर पंचायत अध्यक्ष ग्वालदास अनंत ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार थे। जोगी जी राज्य भक्ति, सादगी व ईमानदारी के प्रतीक थे। जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम ऐसे नेता हैं जो लगातार 17 वर्षों तक कलेक्टर रहे। नगर पंचायत सभापति संपत जायसवाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि हम सभी को माननीय अजीत जोगी के सिद्धांतों, सादगी व ईमानदारी, सहज जीवन शैली को अपनी जीवन में ढालना चाहिए एवं उनकी कार्यशैली पर चलते हुए अपने प्रदेश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जायसवाल सिंह छाबड़ा, जसपाल सिंह छाबड़ा, जयप्रकाश लोधी, ओमू दीवान, अभिषेक सिंह यादव, रवि राठौर, तुलसी सोनवानी, अनिल साहू, कमल डरसेना, गुलशन साहू, मोन्टू जायसवाल उपस्थित रहे। आज हम सब के लिए बहुत ही दुखद ये क्षण है, न केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, जो हम लोग के एक नज़दीकी पारिवारिक मित्र भी रहे, राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव माननीय जोगी जी के साथ काम करने का अवसर आया। कई रूप में देखा उन्हें, कलेक्टर के रूप में देखा, बाद में सांसद के रूप में राज्यसभा में गए, इस रूप में देखा, संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी के रूप में देखा, बाद में 2000 से मुख्यमंत्री के रूप में पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने। हर रूप में उनको देखा और निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट है कि अद्भुत जीवटता के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया और छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रियता की हासिल की, जो बहुत ही बिरला हो सकता है। गरीब हो, अमीर हो, समाज के सभी वर्गों में समान रूप से जोगी जी की एक विशिष्ट पहचान बना के उन्होंने रखी थी। और आज जब वो जीवन और मौत से आदमी कैसे लड़ सकता है, 20 दिनों तक ब्रेन डेड होने के बाद भी ये संघर्ष करते रहे और डॉक्टर विज्ञान भी इस बात के लिए चमत्कृत हो गया कि इतने समय तक ब्रेन डेड होने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। ये उनकी अद्भुत जीवन जीने की शक्ति और इच्छा शक्ति बताता है। तो हर क्षेत्र में हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा। विधानसभा के अंदर उनकी विद्वतापूर्ण भाषण सुना, आक्रमण भी उतने ही तेज़ी से करते थे और जैसे ही विधानसभा के हाल से बाहर आते थे फिर ठाके लगा के मुस्कुरा के मिलना, उनकी ये तरीका अपने आप में अद्भुत था। बहुत नज़दीक से हम लोगों ने काफ़ी क्षण बिताए। आज मैं अपनी ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मृतात्मा को शांति मिले, ईश्वर उन्हें स्थान दे और परिवार को इस कठिन शोक को सहने की क्षमता दे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुई खदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र साल्हेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में थाना साल्हेवारा को बड़ी सफलता मिली है। देखिए क्या है पूरा मामला। पुरानी रंजिश को लेकर वह मृतक की करतूतों से परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने दिया था वारदात को अंजाम। मृतक का मोहल्ले में घुसकर चोरी करना, डराना धमकाना एवं बच्चों को मारने की धमकी से गाँव वाले थे परेशान। मामले में सभी 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सभी आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज
भेज दिया गया है। छुईखदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र सालेवारा में एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना सालेवारा को बड़ी सफलता मिली है। आरोपीगण परमानंद जम्मारे पिता रूपऊ जम्मारे 40 वर्ष, लोकेश पिता परमानंद जम्मारे 24 वर्ष, नोहतलाल ठाकरे पिता रामावतार ठाकरे 22 वर्ष, मोहन उर्फ कोमल पांचे पिता गुहरी 48 वर्ष, बजारू पांचे पिता गुहरी पांचे 45 वर्ष, नरसिंह पांचे पिता लिमतरिहा पांचे 37 वर्ष, नंद कुमार पांचे पिता स्वर्गीय सुखुराम पांचे 40 वर्ष, कुलेश्वर ठाकरे पिता गौतरिहा 24 वर्ष और जलचंद पिता मोहन पांचे 20 वर्ष सभी ग्राम पंचायत मायापारा गोंगले थाना सालेवारा जिला राजनांदगांव के निवासी हैं। गौरतलब हो कि 25 मई को ग्राम गोंगले निवासी नारद पिता फेकूराम पांचे उम्र 30 वर्ष की गुमशुदगी का सूचना पंचू पिता बैसाखू पांचे ने दी थी, जिस पर थाना सालेवारा ने गुम इंसान क्रमांक 04/2020 दर्ज कर पतासाजी किया जा रहा था। 23 मई को गुम इंसान नारद पांचे का शव ग्राम कंसिंगा के खेत में रूपलाल यादव के खेत में कुआं में होने की सूचना होने पर मौके पर मर्ग क्रमांक 06/2020 धारा 174 कायम कर पंचनामा की कार्रवाई किया गया। घटना स्थल अवलोकन एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा हुआ कि 7 मई को परमानंद जम्मारे के लड़के को मृतक नारद पांचे द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसी दिन रात्रि लगभग 10:30 बजे ग्राम गोंगले के परमानंद जम्मारे के घर के समीप सभी आरोपी खाना खाने के बाद बाहर बैठे हुए थे। उसी समय मृतक सोलर पंप में पानी पीने आने के दौरान लोगों को देखकर उपवास करने लगे। मृतक के उपहास को सुनकर सभी आरोपियों ने एक मत होकर मृतक के ऊपर पत्थर लाठी डंडे से मारकर अधमरा कर दिया, जिसे बाद में आरोपियों ने बांधा तालाब गोंगले उठाकर पुनः मारपीट करने पर मृतक ने दम तोड़ दिया। मृतक के दम टूटने पर शव को छुपाने के लिए ग्राम कंसिंगा खार के कुआं में फेंक दिया था, जिस पर थाना सालेवारा ने अपराध क्रमांक 25/2020 धारा 302, 201, 34 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। पुलिस हिरासत में पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने अपनी गुनाह कबूल लिया है। आरोपियों ने मृतक की हरकतों से तंग आकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में आरोपियों का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने पर आज गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र सालेवारा, उप निरीक्षक अजीत सिंह राजपूत, शेष नारायण कश्यप, आरक्षक मनोज हरमुख, बसंत राठिया, प्यारेलाल धुर्वे, दौलत मरकाम, भुवन पोरते, आनंद देवाले एवं ईश्वर मरकाम का सराहनीय योगदान रहा। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के छुईखदान ब्लॉक के गंडई नगर में गत दिवस राजीव गांधी न्याय योजना के संबंध में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता ली। देखिए यह रिपोर्ट। गंडई के जमींदार व पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल टाकेश्वर शाह खुसरो ने राजीव गांधी न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए वरदान कहा है। श्री खुसरो ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार किसान पुत्र हैं, जिसने किसानों की पीड़ा को महसूस करते हुए धान की अंतर राशि को राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में दिया है। अंतर की राशि 4 किस्तों में देने से किसानों को जरूरत के समय में काम आने की बात उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार से कृषि कार्य को मनरेगा में जोड़ने की बात कही है, जिससे अन्य शहरों में पलायन करने वाले मजदूरों में कमी आएगी और उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार से प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की बात कही है, जिसके चलते कोरोना के मार झेल रहे लोगों को राहत मिल सकेगी। वार्ता में राजमहंत व वरिष्ठ नेता महेश दास रात्रे ने राज्य सरकार द्वारा अंतर की राशि को 4 किस्तों में दिए जाने का मजाक बनाते हुए विपक्ष पार्टी को करारा जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों को जब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को साल में 3 किस्तों में दे रही है, तो राज्य सरकार अंतर की राशि 4 किस्तों में देना कहां तक गलत है। आज की जो बैठक आज आयोजित की गई है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, प्रदेश के
कांग्रेस कमेटी ने निर्देशित किया था कि राजीव जी के शहादत दिवस के दिन किसान के लिए जो महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, राजीव गांधी न्याय योजना, जिसको पूरे प्रदेश में किसानों के हित में चुनाव संपन्न होने के पूर्व जो हमारी सरकार ने, भूपेश जी की सरकार ने जो किसानों को वायदा किया था, वायदा के अनुरूप प्रति कुंटल धान की खरीदी में जो भावांतर की राशि थी, उस राशि का प्रथम किस्त किसानों को दिया गया। इस संबंध में हमने ये बैठक आयोजित किया था ताकि किसानों को हम बता सकें कि किसान सरकार जो है किसानों के साथ है। आगे की योजना क्या है सरकार की किसानों के लिए? किसानों के हित में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें किसानों की धान खरीदी है, किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करना है, और किसानों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योजना ये है कि मनरेगा से किसानों का जोड़ा जाए। ये जो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से कोविड के चलते, कोरोना के चलते पूरे विश्व में महामारी का जो प्रकोप है, और जिस तरीके से अपने अपने प्रदेशों से मजदूर जो है पलायन करते हैं, इस पलायन को रोकने के लिए मनरेगा ही एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा, और इस मनरेगा से किसानों को भी बहुत लाभ होगा और मजदूरों को काम मिलेगा। आज तो अगर आप कोरोना वाली बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत तेज़ी से फैलने लगा, इससे पहले कंट्रोल था, उसकी खास वजह क्या हो सकती है? अब उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया, उस निर्णय के चलते लॉकडाउन किया गया, और लॉकडाउन के बाद आम व्यक्ति को ये बीमारी नहीं थी, ये खास लोगों के द्वारा ये बीमारी जो है अपने देश के अंदर में प्रवेश किया, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में, खास करके हम भारतवर्ष की बात करते हैं, मजदूर तबके के जो लोग थे, जो अन्य प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेशों के लोग जिस तरीके से जिस भीड़ में काम कर रहे थे, और एकाएक सारी यात्रा स्थगित हो गई, ट्रेन बंद हो गया, हवाई यात्रा बंद हो गई, बसेस बंद हो गया, अंतर्राज्यीय संसाधन सारे सुविधा जो है आवागमन की बंद कर दी गई, जिसकी वजह से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। जो लोग संक्रमित नहीं थे वो लोग भी इस संक्रमण के चपेट में आ गए, और आज हर व्यक्ति के लिए ये महामारी जो है भयावह हो गई है। अब तो केवल एक ही चीज़ इस बीमारी को रोकने में कामयाब कर सकती है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसी को अपनी सजगता का परिचय आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये बीमारी है, उस बीमारी से निजात पाने का एक प्रमुख संसाधन यही है। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को असुविधाओं वाली खबर आपने बहुत देखा और सुना होगा, मगर छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ठंडार के स्कूल में प्रेत आत्माओं ने मजदूरों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए, क्वारंटाइन हुए 2 महिलाओं ने 2 दिनों से प्रेत आत्माओं के साथ कैसा खेला खेल। गौरतलब हो कि ठंडार स्कूल में लगभग 30 से 35 लोग क्वारंटाइन हुए हैं। ये सभी लोग खाने कमाने अन्य शहर गए थे। शहर वापसी होने पर इनको ग्राम के ही स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन हुई 2 महिलाएं 22 मई को अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब हरकत करने लगी। महिलाओं द्वारा हरकत करते देखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई लाया गया, जहां पर उपचार में किसी भी तरह का रोग सामने नहीं आया। गांव के लोगों ने प्रेतात्मा का साया मानकर क्वारंटाइन सेंटर में तांत्रिक का सहारा लिया। झाड़ फूक करने के बाद दोनों महिलाएं सामान्य हो गई, लेकिन 23 मई के शाम 5 बजे फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। ये काला जादू है या कुछ और, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। ग्राम ठंडार के क्वारंटाइन सेंटर में
2 गर्भवती महिलाएं ऐसी शिकायत किया कि उनको कुछ अदृश्य शक्तियाँ जैसे महसूस हो रहा है। तो डॉक्टरों को सूचित किया गया, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुँची, तो पूरी सघन जाँच कराने के लिए उनको गंडई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहाँ उनका पूरा जाँच हुआ, लेकिन वहाँ पर भी वो अदृश्य शक्तियों की शिकायत कर रही थी। तो आज वो करवा के वहाँ के साइकोलॉजिस्ट से उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करती काउंसलिंग करवाने के बाद कुछ ज़्यादा तथ्य इसमें दिशा पकड़ में नहीं आया। तो महिलाओं को जो है प्राथमिक चिकित्सा देकर उनको वापस से क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ा गया और वहाँ पर वो जाके पूर्णतः स्वस्थ थे। किसी भी तरीके की स्वास्थ्य समस्या उनको वहाँ पर इसके पश्चात नहीं है। अभी तो उनको 14 दिन क्वारंटाइन पूरा हो गया, तो उनको घर होम आइसोलेशन में भी रखा गया है और अभी भी हमारी स्वास्थ्य टीम जो है जाके उनको डेली चेक कर रही है और अभी वो पूर्णतः स्वस्थ है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत इसमें अभी सामने नहीं आ रही, क्योंकि घर में बिल्कुल स्वस्थ है और रेगुलर उनका चेकअप हो रहा है। देखिए क्या है, परिवार वाले अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए वहाँ पे जो पैदा होता है उसको बुलाकर लाए थे, लेकिन वो जो है क्वारंटाइन सेंटर के बाहर मिला, उसको अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी और पैदा भी क्योंकि परिस्थितियाँ सामान्य होती थी, इसके पैदा भी कुछ वापस राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन में रह रहे मजदूरों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर नगर पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम जमकुही में लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। इधर कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब आदेश कर रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, मगर वहां पर किसी प्रकार का सुविधा नहीं देखी गई। देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच खुद उठा रहा है लाभ। ग्राम पंचायत सोनपुरी के आश्रित ग्राम जमकुही में लगभग 23 से अधिक लोग मजदूर हैं, जहां पर न तो पानी की सुविधा है न ही खाने पीने की। यहां पर मास्क और सैनिटाइजर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। यहां पर यह भी देखने को मिला, इस ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर तो बना दिया गया है, परंतु यहां पर रहने के लिए न ही पंखा है और न ही बिजली की सुविधा। लोग गर्मी से बेहाल हैं। क्वारंटाइन सेंटर के बाहर पेड़ के छाए में गर्मी को मिटाने के लिए सभी मजदूर निकल कर घूमते नजर आते हैं। यहाँ का शौचालय इतना गंदा है कि बैठने के लायक भी नहीं। बहुत बदबू मारा थे, आज जाते आदमी मतलब लेके कमरन फिसल जाते, हमन हम खुद बोलथन तो लेके जाते और साफ सफाई कर्मचारी है वो भी ध्यान नहीं देवत है, नहीं यहाँ सरपंच न सचिव कुछ भी नहीं करत है और बहुत परेशानी हानि है। और खाना पीना है बेमगो थे 14 दिन हो गए अभी तक नहीं मिले हमला, तो 11-12 दिन हो गए अभी तक नहीं मिला। चावल आए बोलते चावल भी नहीं देवत है, रखे हुए है बोलथन तो का बोलते ठीक है तुम घर में जहाँ ओखा बाद कुछ भी नहीं होता है। का करबो सेफ्टी इतना महत्व इतना बात मारते, पानी वानी के भी सुविधा नहीं है। करी सावा तो वहाँ पर मकड़ियों ने अपना घर और संसार बसा रखा है। साफ सफाई की दूर दूर तक यहाँ पर नामो निशान नजर नहीं आता। वहाँ के मजदूरों से पूछने पर यह बताया गया कि सरपंच हम लोगों को किस प्रकार की सुविधा दे रहा है। ये तो दूसरा बगल से आवा थे पानी जो पाइप लगा था दूसरा आदमी देते लेकिन ये पंचायत में ऐसे कुछ ऐसे मिलत नहीं है कि हम हर चीज अपन घर से खाते लाके भी तो गेट नहीं खोलत है, आधा नीचे में गिरत है, आधा थाली मार है और बोला तो हम खुद थक गए। आखिरी में फिर आप मन से यह नहीं पता। सरपंच को बोलने पर सरपंच कहता है हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम किसी को कुछ सुविधा नहीं दे सकते। ग्राम जमकुही के उप सरपंच धनऊ राम और पंच रजमंत यादव द्वारा 1 क्विंटल चावल क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए मजदूरों के लिए लाया गया, मगर सरपंच ने उन मजदूरों को देने के लिए चावल को मना कर दिया। हमारे पत्रकार साथी ग्राम पंचायत सोनपुरी के सरपंच को इस समस्या के बारे में चर्चा किया, तब ग्राम पंचायत सोनपुरी का सरपंच अपने लग्जरी रूम को दिखाने ले गया और यहाँ वहाँ की बातें करते अपने लग्जरी रूम की खासियत से हमें अवगत करवाता रहा। सरपंच अपनी चकाचौंध भरी दुनिया में इस कदर मशगूल था कि वह
वह यह कहते नहीं थका कि आसपास के ग्राम पंचायतों में ऐसा लग्जरी पंचायत भवन आपने कभी देखा नहीं होगा। सभी समस्याओं के बारे में पूछने पर सरपंच ने कहा, मैं रोज समस्या के बारे में सीओ कुमार साहब को अवगत करवाता हूं, जानकारी देता हूं, मगर अधिकारी इन समस्याओं को नजरअंदाज करते लगातार टाल मटोल कर रहे हैं, तो इस पर मैं क्या कर सकता हूं। बहरहाल पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सोनपुरी ग्राम पंचायत का सरपंच अपनी लग्जरियस दुनिया में मशगूल है और अधिकारियों ने भी सुस्ती साध रखी है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी किस कदर परेशान हो रहे मजदूरों को गर्मी से राहत अधिकारी सरपंचों द्वारा दिलाया जाता है या फिर ऐसे ही लू और नौटप्पे की मार सहते ग्रामीणों का प्राण पखेरु उड़ने वाला है। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ में बेवजह भीड़भाड़ इकट्ठा करने वाले दुकानदारों पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 दुकानों पर 49,300 की चालानी कार्रवाई की है। देखिए यह रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना वायरस के आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा रायगढ़ शहर को रेड जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की बढ़ती श्रृंखला को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन व जिला पुलिस द्वारा आज सुबह से सख्ती बरती जा रही है। रायगढ़ एसडीएम सहित निगम और पुलिस अधिकारियों द्वारा आज दुकानों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई एवं दुकानों के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क पहनकर दुकान में नहीं बैठने तथा सैनिटाइजर न रखने एवं दुकानों में बेवजह भीड़भाड़ इकट्ठा करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू की गई है। जहां पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सहित निगम के कर्मचारियों द्वारा पूरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों, दुकानों, हाट बाजारों को चेक किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदार एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे दुकानों में ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा करने वालों पर सील के साथ जुर्माना की कार्रवाई चलती रहेगी। शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे कंप्लीट लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बगैर काम घूमते पाए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में रायगढ़ एसडीएम यूके उर्वशा के साथ सीएसपी अविनाश ठाकुर, नायब तहसीलदार प्रकाश पटेल, नायब तहसीलदार रुचि अग्रवाल, नायब तहसीलदार श्रुति शर्मा, कोतवाली टीआई एसएन सिंह, नगर निगम कर्मचारी तथा पुलिस बल मौजूद थे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिला में आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो के परिचालन हेतु विभिन्न शर्तों के तहत मिली अनुमति, बिना अनुमति परिचालन की दशा में होगी कार्रवाई। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिला में कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं एवं साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। जन सामान्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर जिला एक से दूसरे जिले आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को 28 मई 2020 से परिचालन हेतु विभिन्न शर्तों के अधीन अनुमति दी गई है। जिले के भीतर टैक्सी ऑटो का परिचालन नियमानुसार होगा। अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिवहन एवं आवागमन हेतु ऑनलाइन ई पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सीजी कोविड-19 ई पास एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण निम्नानुसार ई पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेब लिंक है epass.cgcovid19.in
के माध्यम से मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर जिला आवागमन के लिए ई पास हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ई पास के बिना अंतर जिला टैक्सी ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जाएगी। टैक्सी ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। रायपुर के होटल में लगी भीड़, देखते ही देखते आग बेकाबू तरीके से आसपास फैलने लगी। आनन फानन में पहुंची मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा दुकान जलकर खाक हो चुका था। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के पास शाम के 7 बजे 3 स्टार कैटेगरी होटल ली राय में भीषण आग लगने से आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गईं। जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण किसी सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है, मगर पूरी जानकारी अभी तक पता नहीं चल पाई है। ली राय में जब आग लगी तब आसपास के लोगों ने दमकल की गाड़ियों को बुलाया। दमकल की गाड़ियां पहुंचने के पश्चात आग पर काबू पाने में वे कामयाब रही। पुलिस स्टेशन के पास सभी पुलिसकर्मी और आसपास के थाना वाले पहुंचे। अभी जांच पड़ताल की कार्रवाई जारी है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?